बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम खर्च करने के बावजूद भी एनिमेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो? क्या आप स्पेसिंग प्रॉब्लम से परेशान हो? क्या आपको आसानी से एनिमेशन सीखना है? क्या आपको पोज बनाने में बहुत टाइम लग जाता है? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप सही वीडियो देख रहे हो। और सिर्फ यही नहीं, मैं बताने वाला हूँ इन सब चीजों के बारे में जो कि आप जानने वाले हो और सीखने वाले हो। I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. प्लस मैं देने वाला हूँ स्टूडियो लाइब्रेरी के पोजेस जिससे आप क्रिएट कर सकते हो बड़े आराम से एनिमेशन एंड फॉलो कर सकते हो इस ट्यूटोरियल को। अरे वाह! बल्ले बल्ले। और साथ में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से एनिमेशन करता हूँ मैं। और ये जो स्टूडियो लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री टूल है। फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और ये जो अंग्रेज लोग हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि इन दिस ट्यूटोरियल आई यूज हिंदी लैंग्वेज बट स्टिल इंग्लिश सबटाइटल्स आर अवेलेबल, यू कैन चेक। सो अब मैं बता दूं, ये मेरा फर्स्ट फेस रिवील वीडियो है और अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इस तरह से मेरा फेस रिवील करना पड़ रहा है। और ये करीब रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं रात के। क्या बताऊं, ऐसा ही है बस। ठीक है, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दिन में बिल्कुल टाइम नहीं होता। और मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ वो वैल्यूएबल होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए। बाकी सब तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चल जाता है, ठीक है ना। बात तो सही है। सो एनीवेज, मैं इस ट्यूटोरियल का शुरुआत करने वाला हूँ व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन क्या है इसके साथ। और इंडस्ट्रीज में मैंने जब पहली बार कदम रखा तो मेरा सवाल यही था कि व्हाट इज एनिमेशन। सो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ एनिमेशन के 5 डेफिनेशन। तो लोगों ने कहा, और लोगों से मतलब आप समझ जाओ कि जहाँ पे आप लोग मतलब सब लोग लाखों रुपए लगा देते हैं और एनिमेशन कुछ नहीं सीख पाते। सो फर्स्ट एनिमेशन डेफिनेशन कि लोगों ने मुझे जो कहा वो है एनिमेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच वी मूव the still character into a moving character। इसका मतलब है कि एक still character को, लाइक मेरा हैंड जो है still character, राइट, एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। और मैं कहूँ लाइक दिस, सो जो भी है, एंड ये जो मूव कर रहा है इसे हम कहते हैं एनिमेशन। और ये लोगों ने कहा और सबसे वाहियात बेकार एनिमेशन डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर ये सचमुच एनिमेशन का डेफिनेशन है तो आपको पता चलने के बाद क्या आप एनिमेशन सही से कर पा रहे हो, क्या आप एनिमेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। मेरा सवाल तो सबसे पहले यही है। एंड दूसरा ये है कि आप कैरेक्टर को क्यों मूव कर रहे हो, क्या है कारण, उसके पीछे क्या कारण है। अच्छा चलो, अब आप बताओ कि आपको किस तरह से समझ आएगा कि भाई यहाँ पे साउंड सुन के किस तरह से समझ आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे सैड इमोशन होगा, यहाँ पे एंग्री होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे इस तरह होने वाला है, कैसे समझोगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाहियात है, ऐसे डेफिनेशन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। और नंबर 2 है जो कि मैंने गूगल से निकाला था बाद में, और गूगल पे बिल्कुल भरोसा मत करना क्योंकि आप फोन में से सर्च करके देखोगे कुछ और बताएगा, आप डेस्कटॉप में या लैपटॉप में करोगे तो कुछ और दिखाता है, ठीक है। ये क्या है? सो फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक मैंने निकाला था the process of making a still character appears to move। इसका मतलब यह है कि कुछ ड्राइंग और कुछ इमेजेस हम क्रिएट करते हैं एंड उसको एक स्पीड में मूव करते हैं हम, ठीक है। स्पीड में मूव करने के बाद जो इल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम एनिमेशन कहते हैं। और मेरा सवाल यह है कि आप वो इमेज और वो ड्राइंग क्यों बना रहे हो, ठीक है, एंड उसको आप फिर मूव कराते हो, फिर
इल्यूजन क्रिएट करते हो, क्यों इल्यूजन क्रिएट करते हो, मुझे ये बता दो। ठीक है, और अगर यही एनिमेशन का डेफिनेशन है तो इसको जानने के बाद आप बताओ कि भाई कितना आपको हेल्प हुआ एनिमेशन करने में और एनिमेशन को समझने में। सही है, और इसको मैंने गूगल से निकाला था, मेरे लिए टट्टू कुछ काम का नहीं है, बेकार है। एंड थर्ड, फोर्थ एंड 5 डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ। सो थर्ड डेफिनेशन है एनिमेशन ऑल अबाउट टाइमिंग एंड स्पेस। ठीक है, इसमें भी वही सवाल, अगर ये डेफिनेशन है एनिमेशन का तो फिर बताओ एनिमेशन क्यों कर नहीं पा रहे लोग, क्यों आखिर ये। ठीक है, वही सवाल। एंड नंबर 4 है एनिमेशन ऑल अबाउट फ्लूइड पोजिंग। इसमें भी मेरा सेम वही सवाल था, अगर ये एनिमेशन का डेफिनेशन है तो भाई बताओ कि इसको जानने के बाद कितना हेल्प हुआ। तो ये भी गया, ये भी कुछ काम का नहीं रहा। एंड 5 में आता है एनिमेशन ऑल अबाउट ड्राइंग्स। ये बताते हैं 2D एनिमेटर्स और एक मैंने पूछा था 2D ड्राइंग्स वाले को एक, और एक ट्रेडिशनल ड्राइंग वाले को। हालांकि कुछ वो कागज में करता है, ये बस डिजिटली फ्लैश प्रिंट्स में करते हैं, मैंने देखा है। तो उनसे सवाल मेरा वही था कि आप इसको जानने के बाद कितना अच्छे से एनिमेशन कर पा रहे हो बताओ, या बताओ कि भाई कितना हेल्प हुआ आपको। तो वो भी फिर हवा निकल गए उनके भी। एंड इसी तरह से चलते जाते हैं एनिमेशन के डेफिनेशन। मैं क्या बताऊं और आपको, और आप जिसको एनिमेशन कहते हैं उसको जानने के बाद क्या आप एनिमेशन सही से कर पा रहे हो, क्या एनिमेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। यही है ना एनिमेशन के डेफिनेशन। लोग किस लिए समझते हैं, इसीलिए तो समझते हैं कि अच्छे से एनिमेशन कर पाए। अगर आप अच्छे से एनिमेशन कर ही नहीं पा रहे हो तो उसका डेफिनेशन जान के क्या होगा, टट्टू कुछ नहीं है। तो अब अगर आपका जवाब मेरी तरह ना है, इसका मतलब ये है कि आप एनिमेशन क्या है जानते ही नहीं। ठीक है, और ये छोटा सा सवाल मुझे परेशान करके रखा था, और इसीलिए मैं तलाश में था व्हाट इज एनिमेशन। और एनिमेशन क्या है इसको जान लेना मतलब आधा एनिमेशन आप जान गए, बस अब दिक्कत नहीं होगा, बस कर लोगे किसी ना किसी तरह से। और इसके ऊपर बेस करके सब कुछ होता है, शॉर्ट बोलो, फिल्म बोलो, जो भी है। ठीक है, और इसी सवालों के बोझ को लेकर मैं भटकता रहा 2-3 साल, जब तक मैं मिला नहीं कीथ लैंगो से। जितना अजीब नाम है उतना ही जीनियस बंदा है ये। मतलब कई स्टूडियोज में डायरेक्टर, सुपरवाइजर और सीईओ रह चुका है ये बंदा। कमाल का है, मुझे बहुत पसंद है ये बंदा। इसने बताया कि एनिमेशन का डेफिनेशन क्या है, एनिमेशन क्या है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। दिमाग में डाल लो, कॉपी में नोट कर लो, वीडियो पॉज करके देख लो। एनिमेशन है द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ internal reality of our character, or animation showing this attempt to answer an emotional response to a want or need that lie outside of our character positions. That is called animation. ठीक है, तैयार दोस्तों, सर हमारे हाथ में है। एंड एनिमेशन को आप समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट का, द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रियलिटी ऑफ आवर कैरेक्टर। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं कैसे समझाऊं, लाइक मान लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हो और आप चला रहे हो फोन। ठीक है, तो ये आपका फोन गिरा दे, तो मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि आपका जो फोन है उसको गिरा देना है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपका जो फोन है उसको जमीन पे पटक देना है, एंड उसके बाद आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा।
ठीक है ना, कि फ़ोन टूट तो नहीं गया या टूट गया है, ये क्या हो गया है, ठीक है ना, जो भी होगा आपका फ़ोन के साथ, उसके बेस पे क्या ये थॉट, जो भी थॉट आएंगे उस थॉट के बेस के ऊपर जो इमोशन आएंगे आपके पास, वो चाहे सैडनेस हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो उस इमोशन के बेस पे आप जो भी एक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। आप समझते हैं नीचे के पार्ट को। सो नीचे के पार्ट को मैं दो हिस्सों में करने वाला हूँ। सो एक है जो कि है वांड वाला साइड, मतलब वांड मतलब पाना चाहता है, और दूसरा साइड है पाना तो चाहता है लेकिन बाहर जो है वो झूठ बोलता है। सही पकड़े हैं। सो वांड और लाई आउटसाइड ऑफ कैरेक्टर पोजिशंस। सो अब समझते हैं वांड वाला। अब मान लीजिए जून का महीना है, अब बहुत गर्मी है और गर्मी से पसीना पसीना, पसीने से लथपथ आप, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में थॉट आता है कि आइसक्रीम खाना है। ये जो थॉट आता है इसके ऊपर क्या करता है, इमोशन ट्रिगर होता है। इमोशन कौन सा, डिज़ायर, डिज़ायर इमोशन। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आइसक्रीम से, आप कोई भी हो सकता है। अगर किसी का हाथ टूट गया, उस पेन से वो मतलब रिलीफ पाना चाहता है, मतलब ये वांड वाला डिज़ायर है। सो ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई मलम या दवाई देने से वो ठीक हो जाता है। सो जैसे कि मैं पहले था वहाँ पे आइसक्रीम पर। सो आपके दिमाग में क्या होता है, आइसक्रीम खाने का वो थॉट ट्रिगर होता है, मतलब आता है, फिर उसके बाद इमोशन आता है डिज़ायर वाला। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि पैसे इकट्ठे करते हो, मतलब सोफे पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, लेटे हो, आप उठते हो, फिर पैसे ढूंढते हो, पैसे लेते हो, दुकान पे जाते हो, खरीदते हो, खाते हो। ये जो आपने एक्शन किया उस थॉट के ऊपर बेस करके, जो आइसक्रीम खाना है, फिर उसके बाद इमोशन आया डिज़ायर वाला, फिर उसके बाद जो ये हरकत हुआ, इसे कहते हैं एनिमेशन, राइट, इसे कहते हैं एनिमेशन। एंड ये लाई आउटसाइड आप समझते हैं, मतलब जो है झूठ बोलना। तो क्या होता है कि मान लीजिए गर्मी का ही मौसम है और आपका तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि आपको आइसक्रीम नहीं खाना, और कोई बंदा आता है आइसक्रीम लेके और आपको ऑफर करता है आइसक्रीम भाई खा लो या ले लो या टेस्ट करके देखो। तो आपके अंदर क्या होता है, खाने का तो, आइसक्रीम खाने का तो मतलब मन है, लेकिन वो बार बार याद आ रहा है कि डॉक्टर ने मना किया, ठीक है ना। वो जो आप मतलब झूठ बोलोगे, मतलब खाना तो चाहते हो लेकिन वो जो डॉक्टर ने मना किया है, तो इस वजह से आप किसी बंदे को मना करोगे, या उसके बेस पर डॉक्टर ने मना किया है उसके बेस पर जो थॉट आएगा, ठीक है ना, उस थॉट के बेस पर जो इमोशन आएगा कि भाई नहीं खाना तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस वो क्या कहते हैं, इमोशन। एक्चुअली मैं भी कई बार भूल जाता हूँ। सो ये इसका मतलब यहाँ पर आता है खुद के बारे में फिक्र लेना वाला इमोशन आता है यहाँ पर। और एज ए ह्यूमन वी हैव 27 इमोशंस, मतलब हर इंसान में देखने को मिलता है, लेकिन कैरेक्टर वाइज इंसान के ऊपर, मतलब जो इंसान ज़्यादा इस्तेमाल करता है जिस इमोशन का, सो उस इमोशन को ज़्यादा कैरेक्टर में देखा जाता है। साफ समझ में आता है सैडनेस और एंग्री और कई चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड खुशी वाला, ये जो चीज़ें हैं ये साफ झलकता है, ठीक है ना। सो एनीवेज, टाइम प्लीज। सो हाँ, तो ये जो आपने किया, मतलब वो बंदा जब आपको आइसक्रीम ऑफर कर रहा है, आपके दिमाग में, आपको तो खाना तो है लेकिन वो दिमाग में थॉट आया कि डॉक्टर ने मना किया है, एंड उसके बेस पर आपने हेल्थ कॉन्शियस वाला वो क्या कहते हैं, फीलिंग्स आया, नहीं इमोशन है, एक्चुअली इमोशन मैं ही भूल जाता हूँ यार
इमोशन इमोशन मतलब इमोशन आता है आपके ऊपर एंड उस बंदे को बोलते हो कि भाई मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, बड़े 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 तकलीफ के साथ। तो वो जो फ्रेश एक्सप्रेशन और वो जो बॉडी लैंग्वेज हो रहा है, वो जो आपके थॉट और आपका जो इमोशन जो बाहर ऐसे दिखा रहा है, हाथ पैर हिला के, बॉडी हिला के, फ्रेश एक्सप्रेशन करके, सो उसे कहते हैं एनिमेशन। अब आपको समझ में आ गया? नहीं समझा है तो जो भी एग्जांपल दिया मैंने उसको अब थोड़ा सा घुमा फिरा के टेस्टिंग करके देखो, पता चल जाएगा। और ये जो मैंने एनिमेशन का डेफिनेशन बताया और प्लस मैंने एग्जांपल दिया, इससे आप साफ समझ सकते हो एनिमेशन को। अगर आपको पसंद नहीं आता ये एनिमेशन का डेफिनेशन तो मुझे नहीं पता है इससे अच्छा एनिमेशन का डेफिनेशन, और मैं तो मानता हूँ यही एनिमेशन है और यही एक्टिंग का सोर्स है। जो फिल्म में एक्टर्स काम करते हैं इसी के बेस पर, ठीक है। और मैंने बताया अगर ये आपने एनिमेशन का डेफिनेशन आपने जाना, अब इसको कैसे इस्तेमाल करके आप एनिमेशन इम्प्रूव कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। आपने जान लिया एनिमेशन क्या है अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है तो। अब आप क्या करोगे? आप करोगे एक्टिंग। शुरुआत में मैं भी एक्टिंग नहीं करता था, लेकिन आजकल बहुत एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं क्या बताऊँ, ऐसा हो गया हूँ, कैसा हो गया हूँ, क्या बताऊँ, यही हाल है बस। कूल, बस ऐसा ही है। और जब आप एक्टिंग कर रहे हो उसको कैमरा पे रिकॉर्ड कर लो, फोन पे रिकॉर्ड कर लो या किसी को देकर रिकॉर्ड करवा लो, और वो जो एक्टिंग रिकॉर्ड हुआ वो वीडियो वो है रेफरेंस वीडियो। और रेफरेंस वीडियो कितने टाइप होते हैं वो बाद में मैं आऊँगा। और वो जो रेफरेंस वीडियो आपने बनाया उसको माया में इंपोर्ट करो या उसको देख देख के एनिमेशन करो, आप एनिमेशन जल्दी कर पाओगे और सबसे तेज़ आगे जाओगे, ठीक है ना। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगातार प्रैक्टिस और हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई मैं शॉर्टकट नहीं जानता और न मैं बताना चाहता हूँ। नहीं तो इंसान बस नहीं है भाई। शायद मैं घर से भूल आया हूँ। जेब में देखने का नाटक करो। ऑलवेज मैं रात में ही रिकॉर्ड करता हूँ, दैट्स वाई ये कैमरा कुछ इस तरह से दिखता है, ये बात आप जान लो। सो आपने जाना एनिमेशन क्या है एंड आपने जाना किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एंड अब बताता हूँ पर्सनैलिटी यानी कि कैरेक्टर पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा, बाकी मैं इसको कवर कर लूँगा जब मैं रेफरेंस के बारे में बात करूँगा। सो जब आप सिंगल कैरेक्टर में काम करते हो तब इतना पर्सनैलिटी समझ में नहीं आता और इसका जो भूमिका है वो समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन और मल्टीपल कैरेक्टर के साथ काम करोगे तो ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है एडिंग कैरेक्टर पर्सनैलिटी। बाकी मैं इसको जब रेफरेंस के बारे में बताऊंगा तब मैं अच्छे से कवर कर लूँगा इसको। सो एनीवेज, अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो है एनिमेशन हम क्यों करते हैं। सवाल ये है और ये बड़ा सवाल में से एक है। एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं टेलिंग स्टोरी, मतलब कुछ स्टोरी हम ऑडियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं उस एनिमेशन के थ्रू। अगर कोई एनिमेशन स्टोरी नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एनिमेशन नहीं है, राइट। तो अब मेरा ये सवाल है कि कितने टाइप का स्टोरी होता है। मोस्टली एनिमेशन के अंदर दो तरीके का स्टोरी बहुत चलता है, यानी कि बहुत यूज होता है। एक है ABCDNZ, कहानी खत्म। एज ए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब समझ में नहीं आता क्या है, बस एक कहावत है, ठीक है। अब दूसरा है लाइफ टेकिंग स्टोरी, जो कि बहुत इस्तेमाल होता है एनिमेशन फिल्म्स के अंदर और गेमिंग में भी बहुत इस्तेमाल होता है। मैंने देखा है, खास करके जब वो स्टोरी टेलिंग वाला जो गेम होता है उसमें बहुत इस्तेमाल होता है ये। एज ए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आसमान से गिरा और पैर टूट गया। अगर कोई ऊंचाई से
गिरेगा जमीन पर तो बेसिकली उसका पैर तो टूटना ही है ना, ठीक है। सो अगर आप इस बात को सुनोगे कि आसमान से गिरा पैर टूट गया, सो इस बात में क्या है और इस कहानी में और ये जो मैंने बताया कहावत या कुछ भी मान लो, सो इस बात में लॉजिक है, इसको माना जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ टेकिंग स्टोरी। एंड इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो आप कोई एनिमेशन देख रहे हो एंड उस एनिमेशन के अंदर कोई कैरेक्टर रास्ते से पैदल जा रहा है, ठीक है, रास्ते से पैदल जा रहा है। अब वो जो कैरेक्टर रास्ते से पैदल जा रहा है उस सीन में वो अपना जिंदगी का कुछ टाइम वहां पर दिखे गया, राइट, उसे कहते हैं लाइफ टेकिंग स्टोरी। और वो जो माइनर सा कैरेक्टर उसके बदले जो मेन कैरेक्टर है वो भी सेम वही रोल प्ले कर रहा है कि उसके जिंदगी का कुछ टाइम उस एनिमेशन में वो बिता रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लाइफ टेकिंग स्टोरी। और ये बहुत इस्तेमाल होता है खास करके एनिमेशन मूवी में और स्टोरी टेलिंग गेमिंग एनिमेशन में, ठीक है। सो अब मेरा सवाल ये है कि उस स्टोरी को हम ऑडियंस को कैसे दिखाएं, ठीक है। सो यहाँ पर आता है एनिमेशन प्रिंसिपल्स एंड एनिमेशन टूल्स। और एनिमेशन टूल्स और एनिमेशन प्रिंसिपल्स आर दी सेम थिंग। सो ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, चक्कर काटते रह जाएगा फिर। एंड इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना के रखा है जो कि है 22 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, और मे बी थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप मेरे चैनल में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और अगर आप 12 प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हो, मतलब 12 प्रिंसिपल्स के साथ अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। इसलिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था 22 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। अगर आप चैनल पे ढूंढोगे मेरे तो मिल जाएगा आपको। सो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा और सो अब मेरा सवाल है कि ये जो एनिमेशन प्रिंसिपल्स है और ये जो एनिमेशन टूल्स हैं जो कि सेम थिंग है, मतलब सेम ही चीज़ है, कोई टूल्स बोलता है कोई एनिमेशन प्रिंसिपल्स बोलता है डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड। सो अब इनको हम यूज़ कहाँ पे करें, सवाल मेरा ये है। और ये छोटा सवाल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सवाल है, मोटा मोटा। सो एनिमेशन प्रिंसिपल को हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर चेंज हो रहा हो या चेंज चल रहा हो। और चेंज का मतलब आप फ्रेश एक्सप्रेशन भी हो सकता है और बॉडी लैंग्वेज भी हो सकता है। लाइक मेरा जो ये फेस है एक्सप्रेशन, मतलब ये जो फ्रेश एक्सप्रेशन है नॉर्मल, और अगर मैं इसको चेंज करूँ लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, ये मैंने दिखाया फ्रेश एक्सप्रेशन चेंज करके। हो सकता है बॉडी एक्सप्रेशन चेंज हो रहा हो, लेकिन आप नोटिस करोगे कि मेरा फ्रेश एक्सप्रेशन चेंज होने के बाद थोड़ा होल्ड था और उससे पहले जो फ्रेश एक्सप्रेशन था वो भी एक स्टिल जगह पे था। लेकिन उस फ्रेश एक्सप्रेशन के दरमियान जो चेंजेस हुए वही चीज़ हमें एज ए एनिमेटर दिखाना है लोगों को। और वो चेंज अगर हम ऑडियंस को नहीं दिखा रहे हैं तो मतलब कि हम स्टोरी नहीं बता रहे हैं, और अगर हम स्टोरी नहीं बता रहे हैं तो एनिमेशन नहीं हो रहा है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि चेंज कहाँ पर होता है। चेंज कम व्हेन ए कैरेक्टर थॉट्स देन गोइंग टू द इमोशन एंड देन कैरेक्टर गोइंग टू ए एक्शन। मतलब कैरेक्टर ने सोचा, सोचने के बाद वो इमोशन हुआ एंड उसके बाद जो एक्सप्रेशन कर रहा है, जो मतलब एक्शन कर रहा है, वो सारे चेंजेस के अंदर आता है। रिमेंबर, कैरेक्टर सोच रहा है एंड सोचने के बाद इमोशनल हो रहा है। सोचना और ये जो इमोशनल होना, इसके दरमियान जो चेंजेस हो रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेस एक्सप्रेशन है वही चेंज होता है। एंड इमोशन से लेकर एक्शन तक ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये ज़्यादातर बॉडी में ही होता है और उसके बाद भी चलता रहता है, या बाद में जाके फेस एक्सप्रेशन भी चेंज होता है।
सो यहाँ पर होता है चेंज। तो आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब कैरेक्टर सोचता है उसके बाद इमोशनल होता है एंड उसके बाद जो बॉडी एक्शन करता है, ये इसके अंदर ही जो होता है सारा चेंजेस होता है। सो यहीं पर आपको अप्लाई करना है एनिमेशन के प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो अब मेरा ये सवाल है कि चेंज को कैरेक्टर के अंदर कैसे दिखाएं और कैरेक्टर में कैसे दिखाएं। सो इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक है स्टिलनेस, एक है मोशन। स्टिलनेस का मतलब होता है कैरेक्टर जब खड़ा हुआ हो, कोई मोशन नहीं है उसमें, मतलब ऐसे जो जा रहा है ऐसा कोई मोशन नहीं है। तब कैरेक्टर में हम चेंजेस को दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग पोज, अपील, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, काउंटर पोज और एक्शन एंड पैंडोमाइन से। सो अब आता है मोशन, और मोशन के थ्रू हम दिखाते हैं कैरेक्टर में चेंजेस। उनमें आता है टाइमिंग, आर्क, स्टैंड, स्क्रॉच, ठीक है, सेकेंडरी एक्शन, एंटिक, ओवरशूट, शटल, ड्रैग। सो ये सारे आते हैं मोशन पर। इनके थ्रू हम दिखाते हैं एनिमेशन में चेंजेस, और बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो आते हैं उस चेंज को हम कैसे दिखाते हैं इस काम के लिए। और मे बी आप कह सकते हो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं उस चेंजेस को दिखाने के लिए। हमारी चाल तो देखो। ये अभी रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और टेंशन मत लो, मैं दिखने में थोड़ा हैंडसम ही हूँ। सो बस क्या ही कहूँ, ऐसा ही है। और ये मेरा रहा चश्मा जो कि बहुत बार टूट चुका है और फिर से टूट गया है ये। फिर भी मैं इसको पहन लेता हूँ क्योंकि अभी रात में कहीं जाने के लायक नहीं रहा और मेरे पास बहुत काम है। तो 2-4 दिन या हफ्ता मैं नहीं जा पाऊँगा, शायद इसी से मैं रिकॉर्ड करूँ। एनीवेज, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेफरेंस वीडियोस के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरा सवाल ये है कि रेफरेंस वीडियो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो रेफरेंस वीडियो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेफरेंस वीडियो ही है एनिमेशन का प्रीव्यू, और आप कह सकते हो कि रेफरेंस वीडियो ही बताता है किस तरह से हमारा एनिमेशन होने वाला है, ठीक है। और एज ए एनिमेटर आपको ये जानना ही चाहिए। सो अब मेरा सवाल यह है कि रेफरेंस वीडियो कितने टाइप का होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को परेशान कर देता है और कंफ्यूज भी कर देता है। सो मैंने जहाँ तक देखा है रेफरेंस वीडियो जो है 4 तरह के होते हैं। मैं इस तरह से दिखाता हूँ, सही से दिखेगा। सो 4 तरीके का होता है। सो फर्स्ट आता है एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो। सो एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो क्या है, अब ये सवाल है मेरा। सो एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो ये है कि आपको दिया जाता है 2D एनिमेशन जिसको आप देख के क्रिएट करते हो 3D एनिमेशन, दैट इज़ कॉल्ड एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो। और उस एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो में फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो एनिमेशन रहता है, और कई बार क्या होता है 2 फ्रेम 3 फ्रेम छोड़ के ना पोजेस दिया जाता है और एनिमेटिक हुआ होता है उसमें, उसको देख के आप एनिमेशन करते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो। एंड सेकेंड टाइप में आता है जो कि है की पोजेस एनिमेटिक रेफरेंस वीडियो। सो इसमें क्या होता है, ये पहले की तरह सेम ही होता है 2D एनिमेशन, बट इसमें सिर्फ रहता है की पोजेस जो कि है एडवांस वन। इसमें आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ पे कैरेक्टर रुकेगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे किस तरह क्या करना है, किस तरह से हम ब्रेक डाउन दें, ठीक है ना, किस तरह से हम सेकेंडरी एक्शन करें, और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन आगे चल के आप जानने वाले हो, टेंशन ज़्यादा मत लो। ये थोड़ा सा एडवांस वन है, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 3 कैटेगरी में जो आता है, यानी कि नंबर 3 कैटेगरी में, वो है क्रिएट योर ओन रेफरेंस। ये होता है बहुत बढ़िया रेफरेंस वीडियो जो कि आप खुद एक्टिंग करके क्रिएट करते हो, और कई बड़े बड़े एनिमेटर्स खुद एक्टिंग करके रेफरेंस क्रिएट करते हैं।
और मैं ऐसे एक बंदे को जानता हूँ जिसका नाम है जस्टिन वेंग ना, पता नहीं क्या है इसका नाम, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसने बहुत बड़े बड़े मूवीज़ में काम करके रखे हैं और ये खुद रेफरेंस क्रिएट करता है एंड एनिमेशन करता है। और अगर आप एज ए बिगिनियर मतलब एनिमेशन में आए हो या कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप खुद रेफरेंस क्रिएट करोगे तो आपको पता है किस तरह से आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है एंड उस हिसाब से आप एनिमेशन करोगे, ठीक है। सो अब आता है फोर्थ कैटेगरी जो कि है ऑनलाइन रेफरेंस वीडियो। सो ये क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो या कहीं पे भी एक अच्छा एनिमेशन किसी ने बनाया है वो आप देखते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, उसको डाउनलोड कर लेते हो एंड डाउनलोड करने के बाद आप उसको माया में इंपोर्ट करते हो एंड देख देख के एनिमेशन करते हो। सो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन एनिमेशन रेफरेंस, ठीक है, जो कि मैंने नाम दिया है, ज़्यादा टेंशन मत लो। कई बार इंसान को समझाने के लिए और बताने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है नाम रखना। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है जब आपके पास कोई आइडिया ना हो कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से होगा या कैसे एनिमेशन करूं, राइट। और यकीन मानिए अगर आप देख देख के भी किसी का एनिमेशन करते हो या कॉपी करते हो तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, राइट। और ऐसे करके मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी मैं ऐसा ही करता हूँ, अच्छे अच्छे एनिमेटर्स का मतलब एनिमेशन डाउनलोड करता हूँ एंड खुद मैं करता हूँ माया में, जो कि मुझे बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। सो ये था रेफरेंस के बारे में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो एनिमेटिक और की पोजेस एनिमेटिक जो है इनको दिया जाता है स्टूडियोज़ में, जिनको आप देख देख के करते हो। लेकिन अगर आप घर में एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो एज ए बिगिनियर तो मैं कहूँगा कि आप थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप एनिमेशन रेफरेंस वीडियो का इस्तेमाल करो। और ज़रूरी नहीं है कि किसी का जैसे मैंने बताया किसी का एनिमेशन ही डाउनलोड करना है, आप रेफरेंस वीडियो डाउनलोड कर सकते हो जो कि रियल लाइफ बेस होता है। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, उनसे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप खुद उस वीडियो को देख के एनालाइज करने के बाद या एक्टिंग करने के बाद आप उसको माया में इंपोर्ट करते हो एंड देख देख के करते हो, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि एनिमेशन इतना हार्ड क्यों है जब आप घर में करते हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप घर में एनिमेशन करते हो तो बहुत सारे रोल आप खुद प्ले करते हो, जैसे कि स्टोरी टेलिंग आर्टिस्ट का, डायरेक्टर का, सुपरवाइज़र का, ठीक है कि नहीं। और बीजी में क्या मतलब बैकग्राउंड में उस कैरेक्टर का क्या मतलब ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, ये सब सोचना, उस ऑब्जेक्ट मतलब उस मॉडल या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, कैमरा एंगल सेट करना, ठीक है। और आप ही हो जो कि क्रिएट करते हो आइडियाज़ की एनिमेशन किस तरह से दिखेगा, किस तरह से होगा, ठीक है। और एनिमेशन के की पोजेस किस तरह से होंगे, ब्रेकडाउन किस तरह से होगा, किस तरह से जाएगा, किस तरह से फेस एक्सप्रेशन होंगे, वो सारे डिसाइड आप ही करते हो, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, आप कितने FPS पर वो एनिमेशन करने वाले हों, ठीक है। और उस एनिमेशन के लिए किस तरह का आप रेफरेंस क्रिएट करोगे वो भी आपको सोचना पड़ता है। ऐसे कई रोल प्ले करने के बाद तब जाके आप एक एनिमेशन कर पाते हो या करते हो, इसलिए एनिमेशन बहुत हार्ड है जब आप घर में करते हो। और इसका एक सीधा सिंपल टेक्निक है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो है 4 टाइप रेफरेंस वीडियो इस्तेमाल करना। अगर आप ये करोगे तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप उसको डाउनलोड करोगे एंड उस एनिमेशन को देखोगे या उस रेफरेंस वीडियो को देखोगे, वहाँ पे क्या ज़रूरत है वो चीज़ आप क्रिएट करते हो। वो जो रेफरेंस वीडियो में कैमरा एंगल सेट है वही आप कैमरा एंगल थोड़ा सा एडजस्ट करके सेट करते हो एंड उसमें जो की पोजेस एंड ब्रेकडाउन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आप अप्लाई कर देते हो एंड डन, आप एनिमेशन आराम से कर पाओगे, ठीक है।
सो अब मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टर पर्सनैलिटी के बारे में। और कैरेक्टर पर्सनैलिटी आप जब सिंगल कैरेक्टर में काम करोगे तो इतना समझ में नहीं आता उसका भूमिका, और कई लोग तो कैरेक्टर पर्सनैलिटी डालते ही नहीं है जब वो लोग सिंगल कैरेक्टर में काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब आप मल्टीपल कैरेक्टर और कन्वर्सेशन एनिमेशन कर रहे हो। तो कन्वर्सेशन का मतलब है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ऐसे वाला एनिमेशन। और मल्टीपल कैरेक्टर का मतलब है कई कैरेक्टर एक जगह पे इकट्ठा हुआ हो और बातचीत कर रहा हो, ऐसे वाला एनिमेशन। सो यहाँ पर पर्सनैलिटी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप पर्सनैलिटी नहीं डालोगे तो वो एनिमेशन की तरह नहीं लगेगा, राइट। वो एनिमेशन देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सो अब सवाल यह है कि हम कैसे और किस तरह से हम कैरेक्टर पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे और किस तरह से डालेंगे उस कैरेक्टर के अंदर। सो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। और मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है और मैंने गूगल सर्च किया है तो मुझे पता लगा है 21 और मे बी 27 इमोशन होता है एक कैरेक्टर के अंदर, यानी कि रियल लाइफ कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। और वो जो इमोशन होता है, जो कैरेक्टर जिस इमोशन को ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसका पर्सनैलिटी उस तरह का हो जाता है। अगर कोई कैरेक्टर बहुत गुस्सा वाला इमोशन को इस्तेमाल करता है, यानी कि एंग्री इमोशन को इस्तेमाल करता है, तो एंग्री वाला पर्सनैलिटी उसका बन जाता है। अगर कोई बहुत शर्मीला टाइप का इमोशन इस्तेमाल करता है तो उस कैरेक्टर का जो पर्सनैलिटी है वो शर्मीला टाइप हो जाता है, ठीक है। और कैरेक्टर्स जो है कुछ इमोशन को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी जो है उस इमोशन के बेस पे ऊपर बन जाता है। जैसे कि एंग्री, फ्रस्ट्रेशंस एंड हैप्पीनेस, ये कैरेक्टर के अंदर साफ झलकता है, आप देख पाओगे, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके और इमोशन के ऊपर बेस करके हर कैरेक्टर के अंदर आपको डालना पड़ेगा पर्सनैलिटी, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऊपर का, अंदर बहुत कुछ होता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन हम जब इमोशन होते हैं तो हमारा कोई सिंपल वन इमोशन नहीं होता है, कई मल्टीपल इमोशन एक साथ मर्ज होके निकलता है। सो ऐसे में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इमोशन हम ट्रिगर कर रहे हैं या कौन सा इमोशन होके हम बात कर रहे हैं। सो ये पता लगाना आपका काम है। आपको खुद प्रैक्टिस, एक्टिंग और रेफरेंस वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा, आसपास देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। फिर उसके बाद आपको उस कैरेक्टर के अंदर डालना पड़ेगा। यही है सबसे आसान तरीका कैरेक्टर में पर्सनैलिटी ऐड करना और कैरेक्टर में पर्सनैलिटी देना। हेलो मेरे ईगल दोस्तों। ओहो, ये तो डबिंग कर रहा है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ स्टेजिंग के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ताज़ा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हो या लेने का सोच रहे हो या लेने वाले हो, तो मैं कहूँगा इस बंदे का ये वाला वीडियो देखो, तो आपको पता चल जाएगा। ये जो इंस्टीट्यूट है खुद को ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से सारे खोखले हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा राय आपसे यही रहेगा कि आप YouTube पे सीख लो। और अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे सवालों के जवाब, और आप ज़्यादा भटकोगे नहीं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने भटका है, बहुत कुछ पता चल जाए, ठीक है। और नहीं तो आसपास देखो कोई अच्छा सा बंदा, ठीक है, जो एनिमेशन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हो, और आप उसका एनिमेशन देखो कि भाई दिखाओ किस तरह से एनिमेशन करते हो, थोड़ी नहीं, सामने बैठ के करके दिखाना पड़े, ठीक है ना। फिर पता चल जाता है आदमी, फिर उसका मतलब लेवल पता चल जाता है आदमी का, ठीक है ना। सामने बैठ के आप देखोगे कि भाई हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो फिर वैसे बंदे से आप एनिमेशन सीखो, ठीक है। और अगर आपको कुछ बताता है या समझ में नहीं आता तो घर में आके ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करो, तलाश करो। और इसके लिए मैंने एक पोस्ट भी बनाया था जो कि है फाइंड एनीथिंग अबाउट माया, जो कि आपको मेरे बाय में कॉपी पेज में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा बंदा मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हो तो हर इंस्टीट्यूट के अंदर
एक 6 महीने का एनिमेशन कोर्स होता है, ठीक है। अब अच्छे से ये ट्यूटोरियल देख के समझ के थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद उस इंस्टीट्यूट में जाना है एंड वो 6 महीने वाला जो है एनिमेशन कोर्स आप लो। जो दिक्कत है आपको वही उस सर के साथ बात करो, और अगर आप वो सोल्यूशन आपको नहीं दे पाता और नहीं बता पाता, इसका मतलब उसका वजन कम है, वो अच्छे से एनिमेशन शायद नहीं जानता, मुझे नहीं पता है, या उसको मालूम भी नहीं हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कई बार। और ये जो मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका मेन मकसद यही है कि मैंने जो हार्ड टाइम फेस किया है तो कोई और ना फेस करे, इसलिए। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मतलब बहुत सब्सक्राइब हो गए हैं, ऐड चला दिए हैं, बहुत सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टूडेंट वर्जन जब आप इस्तेमाल करते हो माया का, तो माया ऑफिशियल जो होते हैं मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद वो कहते हैं कि भाई माया खरीदो। अगर ऐसा मैं करता तो फिर मुझे माया खरीदना पड़ता, सो इसलिए मैंने ऐड नहीं चलाया और मोनेटाइजेशन भी नहीं करवाया, और नहीं मैं करवाना चाहता हूँ, मुझे ऐड पसंद नहीं। और एक कारण है जिसके लिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है, जो कि है बहुत सारी चीज़ों का मुझे याद रखना पड़ता है, तो ऐसे में छोटे छोटे चीज़ मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे फिर ढूंढना पड़ता है, लोग का यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना पड़ता है। हाँ, मैं देखता हूँ सीखने के लिए, और सबको देखना चाहिए। तो मैं जब ढूंढता हूँ ना, और मैं जब दूसरों के वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे ना अच्छा लगता है और ना ही मुझे वो सोल्यूशन मिलता है जो मैं चाहता हूँ। दैट्स वाई मैंने खुद ये क्रिएट किया था आज से करीब 4 साल पहले, 2020, ठीक है। और कई लोग मुझे ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं, इवन डिस्कॉर्ड में भी कहते हैं कि भैया हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम कैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, आप हमें सिखा दो, ठीक है ना। और ऐसे ही कई ईमेल्स आते हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बनाऊं, जो कि मेरे लिए भी हेल्प होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और मैंने इस ट्यूटोरियल में जो भी बताया है वो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो माया हो, ब्लेंडर हो, सिनेमा 4D हो, या चाहे कुछ भी हो। इस इंफॉर्मेशन को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, जो माया इस्तेमाल करते हैं उनके लिए फ़ायदे वाला है। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स या बहुत सारे चीज़ मैं ऐसे देने वाला हूँ जिससे कि आपको हेल्प होगा, जैसे कि बाय मी अ कॉफी पेज पोजेस। और इस ट्यूटोरियल को वजन देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं दिया है, आपको खरीदना पड़ेगा। और अगर आप मेंबरशिप लोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर कोई बंदा सस्ते में कोर्स ढूंढ रहा है या कुछ ढूंढ रहा है तो ये यही, ठीक है ना। अब जानते हैं स्टेजिंग के बारे में। सो स्टेजिंग आता है एनिमेशन प्रिंसिपल्स के 3 नंबर पर, ऐसे करके दिखाऊंगा तो आपको सही दिखेगा। हाँ, सो 3 नंबर। एंड स्टेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमेशन के अंदर, और स्टेजिंग ही है आपका आइडिया, आपका एनिमेशन, ठीक है। आप किस तरह से ऑडियंस को दिखाओगे या प्रेजेंट करोगे ऑडियंस को, ये स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सिर्फ यही नहीं, स्टेजिंग के मदद से आप समझ सकते हो कि आपका कैरेक्टर कौन से इन्वायरमेंट में है, ठीक है, कहाँ पर है और किस सिचुएशन में है, यानी कि किस परिस्थिति में है। और बड़े आसानी के साथ आप समझ सकते हो कि आपका कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं इतना बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये ट्यूटोरियल, हालांकि ये पहले से ही लंबा है। और कई लोग क्या होता है ना, स्टेजिंग को बड़े हल्के में ले लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है यही तक मेरा फेस आप देखने वाले थे, इसके बाद आप नहीं देख पाओगे, इसके बाद सिर्फ आप माया व्यू पोर्ट ही देखने वाले हो। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं। तो मैंने कर लिया है माया को ओपन, एंड ओपन करने के बाद आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस एंड कस्टमाइज कलर एंड कस्टमाइज यूआई, कि आपको डिफॉल्ट माया यूआई में नहीं देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर सब कुछ कस्टमाइज मिलेगा, कस्टमाइज यूआई, कस्टमाइज कलर एंड कस्टमाइज हॉटकीज। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा हॉटकीज डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं बहुत हॉटकीज इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर। मेरा जो हॉटकीज है वो आपको मेरे बाय मी अ कॉफी पेज में देखने को मिल जाएगा।
और इसके साथ ही आपको मिलेगा साउंड, प्ले ब्लास्ट एंड स्टूडियो लाइब्रेरी के पोजेस। और अगर स्टूडियो लाइब्रेरी के पोजेस सपोर्ट नहीं लेता आपके स्टूडियो लाइब्रेरी वर्जन में और माया में, तो फिर मैंने अलग से टाइम एडिटर वाला रॉ फाइल बना के रखा है जो किसी भी माया वर्जन में काम करेगा, राइट, जो कि मैं आगे चल के दिखा दूंगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं स्टेजिंग। तो स्टेजिंग करने से पहले मैं यहाँ पर ओपन करूंगा मेरा रॉ फाइल, एंड रॉ फाइल ओपन करने के बाद मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूंगा, एंड मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ पर उस कैरेक्टर को रेफरेंस में लेंगे जिससे कि कैरेक्टर खराब ना हो, एंड देन उसके बाद हम करेंगे बाकी एनिमेशन। सो सबसे पहले हम कैरेक्टर को करेंगे इंपोर्ट। तो मैं प्रेस करूंगा Ctrl+O, या मैं ऑन कर लूँ मेरा क्या कहते हैं QI प्रेस। सो मेरा QI प्रेस चल गया है। तो अब मैं यहाँ पर फाइल को खोलने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा मेरा फाइल है कहाँ पर। तो मैं ड्राइव पे जाता हूँ, कहाँ गया, रिक कैरेक्टर्स आ गया, और ये रहा मेरा कैरेक्टर जिप फाइल, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट। तो मैं करूँगा राइट क्लिक एंड मैं कर लूँगा एक्सट्रैक्ट हियर, और ये आ गया मेरा कैरेक्टर। और इसका जो भी टेक्सचर वेक्चर है मैंने इस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो मैं इस कैरेक्टर को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, और ये जो नेम है आप अच्छे से देख लो, CG Tang Ray 2018/10/2, और यही नेम रहने वाला है। अदरवाइज स्टूडियो लाइब्रेरी के पोस्ट जो है वो काम नहीं करेंगे, और जो टाइम एडिटर वाला रॉ फाइल मैंने दिया है वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो मैं इस लोकेशन पाथ को मैं कर दूंगा कॉपी, एंड मैं इसको बंद कर दूंगा, एंड यहाँ पर करूंगा Ctrl+O, एंड यहाँ पर जो है मैं करूंगा सिलेक्ट एंड करूंगा पेस्ट, प्रेस करूंगा एंटर, और ये मेरा आ जाएगा, और ये रहा मेरा फाइल, ठीक है। मैं इसको करूंगा ओपन, एंड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर करूंगा डोम सेव, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन खुल जाता है, ठीक है। सो मेरा फाइल जो है वो खुल गया है, एंड खुलने के बाद आपको कुछ इस तरह का सिक्योरिटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे या मेनू देखने को मिलेंगे। तो सिंपली इसको रीड करना है, जौन सा आपको ठीक लगे अलाउ करना है, जौन सा अच्छा न लगे डिनाई करना है, एंड अलाउ करना है, डिनाई करना है, एंड उसके बाद रिमूव कर देना है, एंड रिमूव कर देना है। तो ये फाइल आपको कुछ इस तरह का खुलता हुआ देखने को मिलेगा, एंड इसको मैं कर देता हूँ सिंपली ओके। एंड मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये पैनल है मैं उसको कर देता हूँ सेट। सो मैं प्रेस करूँगा Shift F4, एंड ये पैनल हो जाएगा मेरा सेट। मैं जाऊँगा पर्सपेक्टिव मोड, एंड मैं आपको प्रेस करूँगा Alt 1, जिससे कि ये जो है कंट्रोल्स ये आ जाएंगे। एंड आने के बाद सिंपली इस चेस कंट्रोल को यही करना है सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसलेट है, रोटेट है, लेकिन स्केल नहीं। सो हमें स्केल चाहिए। स्केल से क्या होता है कि वहाँ पर ब्रीदिंग अच्छे से दिया जाता है। सो हम स्केल को ले आएंगे वापस। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल कंट्रोल। तो सिंपल इस पर करना है क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल कंट्रोल्स, एंड यहाँ पर आपको जाना है लॉक, एंड इन स्केल को करना है सेलेक्ट, एंड यहाँ पर करना है मूव टू अनलॉक, एंड अनलॉक करने के बाद आपको जाना है केबल पर, एंड केबल पर यहाँ पर जो नॉन केबल हाइड है यहाँ पर आपको ढूंढना है स्केल। सो स्केल स्केल स्केल, हाँ ये मिल गया मुझे स्केल। सिलेक्ट करना है इस तरह से, एंड करना है मूव टू केबल, जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्केल। एंड इस ग्राफ एडिटर को मैं कर दूंगा बंद, क्योंकि ये मुझे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं हैंड कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट, जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसलेट। लेकिन अगर मैं इस हैंड के कंट्रोल्स को करता हूँ सिलेक्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसलेट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस ट्रांसलेट को ही हमें वापस लेके आना है। सो मैं अच्छे से करूँगा इस हैंड कंट्रोल्स को सिलेक्ट, जस्ट लाइक दैट, प्रेस करूँगा Alt 2, जिससे कि ये जियोमेट्री गायब हो जाएगा, एंड मैं इसको
अनसिलेक्ट करूंगा एंड इसको करूंगा अनसिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा चैनल एडिटर पर, यानी कि चैनल कंट्रोल पर। एंड चैनल कंट्रोल पर जाने के बाद फिर से जाना है लॉक, इसको सिलेक्ट करना है ट्रांसलेट को एंड करना है मूव, फिर से जाना है कीबल एंड यहाँ पर ढूंढना है ट्रांसलेट। सो मैं ढूंढ रही हूँ ट्रांसलेट ट्रांसलेट ट्रांसलेट, यार मिल गया मुझे, ये रहा ट्रांसलेट एंड इस तरह से सिलेक्ट करना है एंड करना है मूव कीबल। सो यहाँ पर ये जो ट्रांसलेट है आ जाएगा, इतना आसान है, जस्ट लाइक दैट। एंड इसको कर दूंगा बंद। सो हमारा काम हो गया है। सो हमने कैरेक्टर्स में जो है चेंजेस कर लिया है। तो अब मैं इस फाइल को कर लूंगा सेव, तो प्रेस करूंगा Ctrl+S टू सेव एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हो जाएगा। तो ये हो गया है सेव एंड हमारा फाइल जो है वो है रेडी। अब मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा एक न्यू सीन, सो प्रेस करूंगा Ctrl+E और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे QI प्रेस पर कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैंने ले लिया न्यू सीन। अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ प्रोजेक्ट विंडो, और प्रोजेक्ट विंडो बहुत जरूरी है जब भी आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप क्रिएट करो प्रोजेक्ट विंडो, क्योंकि प्रोजेक्ट विंडो जब आप क्रिएट करते हो तो हर डाटा उस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर होता है, राइट। तो इसके लिए मैं प्रेस करूंगा Ctrl+F3 एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट विंडो, ये रहा प्रोजेक्ट विंडो एंड कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सिंपली क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर नेम देना है। सो मैं यहाँ पर नेम देने वाला हूँ माय बेस्ट ट्यूटोरियल फाइल, जस्ट लाइक दैट। एंड ज्यादा स्पेलिंग में ध्यान मत देना क्योंकि मेरा स्पेलिंग ऐसा ही है और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सो यहाँ पर आपको सेट करना है लोकेशन। सो लोकेशन मेरा बिल्कुल सेट है, ठीक है। एंड ये रहा आपका फाइल्स, मतलब यानी कि फोल्डर्स। इन फोल्डर्स में आपके सारे डाटा जो है वो स्टोर होने वाला है, ठीक है। एंड इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे कुछ एडवांस ऑप्शन। तो सिंपली अगर आप सेकेंडरी प्रोजेक्ट लोकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि रेंडर बेस्ड डाटा जो है उनके फाइल्स बनते हैं। अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो बन जाएगा, लेकिन ये डिफॉल्ट में रहता है यूज डिफॉल्ट, यानी कि माया का जो डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है वहाँ पर ये सेव होता है रेंडर डाटा वगैरह हेल्थ एंड इसके नीचे आपको मिलेगा ट्रांसलेट और डाटा लोकेशन, ये भी कुछ उसी तरह का ही है। अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है इस प्रोजेक्ट विंडो के साथ क्रिएट हो जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट में रहता है यूज डिफॉल्ट, यानी कि जो डाटा रहता है माया का डिफॉल्ट फोल्डर में वहाँ पे जाके सेव होता है। एंड इसके नीचे देख पाओगे आप कस्टम डाटा लोकेशन, आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कस्टम डाटा लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो डिफॉल्ट मतलब ये जो फाइल्स बन रहे हैं ये ही काफ़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा एक्सेप्ट पे क्लिक एंड ये क्रिएट हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर करेंगे सेट प्रोजेक्ट, जैसे कि जो भी हम काम करें या जो भी डाटा हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो उस प्रोजेक्ट विंडो में जाके सेव हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Ctrl+F2 एंड ये रहा मेरा सेट प्रोजेक्ट विंडो एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माय बेस्ट ट्यूटोरियल फाइल्स, ये रहा। सो सिंपली मैं सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा सेट। तो अब जो भी हम बनाएंगे वहां पर जाके सेव होगा और आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे रेफरेंस। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Ctrl+R, यानी कि रेफरेंस एडिटर को मैं करूंगा ओपन और माया का जो डिफॉल्ट Ctrl+R हॉट कीज है वो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए है, लेकिन मैंने उसको चेंज करके रेफरेंस एडिटर में बदल दिया है। तो रेफरेंस एडिटर में इस आइकॉन पे मैं करूंगा क्लिक एंड क्लिक करने के बाद ये जो रेफरेंस क्रिएट मेनू है वो आ जाएगा एंड यहाँ पर सिंपली मैं इस पाथ को उड़ा दूंगा, यानी पाथ को, एंड प्रेस करूँगा इंटर एंड यहाँ पर मेरा जो फाइल है उसको करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा क्रिएट रेफरेंस पे क्लिक और आप एंटर भी मार सकते हो और ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन क्रिएट कर देता है। तो मैं क्लिक करता हूँ रेफरेंस पर, तो हमारा रेफरेंस फाइल जो है वो क्रिएट एंड ये रहा मेरा ऑटो शेप। और अगर आप ऑटो शेप के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो। तो सिंपली मैं पर प्रेस करूंगा यस एंड ये ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा मेरा फाइल को एंड
जो रेफरेंस एडिटर है उसका काम हो गया, तो मैं इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर सिंपली प्रेस करूंगा ओके एंड मैं इसको कर दूंगा फिलहाल इस साइड लाइक दिस एंड नाउ हम ऊपर करते हैं चेक। ये रहा हमारा कैरेक्टर। सो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए। सो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब क्रिएट करने वाला हूँ बीजी यानी कि बैकग्राउंड, और आप कह सकते हैं स्टेजिंग वाला कॉन्सेप्ट। एंड कैरेक्टर जहाँ पे है मैं वहीं पे रखूँगा, क्योंकि जब हम स्टूडियो लाइब्रेरी के पोज अप्लाई करेंगे तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली प्लेस ले लेगा, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है क्योंकि जिससे कि आप क्रिएट कर सको बड़े आराम से। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं करूँगा शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पर लूँगा क्यूब जस्ट लाइक दैट। एंड क्यूब क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल की टू यूनिवर्सल मैनिपुलेटर एंड आपको कुछ इस तरह का मेनू देखने को मिलेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ 500 एंड प्रेस करूँगा टैब एंड यहाँ पर फिर से मैं प्रेस करूँगा 500 एंड टैब एंड फिर से मैं प्रेस करूँगा 500 एंड प्रेस एंटर। तो ये मेरा जो क्यूब है इसका डेप्थ वेट एंड हाइट जो है वो 500 यानी कि 500 ये हो गया। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा क्यू रिकन्फर्म ऑपरेशन और मैं इसको करूँगा हल्का धीरे से स्लाइड जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्यूब एंड मैं यहाँ पर ऑन कर लूँगा ये वाला आइकॉन एंड ये वाला आइकॉन यानी कि शैडो और स्मूथ कर्व, जिससे कि ये है सारा स्मूथ देखने को मिले। और अगर आप इसको ऑन नहीं करोगे तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि कुछ मुझे ठीक नहीं लगता। तो ये हो गया मेरा स्मूथ एंड अब हम यहाँ पर जाएंगे एडिट मोड पर। तो एडिट मोड पर जाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा होल्ड क्यू एंड करूँगा लेफ्ट माउस बटन क्लिक, यहाँ पर जाऊँगा फेस मोड पर एंड फेसेस को मैं करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट, फेस को सिलेक्ट चेक कर लूँगा अच्छे से ये सब सही है कि नहीं। और यहाँ पर जो है सॉफ्ट सिलेक्ट ऑन है, सो मैं सॉफ्ट सिलेक्ट को कर दूंगा ऑफ, प्रेस करूँगा बी एंड ये हो गया ऑफ एंड ये फेस सिलेक्ट हो गया है और बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट F1 टू डिलीट एंड अब मैं फिर से इन फेसेस को करूँगा सिलेक्ट एंड मैं स्पेस बार क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जाऊँगा मैच डिस्प्ले, इस मेनू को निकालूंगा बाहर एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा रिवर्स। सो ये जो है ये काला काला सा पीछे चला जाएगा एंड ये स्मूथ जो है सामने की तरफ हो जाएगा, जिससे कि हम अगर प्ले ब्लास्ट और रेंडर निकालें सिंपल तो बढ़िया निकले और देखने में भी अच्छा लगे। सो अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर अब मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर। तो प्रेस करूँगा राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड जस्ट लाइक दैट। सो अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सेंटर पिवट, तो प्रेस करूँगा ऑल शिफ्ट सी टू सेंटर पिवट एंड जो भी बटन मैं प्रेस करूँगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब मैंने कर लिया सेंटर पिवट, तो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा होल्ड टी एंड मैं इसको कर लूँगा ऊपर लाइक दैट। मैं जाऊँगा साइड व्यू पर, बी साइड फ्रंट साइड एक्चुअली, मिडिल माउस बटन प्रेस करूंगा एंड करूंगा ऊपर की तरफ जस्ट लाइक दैट एंड ये हो गया, बिल्कुल सही सेटअप हो गया है। अब मैं जाऊंगा पर्सपेक्टिव पर और पर्सपेक्टिव में आने के बाद मैं इसको कलर दूंगा, तो मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लूंगा। राइट क्लिक करूंगा असाइन ए न्यू मटेरियल एंड यहाँ पर मैं लूंगा लैम्बर्ट एंड लैम्बर्ट में कलर रखने वाला हूँ स्काई ब्लू, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। चाहे तो कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। सो ये हो गया एंड मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये इतना बड़ा ही रखने वाला हूँ, मैंने कहा कि हम स्टूडियो लाइब्रेरी के पोज से अप्लाई करेंगे तो ये कैरेक्टर जो है बड़ा हो जाएगा, तो हम इस बीजी को कर लेंगे एडजस्ट। सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि मेरा जो हॉट कीज है उसको आप डाउनलोड कर लो एंड इस्तेमाल करो और इस ट्यूटोरियल को बड़े आराम के साथ आप फॉलो कर सकते हो। सो अब जानते हैं कि आप किस तरह से मेरा हॉट कीज सेट कर सकते हो। सिंपली आपको प्रेस करना है शिफ्ट F1
तो ये मेरा हॉट की एडिटर आ जाएगा। लेकिन अपने तो हॉट की सेट नहीं किया है मेरा, सो कैसे आएगा। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ स्पेस बार क्लिक एंड विंडोज सेटिंग प्रेफरेंसेस एंड आपको जाना है हॉट की एडिटर। एंड हॉट की एडिटर जाने के बाद इस तरह से मेनू ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हॉट की सेट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लियर, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंपोर्ट ऑप्शन, तो इस पर करना है क्लिक एंड आपको जाना है जहाँ पर आपने मेरा जो फाइल है उसको डाउनलोड किया है एंड एक्सट्रैक्ट करके आपने रखा है। एंड ये रहा मेरा हॉट की जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है बाय मेरा कॉपी पेज से। एंड ये मेरा स्टूडियो लाइब्रेरी पोज एंड ये रेफरेंस एंड वीडियो साउंड वगैरह। सो मैं ये जो माया हॉट की है इसको करना है सिलेक्ट कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर करना है ओपन एंड ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से हॉट की। सो आपने कर लिया है हॉट की सेट। अब बड़े आराम के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा हॉट कीज, जो कि आपको इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने में मदद करेगा। ठीक है, मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है, माजरा एकदम साफ है। तो अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कैमरा से, और कैमरा सेट करने से पहले मैं इस क्यूब का जो है वो नेम चेंज कर दूंगा। तो सिंपली मैं जाऊंगा चैनल बॉक्स पर एंड यहाँ पर करूंगा डबल क्लिक जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर लिखूंगा बीजी जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूंगा एंटर एंड ये हो जाएगा बीजी। तो अब कैमरा सेट करने के लिए मुझे चाहिए स्टूडियो लाइब्रेरी के पोजेस, तो मैं यहाँ पर स्टूडियो लाइब्रेरी प्लगइन को करूंगा ऑन एंड अगर आपने नया स्टूडियो लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो आइकॉन दिख रहा है इस पे करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्लिक करना है चेंज पाथ पर एंड चेंज पाथ पर जाने के बाद आपको वो फोल्डर चूज करना है जो कि आपने मेरे बाय मिया कॉफी पेज से डाउनलोड किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, ये रहा मेरा स्टूडियो लाइब्रेरी फोल्डर, तो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूंगा सेलेक्ट फोल्डर एंड यहाँ पर आ जाएंगे आपके सारे पोजेस। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो पोजेस हैं ये नहीं आते। ठीक है, सो मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो मैं यहाँ पर फिर से इस आइकन पे करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पर जाता हूँ चेंज पाथ एंड मैं जाता हूँ मेरा ई ड्राइव पर एंड यहाँ पर ये जो दूसरा स्टूडियो लाइब्रेरी पोज है जो कि मैंने क्रिएट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा सिलेक्ट फोल्डर एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा रिफ्रेश पर, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का और बाकी के जो पोज है वो दिखाई नहीं देंगे। और गलती से भी आप ये जो रिफ्रेश बटन है इसको प्रेस मत करना अगर आपका बाकी पोजेस आ रहा है। तो अगर आप रिफ्रेश बटन प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा। सो इसको किस तरह से हम फिक्स करें, राइट। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फोल्डर पर फिर से एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टूडियो लाइब्रेरी के पोजेस पर। यहाँ पर मान लीजिए ये जो फेस पोज है इसको मैं खोलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो फेस पोज है वो तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर एक क्रिएट फोल्डर करूँगा जस्ट लाइक दैट एंड फेस पोज जो है उस फोल्डर का नाम था, यहाँ पर वो नहीं देना है, तो यहाँ पर देना है पोज फेस जस्ट लाइक दैट। एंड कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा नेम जो है वो चेंज होना चाहिए, एक जैसा फोल्डर का नेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्रिएट पे करूँगा क्लिक और ये फोल्डर हो जाएगा क्रिएट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरे फाइल पर जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं करूँगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से लाइक दिस एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट माउस बटन क्लिक करूँगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एंड यहाँ पर दिखाएगा कुछ इस तरह का मेनू। सिंपली आपको प्रेस करना है मूव पर एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये आपके आगे पोजेस। तो इसी तरह ही क्या करना है कि हर फोल्डर में जो पोजेस है उस फोल्डर को कुछ इस तरह से आपको मूव करना पड़ेगा, तो आपके जो पोजेस हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा घबराइए मत। यहाँ पर ये जो है ये पोज नेम है एंड यहाँ पर ये जो फ्रेम बाय है कितना फ्रेम में आपको मतलब रखना है यहाँ पर दिया हुआ है। सो ज्यादा अगर इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फोल्डर बना के ही ऐसे पेस्ट करिएगा तो आसानी होगा ढूंढने में, ज्यादा आपको भटकना नहीं पड़ेगा।
सो सिंपली मैं यहाँ पर कर लूंगा मेरा चेंज पाथ। सो मैं फिर से जाऊंगा ई ड्राइव पर एंड यहाँ पर जाऊंगा जहाँ मैंने बाय मी कॉफी पेज से डाउनलोड करके लाइब्रेरी के पोस्ट रखे हैं। सो उस फोल्डर को मैं करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर करूंगा सिलेक्ट फोल्डर एंड यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं यानी कि पोजेस हैं ये लोड हो जाएंगे कुछ इस तरह से, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कैरेक्टर सेट पर एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा ऑल बॉडी सिलेक्शन से। तो यहाँ पर करूंगा मैं अप्लाई एंड यहाँ पर जो है अगर आप देखो तो इस कैरेक्टर के अंदर जो कंट्रोल्स है वो हो गए हैं सिलेक्ट, राइट। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा की पोजेस पर एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको की पोज फर्स्ट, देखने को मिलेगा आपको की पोज नंबर 1 एंड ये फ्रेम नंबर 1 है, राइट। सो मैं इसको करूंगा अप्लाई एंड मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज। तो आप देख सकते हो ये जो कैरेक्टर है ये ऑलरेडी पोस्ट ले चुका है एंड इसका जो साइज है वो भी सही हो गया है, जिससे कि अब हमें कैमरा प्लेस करने में आसानी होगा। सो मैं इस बीजी को कर लूंगा इसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Alt D एंड इसको कर लूंगा थोड़ा सा ऐसे बड़ा एंड थोड़ा सा कर लूंगा ऐसे जस्ट लाइक दैट और मैं कर लूंगा थोड़ा सा और इस साइड बड़ा लाइक दिस। ये बिल्कुल सही है। और ऊपर का जो साइज है यानी कि हाइट जो है उसको मैं अलग तरीके से कम करूंगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा वर्टिसेस मोड पर एंड यहाँ पर इन वर्टिसेस को करूंगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर करूंगा इस तरह से डाउन। तो इतना मेरे लिए काफी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा एज लूप डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ राइट क्लिक करूंगा एंड लूंगा मल्टी कट एंड यहाँ पर करूंगा मल्टी कट जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर करूंगा मल्टी कट एंड यहाँ पर कर लूंगा। तो हमने डाल लिया है एज लूप। मैं प्रेस करूंगा Q टू कंफर्म ऑपरेशन एंड यहाँ पर जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड ये हमारा हो गया स्टेजिंग और हमारा कैरेक्टर भी हो गया सेट। सो अब हम यहाँ पर करेंगे कैमरा सेट। तो कैमरा जो है वो 3 तरीके से सेट किया जा सकता है, राइट। तो नंबर 1 है कि आपको दिया जाता है कैमरा पोजीशन जिसको आप जस्ट अप्लाई करते हो एंड आपका कैमरा जो है वो सेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक कैमरा। सो प्रेस करूंगा शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कैमरा। तो मैं इस कैमरा को कर लूंगा रीनेम। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा चैनल बॉक्स पर एंड यहाँ पर कर लूंगा रीनेम। तो मैं यहाँ पर नेम दूंगा कैमरा व्यू जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूंगा इंटर एंड ये हो जाएगा रीनेम। अब मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैंने एक पोजीशन बना के रखा है बाय मी कॉपी पेज पर। तो मैं बाय मी कॉपी पेज को करूंगा ओपन एंड यहाँ पर जाऊंगा कैमरा व्यू और ये रहा मेरा ऑटो शेप पॉपअप। इसके लिए भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है। अगर आप यस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है फाइल को सेव कर लेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर जाऊंगा कैमरा व्यू पर एंड इस सिलेक्शन सेट को करूंगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूंगा अप्लाई। तो ये जो कैमरा है ये हो जाएगा प्लेस, राइट। मैं इसको करूंगा मिनिमाइज। अब मैं उस कैमरा के थ्रू देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जाऊंगा पर्सपेक्टिव एंड कैमरा व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हो वो कैमरा और आप देख सकते हैं ये जो है सही से प्लेस नहीं हुआ है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, यही प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत सारे एनिमेटर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, राइट, ये वाला टेक्निक। और मैं यहाँ पर ऑन कर लूंगा मेरा एनिमाक्स। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा शिफ्ट F4 जिससे कि ये मेरा व्यू पोर्ट हो जाए सेट। यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा 6 एंड यहाँ पर मैं लूंगा पर्सपेक्टिव व्यू। ये हो गया मेरा पैनल सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनिमाक्स है ये भी सेट ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे कैमरा व्यू पर। सो अब हम यहाँ पर करेंगे दूसरा टेक्निक कैमरा सेट करने का। सो वो है देख के सेट करना, राइट। सो इसको कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको करना है जूम आउट कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर करना है कुछ इस तरह से जूम एंड यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा गेट मास्क। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा गेट मास्क और आप कह सकते हो मास्क, राइट, जिससे कि आपको पता चले कि कैमरा में किस तरह से दिखाई दे रहा है और कितना मतलब एरिया दिखाई दे रहा है, ये कैमरा मास्क से पता चल जाता है, राइट। सो मैं करूँगा कुछ इस तरह से सेट एंड ये रहा कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा ये, राइट दिस। सो इसे कहते हैं देख के कैमरा सेट करना। तो अब हम यहाँ पर तीसरा टेक्निक
अप्लाई करेंगे कैमरा सेट करने का। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है अगर आप स्टूडियोज में काम कर रहे हो तो, और अब अगर घर में काम कर रहे हो तो भी ये बढ़िया टेक्निक है। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा व्यू पोर्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इमेज पैनल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा इंपोर्ट मूवी। मतलब इससे पहले कि मैं यहाँ पर इंपोर्ट मूवी करूँ उससे पहले आपको कर लेना है जो आपने रेफरेंस डाउनलोड किया है। लाइक मैं दिखा देता हूँ, इस फोल्डर में है वो डाटा एंड यहाँ पर ये देखने को मिलेगा रेफरेंस एंड साउंड। इस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा रेफरेंस और मेरा साउंड। इसको कर लेना है प्लेस, तो इसको करना है सिंपली कॉपी एंड यहाँ पर जो हमने प्रोजेक्ट सेट किया था ये रहा मेरा फाइल, ये रहा मेरा बेस्ट ट्यूटोरियल फाइल। तो आप ये देख सकते हो कि जो मैंने प्रोजेक्ट विंडो क्रिएट किया था ये वही फोल्डर है एंड इसके अंदर ये जो क्लिप वाला है इसके अंदर आपको पेस्ट कर लेना है वही रेफरेंस वीडियो एंड साउंड। आप चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हो, मैंने एक साथ रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। सो इस तरह से कर लेना है प्लेस जिससे कि आपको भटकना ना पड़े एंड इस फाइल पाथ को मैं कर लूंगा कॉपी एंड मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज। तो फिर से जाऊंगा व्यू एंड यहाँ पर जाऊंगा इमेज पैनल एंड यहाँ पर जाऊंगा मूवी इंपोर्ट एंड यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा मेरा फाइल लोकेशन। तो प्रेस करूंगा Ctrl+V एंड प्रेस करूंगा एंटर और ये आ गया मेरा वीडियो। तो सिंपली मैं इसको करूंगा सिलेक्ट इस तरह से एंड यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ओपन पर और ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड ये आ जाएगा। तो ये जो है ये रेफरेंस वीडियो मेरा ये आ गया है एंड ये आपको कुछ कैमरा के बहुत नजदीक देखने को मिलेगा। तो इसको हम करने वाले हैं थोड़ा सा दूर, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो डिप्थ ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करूंगा और आप चाहे तो Ctrl+A प्रेस कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिप्थ। कहाँ गया, ये रहा डिप्थ, राइट। और अगर आप चाहते हो कि मेरा जो मूवी है 1 फ्रेम 2 फ्रेम डिले चले तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेम ऑफसेट ये रहा। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे जितना भी आपको फ्रेम चाहिए लाइक 1 2 3 4 10 डिले चले तो यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हो ऑफसेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा बंद एंड यहाँ पर मैं चैनल बॉक्स से लेने वाला हूँ तो मैं टिप लूंगा अराउंड 500 जस्ट लाइक दैट एंड ये जो कैरेक्टर है ये सामने आ जाएगा। तो इस रेफरेंस के बेस पर इस कैरेक्टर को मैं करूंगा सेट। तो मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा Alt एंड करूंगा ड्रैग इस तरह से जस्ट लाइक दिस एंड इसको करूंगा थोड़ा सा इस तरह से एंड ये और थोड़ा सा पीछे ये जस्ट लाइक दिस। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बाद में अगर जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा कैमरा इधर उधर कर लूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Alt+2 एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ किस तरह से हुआ है एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है एंड मेरा कैरेक्टर कुछ इस तरह का प्लेस है। तो दरअसल मैं क्या कर रहा हूँ मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से इस तरह से टॉगल करा के जियोमेट्री को। अगर आप Alt+2 प्रेस करोगे तो जियोमेट्री जो है वो टॉगल करेगा, ठीक है। ऊपर जो है थोड़ा सा होने वाला है जस्ट लाइक दिस एंड थोड़ा सा कुछ इस तरह से होने वाला है सेट लाइक दिस एंड करूंगा इस तरह से पोजीशन थोड़ा सा मे बी होगा थोड़ा सा, हाँ ये बिल्कुल सही है एंड तो मैं कर लूंगा कुछ इस तरह से प्लेस एंड ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Alt+1 यानी कि जो नर्व कर्व्स हैं यानी कि जो कर्व्स हैं वो होगी टॉगल Alt+1 से, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस कैमरा रेगुलेशन को करूंगा फिक्स। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा रेंडर सेटिंग पर, तो इस आइकन पर अगर क्लिक करोगे तो रेंडर सेटिंग निकल के आएगा, सिंपली करना है क्लिक एंड ये आ गया रेंडर सेटिंग्स। तो यहाँ पर जाना है कॉमन एंड नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर इमेज साइज आपको देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रीसेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा HD यानी कि 1080, तो प्रेस करूंगा एंड ये हो जाएगा रेगुलेशन सेट। बस इतना ही था, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है।
और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा था जो कि मेरा लाइट सीरीज है, ठीक है, मॉडलिंग लाइट सीरीज, उसमें आपको देखने को मिलेगा फुल रेंडर सेटिंग के बारे में, ठीक है। सो मैं इसको कर दूंगा अभी बंद। एंड अब मैं क्या करूंगा, आप वेट करूंगा एक कैमेरा बुक मार्क। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू पोर्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बुक मार्क। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एडिट बुक मार्क एंड ये जो एडिट बुक मार्क्स है मेनू ओपन हो जाएगा। सिंपली नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर नेम दूंगा सिर्फ कैमेरा, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा एंटर एंड आपका जो कैमेरा बुक मार्क है वो होगा। तो मैं इस बुक मार्क को कर दूंगा बंद। और आप इस बुक मार्क को सेल्फ में भी ऐड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ऐड टू सेल्फ एंड यहाँ पर ये जो सेल्फ में ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको कर दूंगा बंद। अगर अब मैं करता हूँ मूव कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो मैंने मूव किया एंड यहाँ पर सिंपली मैं कैमेरा बुक मार्क पे करूंगा क्लिक, तो ये जो कैमेरा है वो सही पोजीशन में आ जाएगा। एंड इस फाइल को मैं कर लूंगा सेव। सो प्रेस करूंगा Ctrl Shift S एंड यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 5 एंड यहाँ पर मैं करूंगा सेव एज। सो ये जो फाइल है ये हो जाएगा सेव, राइट। सो मैंने दिखा दिया है किस तरह से कैमरा सेट करना है आपको, 3 तरीके, ठीक है। सो अब मैं बात करने वाला हूँ कैमरा फोको लेंथ के बारे में, जो कि आपको चैनल बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैमरा को करूंगा सिलेक्ट। तो इसके लिए मैं इस आइकॉन पे करूंगा क्लिक एंड यहाँ पर आप देखने को मिलेगा फोको लेंथ और आप एट्रीब्यूट एडिटर को ओपन कर सकते हो लाइक दिस एंड यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो फोको लेंथ, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन हम यहाँ पर फिल्म गेट रेगुलेशन है उसको सबसे पहले ठीक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिल्म। तो फिल्म से मैं यहाँ पर करूंगा ओवर स्क्रीन कुछ इस तरह से, राइट। और मैं कर सकता हूँ मे बी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, नहीं मैं यहाँ पर ओवर स्क्रीन ही रखने वाला हूँ जिससे कि सब कुछ सही से दिखे, राइट। नहीं मैं यहाँ पर करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में सही दिख रहा है मुझे, तो बाद में इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर जरूरत पड़ा तो। अब बात करते हैं फोको लेंथ के बारे में। तो फोको लेंथ है जब आप बहुत बड़े इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो 25 कैमरा फोको लेंथ बढ़िया काम करता है। और अगर आप उससे छोटा थोड़ा सा इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 25 से 35, ठीक है। तो अब आता है फुल शॉट। फुल शॉट का मतलब होता है कैरेक्टर का सर से लेके पैर तक दिखना, ठीक है, उसे कहते हैं फुल शॉट। एंड फुल शॉट में जो फोको लेंथ है वो इस्तेमाल करते हैं हम 35 और ये जो हम एनिमेशन कर रहे हैं इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे 35, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हाफ शॉट। हाफ शॉट का मतलब है जब आप कमर से लेके सर तक करोगे उसे कहते हैं हाफ शॉट। ऐसे केसेस में इस्तेमाल होता है 35 से लेके 45 तक, ठीक है। एंड जब आप फेस शॉट करोगे तब इस्तेमाल होता है 45 से लेके 50 तक, जब आप बहुत क्लोज शॉट करने वाले हो। तो क्लोज शॉट का मतलब है जब आप सिर्फ फेशियल दिखाना चाहते हो, यानी कि सिर्फ सर दिखाना चाहते हो, ऐसे एनिमेशन कर रहे हो, तो ऐसे में इस्तेमाल होता है 50 से लेके 55 तक, राइट। आपको फोको लेंथ समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है फोको लेंथ रहने है 35। सो मैं यहाँ पर करूँगा इसको बंद लाइक दिस एंड कैमरा को करूँगा मैं लॉक। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कैमरा लॉक आइकॉन पर जस्ट लाइक दैट एंड ये कैमरा हो जाएगा लॉक। तो अब बात करते हैं एनिमेशन हुक के बारे में। तो एनिमेशन हुक जो है 2 तरह के होते हैं, एक है मोशन हुक, एक है एक्शन हुक, राइट। सो मान लीजिए कोई कैरेक्टर मोशन पे है और कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर मान लो किसी को पंच मार रहा है, राइट। सो ऐसे में जब कैरेक्टर पंच मार रहा है तो आधा पहुंचता है पंच, ठीक है, दूसरे कैरेक्टर तक और वो एनिमेशन जो है एंड हो जाता है वहां पर। नेक्स्ट शॉट एनिमेशन आप जब करने वाले हो तब क्या होता है, वो जो पंच है वो हाफ नहीं रहता, ठीक है, यानी कि जहां पर वो खत्म हुआ है वहां पर कैरेक्टर का पंच और वो कैरेक्टर जो है उस पोजीशन में नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर का बॉडी जो है वो मोशन पे है। तो वो पंच क्या होगा कि
कैरेक्टर के फेस तक या जहाँ पे आप पंच मारना चाहते हो वहां तक पहुंच जाएगा या मार देगा। ठीक है, दोनों में से एक, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग एनिमेशन शॉट। ठीक है, सो इसे कहते हैं मोशन हुक। सो आप जानते हैं एक्शन हुक क्या है। तो एक्शन हुक में क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को एनिमेशन कर रहे हो। ठीक है, वो कैरेक्टर कहीं जगह रुकता है और वहां पे होता है एनिमेशन एंड, यानी कि उस शॉट का जो है वहां पर एंड हो जाता है। तो फिर जहां पर वो रुका है वो ऑब्जेक्ट, वो कैरेक्टर, वहीं से एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं एक्शन हुक। राइट, समझ में आ गया। तो ये जो स्टेजिंग प्रोसेस था ये हो गया है एंड। ये फंस गया है। फंस गया मतलब पगला गया है क्या बुढ़बा? तो अब मैं बात करने वाला हूँ पोजिंग के बारे में। तो मैं इस फाइल को कर लूंगा सेव, जस्ट लाइक दैट, एंड Ctrl+S टू सेव। एंड सेव करने के बाद यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। आप देखोगे कि ये जो कैरेक्टर का हैंड है ये थोड़ा सा ब्रोकन आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो डाटा नहीं है इसलिए ये कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आगे चल के हम इन बिटवीन एनिमेशन डालेंगे तब ये ठीक हो जाएगा। सो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सो अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ पोजिंग के बारे में, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा थोड़ा स्पीड क्रिएटिंग पोज वीडियो, क्योंकि पोज क्रिएट करने में और उसको एग्जैजरेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने प्रोसेस को फास्ट कर दिया है। ठीक है, सो पोजिंग में सबसे पहला मेरा सवाल यही होता है, क्यों लोग क्विक पोज नहीं बना पाते। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि लोग पोज के बारे में सोचते ही नहीं है, वो पोज किस तरह से है और उस पोज को फील नहीं करते। सो फील करने का मतलब ये है कि वो जो पोज है, उस कैरेक्टर ने वो पोज दिया है, उसकी जगह अगर आप होते तो फिर कैसे करते, कैसे होता, कहाँ पर होता आपका सेंटर मास, ठीक है ना, कैसे आप खड़े होते, राइट। सो इस ऐसे चीज़ों के बारे में सोचने को कहते हैं फील करना। तो अब मेरा सवाल यह है कि इसको फिक्स कैसे करें, राइट। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप वो पोज अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद वो पोज करके देखो एंड फील करो कि भाई हाँ कहाँ पर है मेरा बॉडी मास, किस तरफ मेरा वेट है, किस तरफ मेरा हैंड रोटेट हो रहा है, किस तरह क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको खुद करके देखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई बता के भी नहीं देगा, राइट। और एक चीज यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, तो वो है कि अगर आपको जानना है कि कैरेक्टर के कंट्रोल्स किस तरह से रोटेट होते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं, ठीक है, तो आपको खुद का जो बॉडी है उसके हर एक जॉइंट को रोटेट करके देखना पड़ेगा किस तरह से हो रहा है। और इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, हर बॉडी पार्ट का जो जॉइंट है उसको रोटेट करो। ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज का मुझे नाम नहीं पता, गूगल में मिल जाओगे, गूगल करोगे तो बहुत सारे नेम मिल जाएंगे, बहुत सारे जॉइंट रोटेट एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको। वो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैरेक्टर के अंदर वो जो कंट्रोल्स हैं वो किस तरह से रोटेट होते हैं, किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं, सारा आपको कुछ पता चल जाएगा और आप फील कर पाओगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो। एंड अब जानते हैं लाइन ऑफ एक्शन के बारे में। सो लाइन ऑफ एक्शन का काम क्या है, राइट। तो लाइन ऑफ एक्शन का काम ये है कि जब भी आप कोई पोज क्रिएट करने वाले हो, लाइन ऑफ एक्शन ही है जो कि पोज का डायरेक्शन फिक्स करता है एंड थोड़ा सा आर्क क्रिएट करता है। बस यही लाइन ऑफ एक्शन का काम है। और लाइन ऑफ एक्शन पोज क्रिएट करने से पहले आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि भाई हाँ इस तरह से मेरा लाइन ऑफ एक्शन जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है गेस्चर। तो गेस्चर होता क्या? सो गेस्चर का मतलब ये है किसी भी रेफरेंस पोज का मेन ढांचा आपके कैरेक्टर के अंदर डालने को कहते हैं गेस्चर, ठीक है। एंड अब मेरा सवाल ये है कि गेस्चर हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से हम ग्रैब करना स्टार्ट करें। तो इसका सिंपल आंसर है कि जब भी आप पोज क्रिएट करो, कॉक मतलब हिप से लेके अपर आर्म तक करो पहले, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से बॉडी मूवमेंट होने वाला है, किस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है लेग, आर्म्स एंड उसके बाद नीक, हेड, राइट। और आप इसको उल्टा भी कर सकते हो,
लाइक आपको करना है हेड, नीक, आर्म, लेग, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आपके ऊपर, ठीक है ना। आपको जैसा इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत। एंड उसके बाद आपको क्रिएट करना है हैंड फिंगर, देन उसके बाद क्रिएट करना है आपको फुट एंड फुट फिंगर, राइट। और इस प्रोसेस को आप उल्टा भी कर सकते हो, लाइक आपने फुट फिंगर पहले किया, फिर उसके बाद हैंड और फिंगर किया, ठीक है। और ये जो एरिया है हैंड और फुट, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला एरिया है, ठीक है। तो अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, राइट। और ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक मेन ढांचा है पोस्ट क्रिएट करने का। और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं नहीं बताने वाला, खुद गूगल करके सर्च करो तब जाके कुछ सीखोगे, राइट। तो अब आता है सिंप्लीफिकेशन। एंड सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आपके कैरेक्टर का हर बॉडी पार्ट फेस को फोकस करना चाहिए, क्योंकि फेस ही है जो ऑडियंस सबसे पहले देखता है, फिर उसके बाद बॉडी में नजर जाता है, राइट। और अगर आप ऑडियंस को फेस में फोकस नहीं करवाना चाहते हो, किसी और ऑब्जेक्ट में करवाना चाहते हो, तो उस कैरेक्टर का बॉडी पार्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया। और एज ए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है एंड फेंकने वाले हो। ऐसे में क्या करना है आपको, जो बॉल है उसको ऑडियंस को दिखाना है, तो आपके कैरेक्टर का हर बॉडी पार्ट जो है वो बॉल में फोकस होगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं सिंपलिसिटी। समझ में आ गया। एंड इसके बाद आता है प्रोपोर्शन एंड बैलेंस। सो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब ये है किसी भी 3D कैरेक्टर का, ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रोटेट होना चाहिए। एंड जब आप एक बॉडी पार्ट को रोटेट करोगे तो दूसरा बॉडी पार्ट ज्यादा रोटेट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। और आप कह सकते हो कि आप जब अपर आर्म को रोटेट करते हो, ठीक है, तो उसके साथ जो है अदर बॉडी पार्ट भी रोटेट हो रहे होते हैं। सो उस चीज को आपको ध्यान रखना है एंड उसी को ही कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर मैं साफ सुथरा बताऊं तो। और एज ए एग्जाम्पल दूं 3D कैरेक्टर में, मान लो स्पाइन को अगर रोटेट करोगे तो उसके जो सारे 3-4 कंट्रोल होते हैं, मे बी कई बार बहुत ज़्यादा होता है, कम होता है, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर रिग और रिग स्टाइल। सो जब आप रोटेट कर रहे होते हो सारे जो है एक साथ रोटेट होते हैं और एक स्मूथ कर्व पीछे क्रिएट होता है, राइट। सो ये मैंने 3D कैरेक्टर से एग्जाम्पल दिया। तो अब आता है बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब ये है कि आपका कैरेक्टर का जो बॉडी मार्क्स है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बढ़िया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप ऐसा पोज बनाओ जिससे कि लगे हाँ भाई ये ठीक है, अच्छे से खड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा पोज बनाओ कि लोगों को लगे या पर्सपेक्टिव व्यू से देखने से लगे कि भाई वो पोज जो वो कैरेक्टर जो है गिर जाएगा। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए, जिससे कि ऐसा लगे कि भाई वो कैरेक्टर सही से खड़ा हुआ है, गिर नहीं जाएगा। और अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हो तो खुद आप ट्राई करो, ठीक है। अगर आपका बॉडी मार्क्स जो है वो अलग कहीं साइड में हो जाता है, पीछे हो जाता है, आगे हो जाता है, तो आपका जो बॉडी है वो ज़मीन पे गिर जाएगा। सो इसलिए आपका बॉडी और आपका दिमाग जो है हर टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है या सही रखता है। आप जब खुद ट्राई करोगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश करो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आता है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब यह है कि कैरेक्टर के जो पोज है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना और थोड़ा सा फ्लो लेके आना है। इसका मतलब है एग्जैजरेशन। जितना एग्जैजरेशन करोगे उतना बॉडी में फ्लो आएगा, उतना मतलब पोज स्ट्रॉन्ग लगेगा, उतना लाइन ऑफ एक्शन मजबूत होगा, उतना सिंपलिसिटी बिल्कुल आराम से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बात आपको समझ में आ गया। सो अब आता है असिमेट्री एंड काउंटर पोज। काउंटर पोज का मतलब ये है कि आपका जो हिप्स है और अपर आर्म तक जो है पार्ट, बॉडी पार्ट, उसको अगर एक तरफ करोगे, एक तरफ का कहने का मतलब अगर आपका जो हिप कंट्रोल और पॉप कंट्रोल अगर एक तरफ रोटेट करोगे
एंड चेस्ट कंट्रोल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो एक एंगल बनता है, ठीक है ना, एंड उसे कहते हैं काउंटर पोज, और इसे लोग असिमेट्री भी कहते हैं। और फेस में जो असिमेट्री है वो ऐसा ही होता है। और अगर आप हैंड का कहो, लेग का कहो, इसका मतलब है कि पोज एक जैसा नहीं होगा। ये मैंने आसानी से आपको समझाया, राइट। और एक तरीके से मैं एसिमेट्री और काउंटर पोज को समझाना चाहूँगा। कैरेक्टर का जो बॉडी पार्ट्स है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और या सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तो आपका काउंटर पोज और एसिमेट्री क्रिएट हो जाएगा। सो अब आता है नेगेटिव स्पेस। सो नेगेटिव स्पेस का मतलब इन 3D है कि आप जो पोज क्रिएट कर रहे हो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आर पार देखने को मिले। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्पेस। अगर आप 7 प्रेस करोगे एंड उसके बाद जो खाली जगह आपको देखने को मिलेगा उसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस। तो अब आता है सिलुएट। सिलुएट और नेगेटिव स्पेस का एक रिलेशनशिप है, वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो सिलुएट जब आप देखते हो किसी कैरेक्टर का, वो नेगेटिव स्पेस के थ्रू ही देखते हो। अगर आप नेगेटिव जो है स्पेस नहीं रखोगे तो सिलुएट जो है वो अच्छा नहीं आता, या आता है तो इतना खास नहीं लगता, या कई बार डिपेंडिंग ऑन एनिमेशन, डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर, ठीक है ना। और अगर आप 7 प्रेस करोगे तो आपको काला सा ये जो दिखेगा इसे ही सिलुएट कहते हैं इन 3D, राइट। तो अब आता है कॉन्ट्रास्ट, वेट, ग्रेविटी, राइट। सो ये तीनों चीज सेम ही है। कई बार क्या होता है बस रोल अलग प्ले कर देते हैं और कुछ नहीं। सो इसका मतलब ये है कि आपके कैरेक्टर के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सही से बेंड होना चाहिए, ठीक है, और रोटेट प्रॉपर्ली होना चाहिए। यही चीज आपको देता है ग्रेविटी और वो कॉन्ट्रास्ट फील। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हैंड फिंगर में, राइट। तो अब आता है फ्लूट एंड रिदम। सो फ्लूट क्या है और रिदम क्या है? तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रिदम। रिदम का मतलब ये है कि आपके कैरेक्टर का जो बॉडी पार्ट्स है, राइट, जैसे मान लो अपर आर्म से लेके मिड आर्म तक, उसके बीच में जो मांसपेशियां है वो भी जो है थोड़ा सा रोटेट करता है, एंड उसी को ही कहते हैं रिदम देना। उसको रोटेट करोगे तो रिदम ऐड हो जाएगा। सिंपल बता रहा हूँ। और अब आता है फ्लूट। फ्लूट का मतलब है जब आप रिदम ऐड करोगे एंड वो जो मांसपेशियां है, हालांकि कार्टून कैरेक्टर में बहुत कम होते हैं, लेकिन जो मांसपेशियां हैं वो एक फ्लो क्रिएट करता है मांसपेशी का, ठीक है, कि इस तरह से ये रोटेट हुआ, इस तरह से रोटेट हुआ, तो ये फ्लो आता है, तो उसे ही कहते हैं फ्लूइड। हालांकि हो सकता है मैं सही से नेम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख के दूंगा, देख लो। बट ये सब जानने के बावजूद भी आपको पोस्ट क्रिएट में बहुत दिक्कत होगा और होता है। सो इसके लिए यहाँ पर मैं एक टेक्निक बताना चाहूँगा जिसका नाम मैंने रखा है EBH। सो क्या है ये EBH? सो E का मतलब है कि आपका आइस, ठीक है, क्या देखता है, राइट। B का मतलब ये है कि आपका ब्रेन क्या सोचता है, क्या समझता है, ठीक है। एंड H का मतलब है कि आपका हाथ और हैंड क्या करते हैं, राइट। सो प्रॉब्लम है इनके बीच में वो क्या। सो समझते हैं वो क्या गैप है। जो आपका आंखें देखता है, ठीक है, आपका ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, एंड जो आपका ब्रेन अंडरस्टैंड करता भी है बचा कुचा, वो आपका हैंड वो चीज नहीं कर पाता, कोई और चीज करता है, इसीलिए आपका पोज अच्छा नहीं होता। सो इसको फिक्स कैसे करें? इसका फिक्स करने का एक ही तरीका है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कि आपको सीखना पड़ेगा ह्यूमैनिटी और खुद के बारे में, यानी कि आपका जो बॉडी है वो किस तरह से मूव करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया किस तरह से रोटेट करता है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक्सरसाइज करो हर जॉइंट को रोटेट करने वाला। एंड मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप बड़े ध्यान के साथ उस पोज को देखो, टाइम लगाओ, हर एक डिटेल्स को देखो बड़े ध्यान से, एंड अंडरस्टैंड करो कि आप क्या देख रहे हो, ठीक है। एंड आप सोचो कि वो जो
रेफरेंस पोज में वो कैरेक्टर है वो आप हो, ठीक है, और आप उस पोज को कैसे करोगे उसको समझो, और कीबोर्ड जो है, माउस जो है वो बिना देख के चलाओ, तो आपका जो पोज है वो सही से क्रिएट होने लगेगा। और ये जो मैंने बताया एडवाइस, ये करने में आपको टाइम लगेगा, ये ट्रिकी वन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा तब जाके ये होगा। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैं एक ऑथर का नाम बता देता हूँ, उस ऑथर का बुक पढ़ो तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसका नाम है माइकल मठासी। इनके जो बुक हैं वो बहुत काम के हैं, कोई भी उठा के देख लो, कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाए। सो अब समझते हैं कि कितने टाइप का पोज होता है इन 3D इंडस्ट्रीज में। सो पोज जो है 3 तरीके के इस्तेमाल होते हैं मेन। नंबर 1 पे आता है 3D व्यू पोज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पोज क्रिएट करोगे वो 3D में बिल्कुल बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप कोई पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हो या आप ही पर्सपेक्टिव व्यू से देखते हो तो वो जो पोज है वो सही होना चाहिए, जैसे कि रियल वर्ल्ड में आप अगर कोई पोज क्रिएट करते हो बिल्कुल उसी तरह। ये इस तरह के पोज जो है ज्यादातर गेमिंग में इस्तेमाल होता है, राइट। एंड उसके बाद आता है कैमरा व्यू पोज। कैमरा व्यू पोज का मतलब है कि आपका जो पोज है पर्सपेक्टिव में कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैमरा में बढ़िया दिखना चाहिए, ठीक है, कैमरा व्यू से बढ़िया दिखना चाहिए। सो इसे कहते हैं कैमरा व्यू, और ये बहुत इस्तेमाल होता है मूवीज में। तो अब आता है थर्ड टाइम, यानी कि 3D प्लस कैमरा व्यू पोज। इसका मतलब ये है कि आपका पोज 3D में भी यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू में भी बढ़िया होना चाहिए एंड कैमरा व्यू पोज में भी बढ़िया होना चाहिए। समझ में आ गया? और इस तरह के पोज ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है और ज्यादातर क्रिएट किया जाता है। सो ये सब जानने के बावजूद भी आप जो है हेड कैसे प्लेस करोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, या आप कर नहीं पाओगे, या बहुत लोग कर नहीं पाते, हालांकि मैं भी नहीं कर पाता था। सो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें? इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको जानना पड़ेगा 2 सर्कल हेड ड्राइंग टेक्निक है, वो हम यहाँ पर हेड पे अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कि भाई हाँ कितना रोटेट होगा और कितना रोटेट रहना चाहिए, उसका हम अंदाजा लगाते हैं। सही, ठीक है। यही इसका सिंपल सोल्यूशन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, समझ गए? आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब आता है और एक प्रॉब्लम जो कि बिगिनियर्स जो हैं बहुत गलती करते हैं, वो है कैमरा व्यू से ही आप पोज को सही करना। तो अगर आप ऐसा करते भी हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सपेक्टिव व्यू में देखो, फिर उसके बाद उसको सेट कर लो, क्योंकि ऐसे कैमरा व्यू से सही करने से या कैमरा व्यू से रोटेट करने से कई बार क्या होता है कि पोज जो है अनबैलेंस हो जाता है और सही से रोटेट नहीं होता, ठीक है। आप कैमरा व्यू से देखोगे तो सही है रोटेट, पर जब आप पर्सपेक्टिव व्यू से देखोगे तो वो रोटेट या वो ट्रांसलेट जो भी आपने दिया है वो ठीक नहीं है और अनबैलेंस हो जाता है। सो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, और इसीलिए कई बार जो है एनिमेटर्स पोज क्रिएट करते हैं, बिगिनियर्स एनिमेटर, एंड उसके बाद कहते हैं अरे मेरा पोज तो अच्छे से नहीं हो रहा, मेरा पोज तो टेढ़ा हो रहा है ठीक करने के बावजूद भी। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और तभी आप कैमरा व्यू से मूव करो, रोटेट करो, जब आपको अच्छे से पता हो कि इस एक्सेस में इस तरह से रोटेट होगा। सही है। एंड इसका और एक सोल्यूशन है, जब भी आप ट्रांसलेट करो तो वो जो ट्रांसलेट का मिड पॉइंट है उसको पकड़ के ट्रांसलेट करो, तो आपको जो है वो अनबैलेंस होने का या किसी और डायरेक्शन में मूव हो जाने का मतलब कोई खतरा नहीं रहता। और जब आप रोटेट कर रहे हो तो वो जो सेंटर लुक थ्रू जो रोटेट है उसको पकड़ के अगर आप घुमाओगे तो भी सही आपको रोटेशन दे देगा। तो और एक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए हमें चाहिए एक हीरो। सो अब मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिंग प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है और मैं बताने वाला हूँ पोज टू पोज मेथड के बारे में थोड़ा सा। अगर आपने दी एनिमेटर सर्वाइवल किट पढ़ा होगा तो आपने जरूर देखा होगा ये वाला पिक्चर। सो यहाँ पर जो पोज टू पोज मेथड का ढांचा है
कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्टोरी बोर्ड, लेआउट, थंबनेल, स्केच एंड की पोजेस। फिर उसके बाद देखने को मिलेगा एक्सट्रीम पोजेस, फिर ब्रेक डाउन, फिर आपको देखने को मिलेगा स्टड हेड। ये है भाई पोस्ट टू पोस्ट मेथड का फंडामेंटल ढांचा। लेकिन ये टेक्निक याद रखना सिंपल एनिमेशन के लिए ही, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन के लिए नहीं है। ठीक है, समझ में गया। अब समझते हैं आसान एनिमेशन किसे कहते हैं एंड कॉम्प्लेक्स एनिमेशन किसे कहते हैं। जब भी एनिमेशन आसान होगा तो उसका एनिमेटिक जो होगा वो की पोजेस एनिमेटिक होगा, या बहुत ही कम की पोज इस्तेमाल किए जाएंगे एनिमेशन के स्टोरी को समझने के लिए। समझ गए? या एनिमेशन किस तरह से होगा उसको समझने के लिए बहुत ही कम की पोज इस्तेमाल किए जाएंगे। वैसे जो एनिमेशन क्रिएट होने वाला है उस एनिमेशन को कहते हैं आसान एनिमेशन। समझ में आ गया? अब कॉम्प्लेक्स एनिमेशन किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स एनिमेशन उसे कहते हैं जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा स्मूथ एनिमेटिक या स्मूथ रेफरेंस वीडियो। ठीक है, और वो जो स्मूथ एनिमेटिक और रेफरेंस वीडियो मैं कह रहा हूँ इसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। ऐसा अगर कोई एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको दिया जाता है, आपके पास है, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमेशन। खास करके एक्टिंग में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया? अब इस पोज स्ट्रक्चर को समझाने के लिए इस बुक में आप एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जो कि है ये 3 पोज एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 जो है की पोज इस्तेमाल किए गए हैं। एंड इन 3 की पोज में ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई एनिमेशन इस तरह से होने वाला है कि कैरेक्टर यहाँ पर आएगा, पेंसिल उठाएगा एंड ड्रॉ करने लग जाएगा या कुछ लिखने लग जाएगा। सो आपको पता है कि कैरेक्टर ये इस पोजीशन पे है, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा एक पोज होगा, फिर उसके बाद एक यहाँ पर आएगा, फिर उसके यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं इस पोज को आगे करता हूँ तो कुछ इस तरह का मैं कह रहा हूँ, एंड इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोज। ठीक है, और ये जो एक्सट्रीम पोज है ये एक्चुअल में की पोजेस की तरह ही काम करता है। ठीक है, और एक्सट्रीम पोज हमेशा याद रखना इस तरह का आसान एनिमेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? एंड इस एक्सट्रीम के बाद या आगे या पीछे लगाया जाता है ब्रेक डाउन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ब्रेक डाउन ऐड किया गया है, और ये जो एक्सट्रीम पोज है ये एक्चुअल में एज ए की पोज की तरह ही काम कर रहा है। समझ में आ गया? और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं माया में, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा जो मैं बताना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर करता हूँ माइनस, एंड ये मैं आ गया हूँ माया पर, एंड मैं यहाँ पर रेंज को मैं घटा लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं फर्स्ट में ही वो नहीं दिखाना चाहता जो आप देखना चाहते हो। सो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 3 एनिमेशन पोज मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पोज है एंड ये एक पोज है एंड ये एक पोज। सो मैं प्रेस क्यू करता हूँ जिससे कि आपको आसानी से देखने को मिले। यहाँ पर देख सकते हो ये कैरेक्टर आपको साफ पता लग रहा है कि भाग रहा है या भाग के आएगा इस पोज तक। ठीक है, एंड इस पोज को यानी कि ये जंप करेगा एंड जंप करने के बाद यहाँ पर जाके रुकेगा, आपको सब पता चल रहा है। सो आप क्या करो, इसमें एक्सट्रीम डालो। ठीक है, तो ये रहा ये फर्स्ट पोज एंड ये एक्सट्रीम पोज। एंड एक्सट्रीम पोज में आप देख सकते हो कि ये जंप करने से पहले ये पोज है, और ये पोज के अंदर आप ब्रेक डाउन डालोगे तो यहाँ पर जो है मोशन आ जाएगा। समझ में? यहाँ से आप यहाँ तक आप देखोगे, इसके अंदर एक ब्रेक डाउन डालोगे तो एनिमेशन मोशन पे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ रहा है कि भाई हाँ ये यहाँ से ऐसे होगा। एंड इसके बाद ये जो है यहाँ पर मैंने एक्सट्रीम किया है, यानी कि ये टूट के कुछ इस तरह का पोज क्रिएट करेगा एंड यहाँ पर जाएगा। इन दोनों में ही सेम, जिसके बीच में अगर आप ब्रेक डाउन दोगे तो यहाँ पर वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन बिटवीन डालते जाओगे तो आपका जो एनिमेशन है वो डन हो गया। सो इसे कहते हैं सिंपल एनिमेशन। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आप
कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करोगे तो एक्सट्रीम जो है वो बदल जाता है। एक्सट्रीम की पोज के बाद में आता है एंड उसको एग्जैजरेट किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। एंड इसे कई बार लोग एंटी के हिसाब से भी लेते हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स एनिमेशन में एक्सट्रीम जो है वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, ठीक है। और जितना कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होगा उतना की पोजेस आपको चाहिए। और किसी भी एनिमेशन के अंदर कोई भी की पोज आप डालते हो एंड उसके बाद वो जो एनिमेशन किस तरह से होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है या वो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसमें की पोजेस की कमी है, उसमें की पोज देना पड़ेगा। की पोज इतना आपको देना पड़ेगा कि आपको समझ में आए साफ तरीके से कि भाई हाँ एनिमेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से होने वाला है। समझ में आ गया? सो इतना कुछ आपने जान लिया है और आगे चल के आप जानोगे कि कॉम्प्लेक्स एनिमेशन में एक्सट्रीम की जगह की पोज ही इस्तेमाल होता है और की पोज ही होता है, ठीक है। वो आप आगे चल के जान जाओगे क्योंकि जब मैं करने वाला हूँगा। सो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो ब्रेकडाउन है ये आया कहाँ से है और किसने बनाया है। टू पोज मेथड जो है वो डिज्नी ने बनाया था एंड डिज्नी के जो एनिमेटर्स है वो ह्यूमन असिस्टेंट यानी कि उनके जो असिस्टेंट है उनको गाइड करने के लिए एज ए ब्रेकडाउन वो की पोजेस के बीच में डालते थे कि भाई हमारा जो आर्क है या हमारा जो हैंड है या हमारा जो बॉडी है या हमारा जो सर है इस तरह से नहीं, इस तरह से जाए। एंड वो जो ह्यूमन असिस्टेंट था वो उस ब्रेकडाउन और की पोज को इस्तेमाल करके इन बिटवीन क्रिएट करता था उसके बीच में। समझ में आ गया? तो अब वो जो ह्यूमन असिस्टेंट जो है वो इस जमाने में नहीं रहा, वो 90s के जमाने में होता था। सो अब क्या है, आप हो एनिमेटर और माया जो है वो है आपका असिस्टेंट, सही है। एंड माया जो है वो आपको क्रिएट करके देता है इन बिटवीन। अगर आप किसी की पोज के बीच में ब्रेकडाउन नहीं डालोगे या किसी भी की और एक्सट्रीम पोज के बीच में ब्रेकडाउन नहीं डालोगे तो माया जो है आपको कुछ इस तरह का मतलब बेकार इन बिटवीन क्रिएट करके देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ की पोजेस हैं और एक्सट्रीम पोजेस हैं, ठीक है। इनके बीच में खाली है, कोई पोज नहीं है। अगर मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से माया जो है इन बिटवीन मुझे क्रिएट करके दे रहा है। सो हालांकि ये इन बिटवीन मुझे नहीं चाहिए, सो इसीलिए हम एज ए एनिमेटर यहाँ पर डालते हैं एंटी पोज, ब्रेक डाउन पोज, फिर उसके बाद सेटल पोज और भी वगैरह डिंका जो भी है उसमें डालते हैं। एंड डालने के बाद माया जो है वो ऑटोमेटिक क्या करता है उस हिसाब से इन बिटवीन क्रिएट करके देता है राइट, ठीक है। यानी कि राइट इन बिटवीन क्रिएट करके हमें देता है और हमारा एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ लगता है। और कई एनिमेटर तो खुद क्रिएट करते हैं इन बिटवीन, ठीक है, जिससे कि उनको वो लुक मिले जो वो चाहते हैं। सो उस स्टेज में मैं भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपको समझ में आ गया कि ब्रेकडाउन किसने बनाया था और क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं स्पेसिंग प्रॉब्लम को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। स्पेसिंग प्रॉब्लम को फिक्स करने का एक ही तरीका है, उसमें डालना पड़ेगा मोशन। समझ में आ गया? उसमें क्या डालना पड़ेगा? मोशन डालना पड़ेगा, मोशन। सो अब मेरा सवाल है कि हम मोशन किस तरह से डालें। सो मोशन डालने का सिंपल तरीका है एडिंग ब्रेकडाउन। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि मोशन आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। सो ब्रेकडाउन डालने का मतलब है मोशन डालना एनिमेशन के अंदर। तो अब मैं समझाता हूँ दो तरीके जिससे आप डाल सकते हो ब्रेकडाउन और मोशन। नंबर 1 है, अगर आप कोई स्मूथ एनिमेशन है आपका, यानी कोई अच्छा स्मूथ रेफरेंस वीडियो देख के आप एनिमेशन कर रहे हो, तो वहां पर की पोज क्रिएट करना है, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन, फिर उसके बाद की पोज।
अगर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन आता है इस कैटेगरी में, वहाँ पर एक्सट्रीम पोज नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ की पोज, उसके बाद होता है ब्रेक डाउन क्रिएट करना है, एंड उसके बाद आपको क्रिएट करना है फिर से की पोज। ठीक है, समझ में आ गया? ये कॉम्प्लेक्स एनिमेशन में आता है। और अगर आपके पास है स्मूथ रेफरेंस वीडियो और एनिमेटेड, फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्रिएट करना है की पोज, फिर ब्रेक डाउन, फिर की पोज। समझ में आ गया? एंड इससे क्या होगा, जो आपका स्पेसिंग प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। एंड दूसरा है जो कि है आसान एनिमेशन, जिसमें कम की पोजेज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया। और इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं यहाँ पर ब्रेक डाउन डालता हूँ तो इस पोज और इस पोज के अंदर ये अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन डालता हूँ तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ मोशन। सही है? इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको क्रिएट कर लेना है की पोज, फिर उसके बाद आपको क्रिएट करना है एक्सट्रीम और की पोज। ठीक है, देन उसके बाद आपको ऐड करना है ब्रेक डाउन, एंड उस ब्रेक डाउन और की पोजेस को एडजस्ट करना है उसका स्पेसिंग, देन आपका स्पेसिंग जो है वो मैच कर जाएगा। ये और एक तरीका मैं बता रहा हूँ, और ये भी आसान तरीके में से एक है। और यहाँ पर अगर आपको स्पेसिंग प्रॉब्लम होता भी है तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और आप इजी से फिक्स कर। समझ में आ गया? फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले ऐसे एनिमेशंस में की पोज बनाना है, फिर एक्सट्रीम पोज बनाना है, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन डालना है, एंड देन स्पेसिंग जो है उसको एडजस्ट कर लेना है। समझ में आ गया? और फिर से आपको एक्सट्रीम पोज के बाद एक और एक्सट्रीम पोज बनाना है, एंड फिर उसके बाद ब्रेक डाउन डालना है, एंड उस स्पेसिंग को एडजस्ट कर लें। इससे आपको कम परेशानी और स्पेसिंग प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक है, समझ में आ गया? और उस एक्सट्रीम की जगह आप की पोज दोगे तब भी सेम रूल है कि पहले की पोज, फिर उसके बाद फिर से की पोज, एंड देन उसके बाद ब्रेक डाउन डालना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कुछ और कॉम्प्लेक्स एक्शन शॉट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले क्रिएट करना होता है लेआउट, फिर उसके बाद आप पोज क्रिएट करो की पोज, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन, फिर उसके बाद की पोज, फिर उसके बाद आपको डालना है ब्रेक डाउन, फिर की पोज। इस तरह से पोज क्रिएट करते करते आपको वो जो एनिमेशन है करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमेशन में आपको करना होता है, खास करके जब 360 डिग्री वो जो कॉक कंट्रोल है वो घूमता है। तो आपको समझ में आ गया कि स्पेसिंग प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। तो अब आता है गिम्बल लॉक, और इसको मैं सिंपल समझाना चाहूँगा कि अगर कोई दो एक्सिस एक ही जगह पर आके इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं गिम्बल लॉक, जो कि मैं आगे अब अच्छे से जानने वाला हूँ, टेंशन मत लो। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। इसके ऊपर यूट्यूब में, गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं कह भी देता हूँ एक बंदे का जिसका नाम है सर व्हाइटमेट डेस्टिन, पता नहीं क्या है, जो भी है, इंग्लिश का नाम बहुत मुश्किल होता है प्रोनाउंस करना। और ये बंदा बहुत कमाल का है, इसने बहुत सारे कमाल के वीडियोस बना के रखे, इसके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। और इस वीडियो को आप देखोगे गिम्बल लॉक वाला तो आपको पता चलेगा गिम्बल लॉक क्या है एंड रोटेशन ऑर्डर के बारे में, और ये आपको जानना ही चाहिए और एनिमेटर्स को ज़रूरत भी है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मेन सवाल मेरा ये है कि गिम्बल लॉक को हम कैसे फिक्स करें और कैसे अवॉइड करें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेट करना पड़ेगा रोटेशन ऑर्डर, जो कि आप उस वीडियो में ही सीख जान जाओगे। तो रोटेशन ऑर्डर सेट करने के बाद, और अगर आपने रोटेशन ऑर्डर सही से नहीं जानते हैं तो मैंने रिगिंग सीरीज में उसके बारे में चर्चा किया है, वो देख सकते हो। और गिम्बल लॉक में भी शायद मैंने कोई वीडियो बना के रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और अदरवाइज मैंने इस इंग्लिश का नाम तो बता ही दिया,
इसका वीडियो देखोगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। सो रोटेशन ऑर्डर फिक्स करने के बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो है आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जॉइंट किस तरह से रोटेट होता है। एंड इसके लिए आपको जानना पड़ेगा मेरा टेक्निक, इसका नाम है REJYP, मैंने नाम रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका सवाल हो सकता है और मैं बता भी रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रोटेट एवरी जॉइंट योर बॉडी। समझ में आ गया? जब आप ये चीज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक 3D कैरेक्टर के अंदर कंट्रोल्स किस तरह से रोटेट होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, आगे भी बता चुका हूँ शायद 2-3 बार। अगर आप एनिमेटर बनना चाहते हो तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ करोगे तो 3D कैरेक्टर के अंदर जो कंट्रोल्स है उनमें आप अच्छा कंट्रोल कर पाओगे। तो ये था दूसरा टिप। एंड थर्ड जो है तरीका वो बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको समझ में आएगा कि गिम्बल लॉक हुआ है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस कैरेक्टर के जो कंट्रोल्स है मैं इसको वापस ले आऊँगा एंड इस अपर आर्म कंट्रोल को मैं करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं 89 फ्रेम पर एंड प्रेस करूँगा F टू फोकस। एंड देख सकते हो मैंने इस अपर आर्म को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो रोटेशन ऑर्डर है आप देख सकते हो, यानी कि रोटेशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है गिम्बल लॉक क्रिएट हो चुका है, सही है। तो अगर मैं यहाँ प्रेस ई करता हूँ, प्रेस एंटर एंड प्रेस ई एंड यहाँ पर जाता हूँ गिम्बल पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है गिम्बल क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप जब चैनल बॉक्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि गिम्बल लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ गया? ये मुझे समझ में आया, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा ये चीज़ आप पता लगे। सो आपको पता चल गया कि वैल्यू जब ऊपर होता है तो गिम्बल लॉक हो जाता है। अब आपको समझना है कि किस तरह से अवॉइड करते हैं। अब ये जो y एक्सिस है ये है मेन गिम्बल लॉक होने का जड़। ये जो y एक्सिस है ये इस z एक्सिस को लीड कर रहा है, यानी कि हम अगर y एक्सिस को रोटेट करते हैं तो z एक्सिस रोटेट होगा। सो y एक्सिस को अगर हमने 50 से नीचे रखा तो यहाँ पर गिम्बल लॉक क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इसको 50 से ऊपर लेके गए तो यहाँ पर गिम्बल लॉक क्रिएट होगा। सो इसका मतलब ये है कि कौन सा एक्सेस किसी दूसरे एक्सेस को लीड कर रहा है वो एक्सेस का रोटेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, तो मैं y को क्या कर रहा हूँ 0 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आप देख सकते हो गिम्बल लॉक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ y एक्सेस को रोटेट कर, सो मैं 50% लेके आ चुका हूँ, या 50% के ऊपर आप देख सकते हो 54 कुछ ऐसा ही है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फिलहाल गिम्बल लॉक अभी क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है, ऐसा शेप पे आ चुका है। और अगर मैं इसको 50 में ही रखता हूँ और 50 के नीचे, तो आप देख सकते हैं ये गिम्बल लॉक अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा आगे वैल्यू अगर बढ़ तो। सो अगर मैं इसको वैल्यू बढ़ा देता हूँ 50% से ऊपर, तो आप देख सकते हो ये गिम्बल लॉक क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 82। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्सेस किसी एक्सेस को लीड कर रहा है तो उसका वैल्यू 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो गिम्बल लॉक क्रिएट हो जाएगा। और इसको आसानी के साथ समझा जा सकता है कि गिम्बल लॉक हुआ है कि नहीं। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले दिखाया, ये तीनों वैल्यूज जो है ये हाई है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। और मे बी कई बार क्या होता है दो एक्सेस जो है वो 50% के ऊपर है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और ये भी कई बार गिम्बल लॉक क्रिएट कर देता है। और कई बार
तो सिंपल वन सिंगल रोटेशन एक्सिस जो है वो क्रिएट कर देता है गिम्बल लॉक। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर सेट एंड y का जो है वैल्यू 0 कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो y एक्सिस फिर भी गिम्बल लॉक क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई रोटेशन एक्सिस, ठीक है, किसी एक्सिस को लीड कर रहा है तो उस रोटेशन एक्सिस का जो वैल्यू है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ में आ गया? मैंने इसको कई हिस्सों में तोड़ मोड़ के बताया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जब भी आपको तीनों रोटेशन ऑर्डर में वैल्यूज जो है 50% के ऊपर देखने को मिले, इसका मतलब गिम्बल लॉक उसमें हो चुका है। और अब कई बार क्या होता है कि दो एक्सिस यानी कि दो जॉइंट रोटेशन, ठीक है, मतलब दो रोटेशन ऑर्डर अगर 50% के ऊपर है तो वहां पर भी गिम्बल लॉक देखने को मिलता है डिपेंडिंग ऑन रोटेशन ऑर्डर, ठीक है। और कई बार जो है सिंगल रोटेशन ऑर्डर में भी गिम्बल लॉक क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये डिपेंडिंग करता है रोटेशन ऑर्डर पे। ये जो रोटेशन ऑर्डर है बिल्कुल बहुत ही खराब है, इसीलिए ये जो y एक्सिस जो है x एक्सिस को लीड कर रहा है एंड जब हम y एक्सिस को रोटेट करें तो x एक्सिस अपने प्लेस से हट रहा है, इसीलिए यहाँ पर गिम्बल लॉक क्रिएट हो रहा है। समझ में आ गया? मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी एक्सिस अगर कोई दूसरे एक्सिस को लीड कर रहा है तो उसका वैल्यू जो है 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो गिम्बल लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। गिम्बल लॉक का जो प्रॉब्लम है वो हमें अब अवॉइड करना किस तरह से है वो पता चल गया, किस तरह से पता लगेगा वो भी पता चल गया। हम इसको फिक्स कैसे करें अगर हमने गिम्बल लॉक कर लिया है तो। ऐसे में आपको जाना है ग्राफ एडिटर पर। मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Shift 7 एंड यहाँ पर देख सकते हो आप ग्राफ एडिटर मेरा ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तीनों रोटेशन ऑर्डर को करना है सिलेक्ट। ये जो ग्राफ देख रहे हो ये अभी चेंज हो जाए, ठीक है। ये गिम्बल लॉक पे है लेकिन आप गिम्बल लॉक पे नहीं रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, घर पे जाना है एंड करना है इल्यूअल फिल्टर और इंडिविजुअली आप रोटेशन चेंज कर सकते हो, यानी कि गिम्बल लॉक चेंज कर सकते हो। ये बहुत एडवांस थोड़ा सा ऑप्शन है, इनके बारे में आप रिसर्च करके पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इल्यूअल फिल्टर बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इस पे क्लिक करता है, अगर आप प्रेस करोगे तो ये जो है सारे रोटेशन ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएंगे एंड आपका जो गिम्बल लॉक है हद तक सही हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय सॉफ्टवेयर। लेकिन मुझे लगता है कभी नहीं ठीक होते, ठीक है, वो कभी नहीं ठीक होते। आपको रोटेशन ऑर्डर चेंज करना पड़ता है और इसके लिए कई टूल्स आते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और वो बढ़िया होता है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि इस तरह से मूवी के अंदर आप इल्यूअल फिल्टर डाल के गिम्बल लॉक सही कर सकते हो और आप इस्तेमाल कर सकते हो थर्ड पार्टी टूल्स जो कि मिलते हैं, फ्री में भी अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आप जानते हैं कि वो जो थर्ड पार्टी प्लगइन और ये जो इल्यूअल फिल्टर है वो कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो इल्यूअल फिल्टर हमेशा कीपोज और ब्रेकडाउन हो जाने के बाद ही करना, इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इन बिटवीन डाल लोगे फिर उसके बाद एक बार इल्यूअल फिल्टर मार लेना है, जिससे कि आपका जो गिम्बल लॉक है वो सारा निकल जाए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको पॉलिश करना। समझ में आ गया? अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको क्या होगा कि बार बार इल्यूअल फिल्टर प्रेस करते रहना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने की पोजेस बना लिए सारे, फिर उसके बाद आप फिर इल्यूअल फिल्टर मारो, फिर उसके बाद आपने ब्रेकडाउन कर लिए सारे, फिर उसके बाद इल्यूअल फिल्टर मारो, ठीक है ना। और अगर मैं सारा कह रहा हूँ
और अगर आपने हाफ हाफ किया है तो फिर विजुअल फिल्टर बार बार मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन बिटवीन सारा क्रिएट करो या हाफ हाफ करके क्रिएट करो, फिर इन बिटवीन मतलब विजुअल फिल्टर क्लिक करो। क्लिक करते करते आप परेशान हो जाओगे एंड आप ऐसा हाथ लगेगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो, और आपका एनिमेशन सबसे वाहियात हो। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से फिक्स करना है और क्या करना है, मैं सारा कुछ बता दिया। तो अब मैं बात करने वाला हूँ अननेसेसरी रोटेशन और सही प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो मैं ग्राफ एडिटर को कर लेता हूँ बंद। तो होता क्या है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पर। होता क्या है कि कई बिगिनियर्स एनिमेटर और जो कई एनिमेटर्स जो अच्छे से कंट्रोल्स में काबू नहीं कर पाए, ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब ही रोटेशन दे देते हैं। लाइक मैं जैसा कि यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है और दे रहा हूँ, ठीक है। सो उनको लगता है कि हमने तो रोटेशन दे दिया और ये जो हैंड का शेप है और जहाँ पर है बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। तो फिर दिक्कत ही क्या है, हमने तो पोज क्रिएट कर लिया, ओह क्या बात है। लेकिन अगर आप टेक्निकली यहाँ पर देखोगे तो ये जो वैल्यूज है बहुत हाई है। इसका मतलब ये जो हैंड है ये सही से रोटेट नहीं हो रहा है। अब इसका अंजाम आप देखोगे। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ यानी कि एक्सट्रीम पोज पर, यहाँ से मैं जाता हूँ इस की पोज पर, तो आप देख सकते हैं इस हैंड का क्या हाल हो रहा है। सो इसी तरह से होता है सब एनिमेटर के अंदर जो अननेसेसरी रोटेशन देता है। और इसीलिए मैंने कहा था पहले प्रोपोर्शन में कि आपका जो बॉडी पार्ट्स है वो सही से रोटेशन होना चाहिए, उसे ही प्रोपोर्शन कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था। ठीक है, तो अननेसेसरी रोटेशन ये मैंने हैंड पे दिया है। बहुत सारे एनिमेटर्स जो बिगिनियर्स सारे कंट्रोल्स में और सारे कंट्रोल्स के साथ सही करते हैं, नेसेसरी रोटेशन देते हैं, फिर उनके जो कंट्रोल्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं कैरेक्टर के वो वेट तरीके से मूव करता है, रोटेट करता है, फिर वो लोग सारे कहते हैं अरे भाई बहुत अच्छा पोज क्रिएट किया था, पता नहीं क्यों सही से नहीं हो रहा है। एनिमेशन कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो वो उनकी गलती है और इसको फिक्स करना पड़ेगा। बता दिया है मैंने क्या करना है इसके लिए, तो मैं नहीं बताने वाला फिर से। तो इसे कहते हैं अननेसेसरी रोटेशन एंड मतलब सही प्रोपोर्शन ना होना। टीना, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। सो बहुत हो गया एंड हमने बहुत कुछ जान लिया। सो अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ की पोजेस एंड मैं क्रिएट करूँगा ब्रेक डाउन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा मेरा स्टूडियो लाइब्रेरी पोजेस। सो ये स्टूडियो लाइब्रेरी पोजेस मेरा आ गया और ये कैमरा व्यू था। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए कि जब भी आप स्टूडियो लाइब्रेरी के पोज क्रिएट करते हैं लाइक की पोज, ब्रेक डाउन पोज, उनके डायरेक्शन अगर अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बैकग्राउंड बीजी मेरा पीछे है एंड इसका जो फेस है और ये जो पोज डायरेक्शन है ये बिल्कुल सही है सामने की तरफ। लेकिन अगर आपका जो है घूम गया है या कुछ और तरीके से और डायरेक्शन में है, सामने की तरफ नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो बीजी है उसको रोटेट कर लेना है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ की पोजेस। तो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखा है जो कि आप देख सकते हो और ये पहले वीडियोस में भी आप देख चुके होंगे शायद। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जाऊँगा मैं 1 फ्रेम पर, हालांकि मैं 1 फ्रेम पर ही हूँ और ये रहा मेरा पोज एंड मैं इसको डबल चेक कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा की पोजेस पर एंड की पोजेस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर ये जो पोज है इसको करूँगा सेलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पोज नंबर 1 एंड यहाँ पर जो है फ्रेम आपको देखने को मिलेगा फ्रेम नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस आइकॉन पे करूँगा की एंड ये जो है कंट्रोल्स सारे सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा अप्लाई और ये अप्लाई हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पोज है ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन
यहाँ पर टाइम लाइन पे देख सकते हो, यहाँ पर की नहीं पड़ा, ठीक है ना, मतलब की यहाँ पर सेट नहीं। सो ऐसे में अगर हम और कीज यानी कि की पोजेस बनाएंगे तो वो बिगड़ता चलता है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऑन कर लूंगा की ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं करूंगा अप्लाई, एंड अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है की पड़ गया यहाँ पर। सो इसको ऑन कर लेना है जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी का शिकार ना होना पड़े। सो अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा दूसरा पोज। तो मैं यहाँ पर दूसरा की पोज को करूंगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये की पोज 10 है। तो नंबर 2 को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे मिल गया की पोज नंबर 2, इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फ्रेम नंबर 24 पर है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 24 जस्ट लाइक दैट, अप्लाई। सो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा की पोज, मेरा की भी जो है वो हो जाएगा सेट। सो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा नंबर 3 की पोज पर, जो कि कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इसका फ्रेम नंबर 44। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा 44 पर, प्रेस करूंगा एंटर एंड करूंगा अप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा की पोज 3। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा 4 नंबर पर, एंड यहाँ पर ये रहा की पोज 4, फ्रेम नंबर 57। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, तो यहाँ पर टाइप करूंगा 57 एंड एंटर एंड करूंगा अप्लाई, एंड ये मेरा की पोज हो गया है क्रिएट। अब मैं यहाँ पर पोज नंबर 5 को करूंगा सेलेक्ट, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 77। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा 77 एंटर करूंगा अप्लाई, एंड यहाँ पर मैं फिर से जाऊंगा 6 पोज पर, एंड ये रखा है 6 पोज, फ्रेम नंबर 96। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 96 एंटर पर करूंगा अप्लाई, 7 पर ये रहा मेरा 7, यहाँ पर लिखा है 101 पर जाऊंगा एंड अप्लाई। तो मेरा की पोज है क्रिएट, मैं जाऊंगा 8 पोज पर, यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरा 8 पोज, ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेम नंबर 111, यानी कि 111 देना है जस्ट लाइक दैट, प्रेस करना है एंटर एंड यहाँ पर कर देना अप्लाई। ये मेरा पोज क्रिएट, यहाँ पर जाऊंगा इन पर, एंड यहाँ पर मैं ये 9 पोज, और ये रहा मेरा फ्रेम नंबर 117। सो मैं 117 प्रेस करूंगा एंड करूंगा एंटर यानी कि अप्लाई, एंड यहाँ पर मैंने की पोज क्रिएट। तो अब मैं यहाँ पर टाइम लेंथ को बढ़ा लूंगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, टाइम लेंथ को बढ़ाऊंगा लाइक दिस, एंड नंबर 10 पर ये 10 पोज, फ्रेम नंबर 136। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा 136 एंड अप्लाई, एंड यहाँ पर 11 एंड यहाँ पर है 156। तो प्रेस करूंगा 156 एंटर एंड अप्लाई, हो गया क्रिएट मेरा की पोज। एंड यहाँ पर जाऊंगा 12 है 160। तो यहाँ पर टाइप करूंगा 160 एंड यहाँ पर प्रेस करूंगा अप्लाई। सो मेरा जो की पोज है वो हो जाएगा क्रिएट। एंड यहाँ पर जाऊंगा मैं 13 नंबर पर, तो 67। तो ये प्रेस करा एंड मैं अप्लाई, एंड 14। सो yeah 175। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 175 एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर जाऊँगा 15 पोज पर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 184। सो यहाँ पर टाइप करूँगा 184 एंड यहाँ पर मैं करूँगा अप्लाई, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 16 पर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 203। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 203, और ये मैं एक एक पोस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ समझाना चाहता हूँ आगे चल के आपको। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा 17 पोस्ट पर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 117।
एंड टाइम रेंज को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा एंड करता हूँ अप्लाई एंड यहाँ पर जाऊँगा मीटिंग पोस्ट पर लिखा 234 तो मैं टाइप करूँगा 234 एंड करूँगा अप्लाई अब मैं जाऊँगा 19 पोस्ट पर एंड यहाँ पर लिखा है 275 तो मैं 275 प्रेस करूँगा एंड करूँगा एक्चुअली ये है 257 सो अब मैं पर जाऊँगा 20 वाले पोस्ट पर सो 20 पोस्ट ये था मेरा है 322 यानी कि 352 एंड मैं कहूँगा अप्लाई 20 पोस्ट जो है वो है 322 एंटर एंड कहूँगा अप्लाई जो लग ही रहा था कुछ डालने काला है को करता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर जाता हूँ मैं एनिमेशन यहाँ पर मैं करता हूँ प्रेस Alt 4 एंड यहाँ पर क्या करूँगा प्रेस करूँगा Alt 1 एंड इस टाइम रेंज को फुल कर लेता हूँ एंड अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका हर एक की पोज जो है एनिमेशन को समझा रहा है कि भैया एनिमेशन जो है कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पर और एक ब्रेक डाउन आएगा। ब्रेक डाउन में क्या होगा कि सिंपल पोज होगा कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद ये उठ के फिर ऐसे हो। ठीक है, जो कि मैं डालने वाला हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स एनिमेशन जो है की पोज ही होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इतना की पोज डालना है कि आपको समझ में आए कि भैया मेरा जो एनिमेशन है कुछ इस तरह से जाने वाला है, समझ में आ गया, और इस तरह से होने वाला है। ठीक है ना, सो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर, और इसीलिए मैंने आपको दिखाया सारे पोजेस क्रिएट करके। सो अब हम यहाँ पर डालने वाले हम ब्रेक डाउन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाद में मतलब स्टूडियो लाइब्रेरी के पोस्ट प्लगइन को डालूंगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रेक डाउन। सो ये रहा मेरा नंबर 1 ब्रेक डाउन एंड यहाँ पर देख सकते हो नेम फ्रेम नंबर। सो ये इसका फ्रेम नंबर जो है 14। सो मैं यहाँ पर जाऊँगी 14 पर, प्रेस करूँगा इंटर एंड करूँगा अप्लाई। सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा मेरा जो सारे कंट्रोल है वो सिलेक्टेड है एंड ये बढ़िया है। और अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 10 और 10 और ये मेरा ब्रेक डाउन 2 नंबर फ्रेम 34। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 34 एंड अप्लाई एंड यहाँ पर हो जाएगा सेट की। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 3 पोस्ट पर, तो यहाँ मेरा 3 पोस्ट एंड देख सकते हो, और ये है 52 पर, तो मैं पर जाएगा 52 जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूँगा अप्लाई और ये हो गया। एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 4 पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 68। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 68 एंटर एंड मैं यहाँ पर कर दूँगा अप्लाई और ये की पोस्ट क्रिएट। अब मैं जाऊँगा 5 पर एंड यहाँ पर मैं देखूँगा फ्रेम नंबर 93। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा 93, प्रेस एंटर एंड कर अप्लाई। तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ब्रेक डाउन एंड फिर से जाऊँगा 6 पोस्ट पर एंड 99 टाइप करूँगा एंड कर अप्लाई एंड जाऊँगा 7, यहाँ पर 106 है, तो मैं यहाँ पर 106 प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं 8 पर एंड यहाँ पर है 115, so 115 एंड प्रेस करूँगा इंटर, करूँगा अप्लाई एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 9 पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 to 1 लाइक दिस, प्रेस इंटर एंड तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्रिएट ब्रेक डाउन। लेट्स गो, ये है बिल्कुल 10। सो यहाँ पर देखने को मिलेगा 152। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 152 एंड प्रेस एंटर, अप्लाई। यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ब्रेक डाउन
एंड 11 नंबर पोज पर क्रिएट करना है 159 पर, प्रेस करूंगा इंटर एंड अप्लाई। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्रेक डाउन 12 और ये है 163 पर, एंड प्रेस करूंगा इंटर, इनकम अप्लाई। यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन नाउ 13 और ये है 171 पर, यानी कि 171, यानी कि 17, बिल्कुल सही बोला। प्रेस करूंगा इंटर अप्लाई, वेट हो जाएगा यहाँ पर जाऊंगा 14 पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 179, प्रेस इंटर एंड करूंगा अप्लाई। एंड यहाँ पर 199, प्रेस इंटर एंड करूंगा अप्लाई। यस, ये 15, ये 16 में आपको देखने को मिलेगा 207 पर, तो प्रेस करूंगा एंड करूंगा अप्लाई। एंड ये क्रिएट ब्रेक डाउन 16 net 70 एंड ये रहा 22.3, यानी कि 223, प्रेस करूंगा एंटर, करूंगा अप्लाई। एंड क्रिएट हो गया ब्रेक डाउन 18 एंड यहाँ पर है 244, जस्ट लाइक यहाँ पर करना है अप्लाई। एंड यहाँ पर क्रिएट हो गया है मेरा ब्रेक डाउन 19 और ये 263 इंटर एंड अप्लाई। एंड ग्रेड -2 एंड 20, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 318, सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा 318 एंड प्रेस अप्लाई। एंड ये रहा 21, सो ये 334, हाँ 334 एंड करना है अप्लाई। एंड डन, कड़ी की पोज एंड ब्रेक डाउन। सो मैं आपको कर देता हूँ मीन्स, कर जाता हूँ कैमरा व्यू कोड एंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। सो ये रहा, गया 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 और ये सो हमने क्रिएट कर सारा की पोज एंड ब्रेक डाउन। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे हमेशा पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ई ठाकुर तो गए हो। तो अब हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं आई एक्सप्रेशंस और मैंने इसको नेम दिया है फेस एक्सप्रेशन। बेसिकली मैं फेस एक्सप्रेशंस को आधा आधा कर चुका हूँ, यानी कि हाफ आई एक्सप्रेशन में डिपेंडिंग करता है एंड बाकी जो है लिपसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जब भी आप पोस्ट क्रिएट करो जो आई डायरेक्शन है वो सेट कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपका कैरेक्टर किस तरह देख रहा है, जिस पोज में भी है उस पोज में, ठीक है। जब आप आई डायरेक्शन सेट करते हो तो आपको आसानी होता है आई एक्सप्रेशन क्रिएट करने में। सो आई एक्सप्रेशन जो है वो कोई मतलब स्पेसिफिक वो नहीं है कि भाई ये होगा इस तरह से एनिमेशन होगा तो ये होगा, यानी कि दुखी होगा तो कुछ इस तरह से होगा, सैड होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई एक्सप्रेशन और फेस एक्सप्रेशन डिपेंड करता है एक्टिंग के ऊपर, ठीक है। एनिमेशन किस तरह से होगा उसके ऊपर, और किस तरह से खुश है, दुख है, और किस तरह से मर्ज इमोशन है उसके ऊपर, प्लस डायरेक्टर सुपरवाइजर इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये है कि आई एक्सप्रेशन किस तरह से होगा इसका कोई मतलब ठीक ठिकाना है नहीं, लेकिन उस आई एक्सप्रेशन को किस तरह से बिलीवेबल बनाया जाए, यानी कि देखने से लगे हाँ भाई ये आई एक्सप्रेशन हाँ सही लग रहा है, ये एकदम सही है, ठीक है ना। सो उसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है ना। और इन रूल्स के बारे में मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा, हालांकि लंबा हो चुका है, ठीक है ना। और
मैं बता देता हूँ एक इंग्लिश का नाम। ये बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल बनाता है और इसके पास है, और ये काफ़ी अच्छा मतलब नॉलेजेबल बंदा है, ठीक है ना। सो मैं इसको दिखा देता हूँ। सो इसका नाम है चेस्टर सैम्पसन। इंग्लिश का नाम कुछ ऐसा ही होता है। ये बंदा बहुत ही बढ़िया है, इसने बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल्स बना के रखा है। एंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये आई एक्सप्रेशन वाले वीडियो, यानी कि ट्यूटोरियल। सिर्फ यही नहीं, इसके और एक ट्यूटोरियल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टिप फॉर बेटर एनिमेटेड माउथ। ये भी बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, मैंने देखा है, ठीक है। और मैं देखता हूँ, सीखने के लिए देखना पड़ता है, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि भाई देखो, सीखो, देख के कुछ सीख, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। कुछ करो, बस कुछ सीखो, ठीक है ना। ये बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल बनाता है, आप इसका ट्यूटोरियल देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, और आप इस वीडियो को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, बढ़िया, आपको पता चल जाएगा आई एक्सप्रेशंस के बारे में, वो कैसे आई सेटिंग करते हैं, किस तरह से सेट होता है, किस तरह से बिलीवेबल लगेगा उस क्या करने से, ये आपको उस पर पता चल जाएगा। और एक मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा था कि फ्रेश एक्सप्रेशन को कैसे बिलीवेबल बनाया जाए, 5 थिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो उसमें भी मैंने वही चीज़ बताया था, अगर आपने देखा नहीं है तो मेरी कोई गलती नहीं है। सो एनीवेज, हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अब आई एक्सप्रेशंस। सो मैं यहाँ पर ऑन करूँगा मेरा स्टूडियो लाइब्रेरी प्लगइन्स, एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टूडियो लाइब्रेरी प्लगइन्स, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फेस पोज। हालांकि ये आई पोजेस हैं, मैंने फेस पोजेस नाम दिया है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रेक डाउन फेस पोजेस, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ फेस पोजेस। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, की पोजेस पहले दूंगा। सो मैं यहाँ पर फेस पोज पे करता हूँ, फर्स्ट पोज पे, यानी कि क्लिक, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है की आई एक्सप्रेशन 1 एंड पोज, ठीक है। और फ्रेम नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1, सही है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक, एंड यहाँ पर करूँगा सिलेक्ट कंटेंट, एंड मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि मेरा जो कंट्रोल्स हैं वो सही तरह से सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। सो यहाँ पर मैं कैमरा व्यू सेलेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा। सो ये आप देख सकते हो मेरे जो फेस एक्सप्रेशंस कंट्रोल्स हैं वो हो गए हैं सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग करता है फेस एक्सप्रेशन, सो इसलिए मैंने ऑलरेडी इस तरह से वेट कर रखा है जिससे मुझे ट्यूटोरियल क्रिएट करने में आसानी हो, और आप इसको बाय कर सकते हो। और ये है सबसे सस्ता और बढ़िया ट्यूटोरियल में से एक जो कि आपको अवेलेबल है। और अगर आप खरीदते भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं करूँगा ऑन पोस्ट पे, एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई, एंड यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और ये है 10, और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एंड यहाँ पर देख सकते हो आप आई एक्सप्रेशन 2, एंड ये है 24। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 24, प्रेस एंटर, एंड करूँगा अप्लाई। सो ये हो जाएगा डन, एंड नाउ हम यहाँ पर 20, 21, 22, 23, एंड ये रहा 3 पोज। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड ये रहा 44 पर। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 44, एंड प्रेस एंटर, एंड कर दूँगा अप्लाई, राइट। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 4 पोज पर, और ये है 57, प्रेस एंटर, एंड कर दूँगा अप्लाई, एंड हम यहाँ पर जाएंगे 5 पोज पर, और ये है 77 पर, just like that, press enter, and कर दूँगा अप्लाई, एंड अब मैं जाऊँगा 6 पोस्ट पर, एंड ये है 96। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 96, एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा अप्लाई। तो ये फ्रेश एक्सप्रेशन हो जाएगा, एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा 77 एंड 96। अब मैं जाऊँगा 7 पोस्ट पर, एंड यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 101, जस्ट लाइक दैट, प्रेस एंटर, एंड करूँगा अप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट क्रिएट। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा 8 पोस्ट पर, एंड मैं यहाँ पर 111 यानी कि 111 पे प्रेस करूँगा एंटर, एंड करूँगा अप्लाई, एंड मेरा फेस एक्सप्रेशन हो जाएगा क्रिएट, एंड ये था मेरा 9 पोस्ट,
सो ये है 117 पर, सो मैं टाइप करूँगा 117, प्रेस एंटर एंड करूँगा अप्लाई, और ये हो गया है क्रिएट। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर 10 पोस्ट पर जाऊँगा और इस तरह से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड फटाफट से मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड आप देखो झटाझट, एंड आप थोड़ा सा वेट करो और आप देख सकते हो मेरा वीडियो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कर दिया है की पोजेस आई एक्सप्रेशन को अप्लाई, एंड अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ब्रेक डाउन को अप्लाई। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से फर्स्ट की तरफ, सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है ब्रेक डाउन फेस पोजेस एंड की फेस पोजेस, दैट्स मीन कि हमने क्रिएट कर लिया है ब्रेक डाउन आई एक्सप्रेशन एंड की पोजेस के आई एक्सप्रेशन। सो अब मैं इसको करूँगा मिनिमाइज एंड सम केसेस में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस, यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोई एक्सप्रेशन खास नहीं है। ठीक है ना, सो ये हम केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और ये एक मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कई बार सही हो रहा है और कई बार ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपके साथ बिल्कुल सही होता है, यानी कि इस तरह से जैसा कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरह से होता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं होता है तो घबराइए मत। ठीक है, जब हम इन बिटवीन एनिमेशन इसमें डालेंगे तो ये जो है रिप्लेस हो जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाद में आप उसको डिलीट करके एक एक फ्रेश एक्सप्रेशन और एक एक ब्रेक डाउन को रख के या आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। और मैं करने की सलाह भी देता हूँ, इससे बहुत कुछ सीखोगे, रायता फैलाओगे, फिर इसको समेटोगे, फिर कुछ करोगे, इसमें क्या होता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं ऐसे करके एनिमेशन सीखा हूँ, तो ज़्यादा टेंशन। सो मैंने बता दिया कि एक्सप्रेशन किस तरह से होता है, आई एक्सप्रेशंस, और मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। सो और एक चीज़ बता देता हूँ कि एक्टिंग जो है, एक्टिंग शॉट में मैं इस तरह से क्रिएट करता हूँ कि आई एक्सप्रेशन अलग, फिर उसके बाद लिपसिंग अलग करता हूँ एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ एंड डन। लेकिन जब हम एक्शन एनिमेशन करते हैं और मैं करता हूँ तो उसमें लिपसिंग तो होता नहीं है। सो आई एक्सप्रेशन जो है यानी कि फेस एक्सप्रेशन, पूरा फेस एक्सप्रेशन मुंह समेत मैं दे देता हूँ। ठीक है ना, पहले जो है ब्रेक डाउन और की पोजेस आई एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ एंड इन बिटवीन में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, तो एक्शन जो एक्शन शॉट में फेस एक्सप्रेशन है वो हो जाता है। लेकिन एक्टिंग में जो है मैं इस तरह से करता हूँ कि आई एक्सप्रेशन फर्स्ट, देन उसके बाद मैं लिपसिंग ऐड करता हूँ एंड थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ एंड डन।
एक्सप्रेस एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। और कई लोगों के बहुत सारे टेक्निक है, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं किस तरह से करता हूँ वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको पसंद आए आप इस तरह से करो, आपको नहीं पसंद आए कोई और टेक्निक इस्तेमाल करो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, आपको जिस तरह से आसानी होगा आप उस तरह से कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है आई एक्सप्रेशन। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ अगर अच्छे से होता है आपका आई एक्सप्रेशन क्रिएट तो बढ़िया है, नहीं होता है कोई बात नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा ठीक से नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले की पोज क्रिएट करता हूँ, फिर ब्रेकडाउन क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आई एक्सप्रेशन देता हूँ, फिर ब्रेकडाउन में आई एक्सप्रेशन देता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं इन बिटवीन डालने वाला हूँ जो कि आप आगे देखने वाले हो। एंड उसी टाइम मैं बात करने वाला हूँगा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो आगे आगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ टाइमिंग एंड स्पेसिंग के बारे में। तो मैं इसी टाइम पे ही क्यों टाइमिंग और स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर होता है की पोज और ब्रेकडाउन, और कोई दूसरा पोज नहीं होता। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है एडिट करने में और स्पेसिंग जो एडिट करने में जल्दी और आसानी होता है। दैट्स व्हाई हम इसी टाइम पे ही सेट करते हैं टाइमिंग और स्पेसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। सो और एक चीज जो है मैं बताना भूल गया था, वो है प्राइमरी एक्शन पोजेस एंड सेकेंडरी एक्शन पोजेस। और ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, ये प्राइमरी एनिमेशन और सेकेंडरी एनिमेशन से बहुत अलग है। ठीक है, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनिमेशन जो है वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। सो प्राइमरी एनिमेशन जो है यानी कि आपका कैरेक्टर आप उसको एनिमेशन करते हो, एंड देन उसके बाद जो है उसका क्लोथ और हाथ में कोई चीज़ पकड़ा हुआ है या कुछ है, सो और कोई दूसरा कैरेक्टर है, उसे कहते हैं सेकेंडरी एनिमेशन। लेकिन प्राइमरी एक्शन पोज और सेकेंडरी एक्शन पोज जो है वो बिल्कुल अलग है। सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, और ये चीज़ जब आप समझ जाओगे तो आपको पोज बनाने में आसानी होगा। और ख़ास करके अगर आप कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके कोई एनिमेशन देख के कोई एनिमेशन आप क्रिएट कर रहे हो कॉपी वर्जन, सो ऐसे में ये बहुत ही कूल होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप मेरा देख सकते हो ये मेरा रेफरेंस वीडियो है, एंड यहाँ पे देखो अगर मैं 1 से मैं जाता हूँ 30 फ्रेम तक और उससे भी आगे लाइक हियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा हरकत किया। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा लाइन ऑफ एक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी एक्शन पोजेस हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। सो फर्स्ट जो था वो हमारा प्राइमरी पोज था, क्योंकि उसको वो फर्स्ट पोज है और हमने उसमें लाइन ऑफ एक्शन वगैरह देखते हुए पोज क्रिएट किया था। लेकिन उसके बाद जो ये जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हुआ और ये जो पोज गया 46 और 47 में भी, तो यहाँ पर आप जो एनिमेशन आपने देखा यहाँ पर कोई जो है लाइन ऑफ एक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये अब तक जो हुआ यानी कि 46 तक ये जो एनिमेशन हुआ ये था हमारा सेकेंडरी एनिमेशन, और इसमें सेकेंडरी पोज का हमने इस्तेमाल किया एंड इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। एंड उसके बाद देखोगे ये देखो सडन जो है पूरा जो बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, आप देखोगे 61 पे कुछ अलग लाइन ऑफ एक्शन इस कैरेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए 46 से और 61 तक, ठीक है, इसके बीच में जो चेंजेस हुए यहाँ पर चेंज हो रहा है पूरा एकदम बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन। सो इसे कहते हैं हम प्राइमरी एक्शन पोजेस और प्राइमरी एक्शन। मेरी बात समझ में आ गया। प्राइमरी एनिमेशन और प्राइमरी एक्शन इज टोटल डिफरेंट थिंग्स। अब मेरी बात समझ रहे हो, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 46 से लेके 61 तक ये जो लाइन ऑफ एक्शन चेंजेस हुए इसे कहते हैं प्राइमरी एक्शन। एंड अब पोज का देखो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पूरा चेंज हो गया।
और जैसे कि मैंने पहले बताया, और अगर आपने डाउनलोड किया है तो आप साफ प्ले ब्लास्ट में देख सकते हो कि 1 फ्रेम से लेके 46 तक जो है यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब लाइन ऑफ एक्शन का चेंजेस नहीं है, जस्ट थोड़ा थोड़ा बहुत, और इसे ही कहते हैं सेकेंडरी एक्शन। इस चीज मतलब सेकेंडरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन पोज हमने इस्तेमाल किया इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, और इसका जो बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। सो इससे क्या होता है कि आपको समझने में आता है, मतलब समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर जो है कैरेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे और ये थोड़ा सा इस तरह से होगा। सो ये बहुत आसानी करता है जब आप फर्स्ट में ही टाइमिंग सेट करते हो, और फर्स्ट में टाइमिंग सेट करने का मतलब ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोज है एंड ये जो पोज है बिल्कुल सही है। ये जैसे ये मैंने पहले भी कह रखा है कि इस हैंड में अभी डाटा नहीं है, इसलिए कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, बाद में फिक्स हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये पोज और ये पोज जो बिल्कुल है मैच कर रहा है। सो आगे आगे लेके जाता हूँ और मैं प्ले कर देता हूँ सीधा। सो आप देख सकते हो ये जो की पोज है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये की पोज एंड ये की पोज जो है प्ले ब्लास्ट के साथ ये ने मैच किया, ठीक है ना। मतलब मैंने जो पोज बनाया और ये जो रेफरेंस वीडियो में जो पोज है उसके साथ ये टाइमिंग जो है यहाँ पर प्ले ब्लास्ट में 57 पर मैच किया। सो इसे कहते हैं टाइमिंग मैच कराना, और ये पहले आपको करना पड़ता है जब आप की पोज बना रहे हैं तब, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो परफेक्ट टाइमिंग नहीं आता। मतलब 2-3 फ्रेम या 4 फ्रेम, कई बार तो बहुत फ्रेम का डिफरेंस हो जाता है, और इस चीज़ को मैंने सीखा था फॉर बेटर टाइमिंग। ये चीज़ आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और अगर आपने ये प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है तो आप आराम से कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट। आपको बस रेफरेंस वीडियो जो है कुछ इस तरह के प्लेस करना है एंड आप जो है इस तरह से पोज क्रिएट कर लोगे एंड उसके बाद इस तरह से एक प्ले ब्लास्ट निकालोगे एंड उसको मैच करा लोगे। और मैंने जहाँ तक टेस्टिंग किया है तो मैच कर जाता है 95% मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मतलब 5% जो है वो मैच नहीं करता, एक आध फ्रेम जो है अलग हो जाता है। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई दूसरा एनिमेशन प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो आपको ये फ़ायदा देगा, और ये आपको फ़ायदा देगा इतना कि आप आराम से मतलब की पोजेस जो है क्रिएट कर सकते हो और आसानी के साथ समझ सकते हो कहाँ पर है आपका सेकेंडरी एक्शन पोजेस और प्राइमरी एक्शन पोजेस। ठीक है, समझ में आ गया। सो तो ये चीज़ मैंने दिखा दिया एंड अब जानते हैं टाइमिंग एंड स्पेसिंग के बारे में। तो टाइमिंग जो है मैंने पहले भी कह रखा है कि टाइमिंग जो होता है वो टाइमलाइन में जो फ्रेम आप लोगे उसे टाइमिंग कहते हैं, ठीक है। और टाइमिंग में क्या होता है, यानी कि फ्रेम अगर ज़्यादा लोगे तो एनिमेशन जो है वो बहुत धीरे होगा, और अगर फ्रेम कम लोगे तो एनिमेशन जो है फास्ट होगा, ठीक है। एज एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इस कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत गैप है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्ले ब्लास्ट में ये जो एनिमेशन हो रहा है ये बहुत धीरे हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ बिल्कुल शॉर्ट टाइम पर लाइक हियर एंड आप देख सकते हो ये जल्दी होगा एंड उसके बाद ये भी जल्दी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर शॉर्ट टाइम होगा तो आपका एनिमेशन जो है वो फास्टर होगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ इसलिए कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत फास्ट है, ठीक है। सो लाइक हियर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत फास्ट एक्शन है, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत स्लो एक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत फास्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब की कम, मतलब की जो है पास है एंड यहाँ पर जो की है वो बहुत दूर है। तो समझ में आ गया, ये है टाइमिंग का फंडा। सो टाइमिंग बेसिक ज़्यादा चक्कर नहीं है।
तो अब आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग ही है बहुत चक्कर। अच्छे बड़े बड़े एनिमेटर के मतलब माथे में पसीना आ जाता है, इवन मुझे भी आ जाता है, ठीक है। और क्या बताऊँ, स्पेसिंग बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है। सो अब इसको जानते हैं किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड क्यों है इस चीज़ को हम समझ, ठीक है। तो और स्पेसिंग के बारे में मैं एक जनरल बता देता हूँ अभी। सो स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये जो 3D कैरेक्टर इस 3D वर्ल्ड व्यू में, ठीक है, और ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जो मूव कर रहा है, लाइक अगर मैं पहले की तरफ जाऊँ, सो यहाँ से ये कैरेक्टर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ से यहाँ तक जो वो मूव किया, तो इसके बीच में जो गैप है उसे कहते हैं स्पेसिंग। समझ में आ गया? एकदम मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर, तो दोबारा समझते हैं। तो यहाँ से जो यहाँ और यहाँ तक गया ये कैरेक्टर, इसके बीच में जो गैप है इसे कहते हैं स्पेसिंग। समझ गया? ये जनरल एकदम है। तो अब समझते हैं स्पेसिंग इतना मुश्किल क्यों। तो मैं यहाँ पर दूसरे फाइल पे जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप 2 क्यूब है, बिल्कुल सिंपल। एंड ये जो येलो कलर का क्यूब है, इसको आप देख सकते हो, ये ऊपर जा रहा है एंड नीचे आ रहा है, सिंपल, ठीक है। एंड स्पेसिंग को जो है ब्लू कोड में समझा जा सकता है। अगर आप 1 by 1 फ्रेम मूव करोगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि स्पेसिंग जो है पहले धीरे धीरे हो रहा है एंड उसके बाद फास्ट हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम मूव करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसका स्पेसिंग आप देख पाओगे सो व्यू पोर्ट में। एंड इस चीज़ को कई बार एनिमेटर्स जो है और भी अच्छे से देखने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए मोशन टेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये नीला कलर का लाइन। समझ में आ गया? सो स्पेसिंग को व्यू से देखा जा सकता है एंड इसको मोशन जो है मोशन टेल, उससे हम अप्लाई करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेसिंग किस तरह से हो रहा है और किस तरह से जा रहा है, और आर्क भी हम देखते हैं मोशन टेल के थ्रू। सो जैसा कि मैंने बताया, ये था सिंपल एनिमेशन। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ एडिटर को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर y जो एक्सिस है और y एक्सिस जो है, यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, यानी कि ये कर्व कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्यूब है सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ट्रांसलेट y में जो है इसका इन्फ्लुएंस है एंड अदर किसी ट्रांसलेट पे, रोटेट पे, स्केल पे नहीं है। समझ गए? सो अब इस तरह का जो सिंपल इन्फ्लुएंस है, यानी कि सिर्फ ट्रांसलेट y में आप इन्फ्लुएंस देते हो, तो ये बड़ा आसान है कि स्पेसिंग को समझ में आ गया। अब मैं दूसरा टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आप स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है, किस तरह से क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ एडिटर है, यहाँ पर एक ही, ये रहा एक ही, मैं ना इसको y एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ एंड इस कर्व को सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक एंड करता हूँ आइसोलेट कर्व। तो यहाँ पर बाकी जो है कर्व आइसोलेट हो जाएंगे एंड अब आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो की है एंड ये जो की है, इसके दरमियान जो हाइट है, ठीक है ना, मैं पिक पेन टूल इस्तेमाल करता हूँ, रोको, ये रहा पिक पेन टूल एंड ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ठीक है, इसके दरमियान जो है यहाँ पर है स्पेसिंग। ग्राफ एडिटर में इस हाइट से ही समझा जाता है स्पेसिंग कितना है उस ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गया? और यहाँ पर देख सकते हो ये हाइट मतलब कम है इस हाइट के मुकाबले। इस हाइट के मुकाबले में इस जो दोनों की का बीच में हाइट है वो कम है, ठीक है ना। सो इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा
स्पेसिंग है यानी यहाँ पर कम है, एंड इसके नीचे देखोगे तो और भी कम है। इसका मतलब यहाँ पर स्पेसिंग धीरे धीरे बढ़ रहा। ठीक है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+1 एंड नाउ, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ ये जो हाइट है बिल्कुल कम हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिंग नहीं, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो क्यूब जो है बहुत धीरे मूव हो रहा है। तो इसका मतलब ये है ग्राफ एडिटर में स्पेसिंग देखा जाता है दोनों कीज के बीच में जो हाइट गैप है उससे। समझ में आ गया? एंड अगर आप किसी भी की को लाइक अगर मैं यहाँ पर इस की को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर आप व्यू कोड में नज़र दोगे तो आपको पता चलेगा। सो अगर मैं इसको करता हूँ नीचे तो ये इस की के अंदर और इस की के अंदर जो स्पेसिंग था वो घट गया, और यहाँ पर जो इस की और इस की के अंदर जो स्पेसिंग था वो बढ़ गया। समझ में आ गया? तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करता हूँ तो आप देख सकते हो क्यूब जो है एक ही झटके में एकदम वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, एंड उसके बाद अगर मैं मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो उतना स्पेसिंग नहीं है, यानी कि ये जो क्यूब है ऊपर की तरफ उतना स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहा है, वो कम स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। सो अगर मैं इसको फिर से कर देता हूँ अनड्यू, ठीक है, तो आप देख सकते हो अब दोनों जो है स्पेसिंग काइंड ऑफ मैच करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? सो आपको समझ में आ गया ग्राफ एडिटर से किस तरह से आप समझ सकते हो स्पेसिंग एंड किस तरह से इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक करने का यही तरीका मैंने बताया कि कीज को आपको सिलेक्ट करना है एंड ऊपर नीचे मूव करना है एंड हाइट को जो है एडजस्ट कर लेना है, तो स्पेसिंग जो है व्यू बोर्ड में एडजस्ट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, देख सकते हो। तो अब समझते हैं स्पेसिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड कि जैसा कि आप इस सिंपल स्पेसिंग से आप समझ सकते हो कि ये इन्फ्लुएंस जो है सिर्फ एक ट्रांसलेट पे है जो कि है y, एंड इसलिए ये जो स्पेसिंग है ये आप बड़े आराम के साथ आप एडजस्ट कर रहे हो, मैच कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब इस साइड वाले क्यूब को आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कर्व में यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पहले ऊपर जा रहा है एंड आप देख सकते हो ये रोटेट हो रहा है, और अगर मैं फिर से ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो क्यूब है ये पहले ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है एंड साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है। ठीक है ना, एंड थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये स्केल भी कर रहा है एंड फिर उसके बाद स्केल घट रहा है, फिर रोटेट होके फिर ये जो क्यूब है नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ट्रांसलेट में भी इन्फ्लुएंस है, डेट में भी इन्फ्लुएंस है एंड स्केल में भी इन्फ्लुएंस है। तो अब आप समझ सकते हो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, अब जब आप अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने इसको ज़्यादा फिक्स नहीं किया, और आप देख सकते हो ट्रांसलेट एक्स में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, एल वाई में है, जेड में भी नहीं है, रोटेट में आपको भरपूर देखने को मिलेगा, और इनको मैंने फिक्स नहीं किया है अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे और एक साइड मैंने फिक्स कर रखा है। आप देख सकते हो एक साइड मैंने फिक्स नहीं किया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। सो हाँ, मैंने एक साइड को फिक्स करके रखा है एंड स्केल भी आपको देखने को मिलेगा भरपूर, तीनों में ही इन्फ्लुएंस। तो अब क्या होता है जब आप कैरेक्टर में स्पेसिंग देते हो तो स्पेसिंग वो हो जाता है ट्रांसलेट में भी तीनों एक्सेस पर, एंड रोटेट में भी तीनों एक्सेस पर, एंड स्केल में भी होता है तीनों एक्सेस पर। ठीक है, और ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स मैंने बताया ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, इन तीनों से ही दिया जाता है स्पेसिंग। तो जब आप कैरेक्टर में काम करते हो तो इन तीनों एट्रीब्यूट से स्पेसिंग दिया जाता है, एंड हर एक एट्रीब्यूट के अंदर जो तीन डायरेक्शंस हैं लाइक एक्स वाई सी, ठीक है, उन तीनों में ही इन्फ्लुएंस रहता है, और इसीलिए स्पेसिंग देना और स्पेसिंग के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात मेरी समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मेरा सवाल यह है कि आप स्पेसिंग में कंट्रोल किस तरह से पा सकते हो और अच्छे से किस तरह से आप स्पेसिंग दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ
स्पेसिंग ड्राइंग, जो कि आपको ये सर्कल देखने को मिलेगा। और इस चीज को मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन लोगों ने क्या है ना हल्के में ले ली। सो ऐसा नहीं है। सो ये आपको देखने को मिलेगा साइड में स्पेसिंग ऑफ ड्राइंग, एंड इसके साइड में आपको देखने को मिलेगा टाइमिंग चार्ट। और ये जो स्पेसिंग ऑफ ड्राइंग है ये टाइम चार्ट का भी बाप है, यानी स्पेस ऑफ ड्राइंग से ही टाइम चार्ट को बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टाइमिंग चार्ट में क्या होता है, दरअसल ये टाइमिंग में कौन सा स्पेस में रहेगा कैरेक्टर के कौन से पार्ट, यहाँ पर ये डिसाइड होता है। और टाइमिंग चार्ट से ज़्यादा ये इसको मैं कहता हूँ स्पेसिंग चार्ट। और इस टाइमिंग चार्ट को समझने के लिए मैं इस बंदे के ऊपर छोड़ दूंगा। ये बंदा बहुत बढ़िया है एंड मतलब बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाता है, और इसका नाम मैं शायद भूल गया हूँ और ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये बंदा बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल इसने ये टाइम चार्ट के ऊपर बनाया है। आप देख सकते हो अगर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना है तो। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जैसे एनिमेशन ऑफ टाइमिंग और टाइमिंग ऑफ एनिमेशन, इस तरह का ही उस बुक का नाम था जिसमें मैंने ये पढ़ा था। आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो। सो बेसिकली क्या है कि आपको इस चीज़ को समझना है। तो टाइमिंग में जो स्पेसिंग इस्तेमाल किया जाता है, कई बार क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्लो से जो है स्लो आउट से जो है स्लो इन हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 9 की तरफ जब जा रहा है, 1 से जब निकल रहा है इसका मतलब स्लो आउट हो रहा है, एंड 9 की तरफ जब आ रहा है इसका मतलब स्लो इन हो रहा है, ठीक है ना। और इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुझे जिससे आसानी होता है मैं उस हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। और ये जो वेरिएशन है ये मैंने सिंगल वेरिएशन बताया। और फर्स्ट जो कोई भी अगर एनिमेशन सीख रहा है तो यही वेरिएशन जो है वो सीखता है। लेकिन स्पेसिंग ऑफ टाइमिंग चार्ट जो इस्तेमाल होता है वो बहुत तरीके से होता है। लाइक मतलब पहले ही जो है स्पीड से हुआ, फिर उसके बाद स्लो हो गया, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ लिया, ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है स्लो इन से स्टार्ट हुआ एंड स्पीड में जाके रुक गया, एंड कई बार क्या होता है स्पीड से शुरू होता है एंड स्लो इन होके रुक गया, ठीक है। ऐसे कई तरीके से मतलब टाइमिंग चार्ट, और बेसिकली मैं इसको स्पेसिंग चार्ट कहता हूँ, स्पेसिंग चार्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लाइक और एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि 1 से 5 तक जो स्पेसिंग यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है वो किसी भी मतलब हाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, लाइक स्लो से एकदम स्पीड या स्पीड से स्लो, ठीक है। और यह पूरे चार्ट को ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक चार्ट भी उल्टा हो सकता है, बीच में स्लो होगा एंड साइड में स्पीड हो सकता है। ऐसे कई वेरिएंट इस्तेमाल होता है टाइमिंग चार्ट और स्पेसिंग चार्ट, कुछ भी आप कह लो। सो ये चीज़ आपको समझना है एंड आपको समझ में आ गया होगा। सो यही चीज़ आपको ग्राफ एडिटर में देखने को मिलेगा और स्पेसिंग में देखने को मिलेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर और एक फाइल को दिखाता हूँ आपको। सो ये रहा मेरा न्यू जो कि मैंने हाल के लिए बनाया है एनिमेशन इसको, और मैंने LinkedIn में पोस्ट किया था और उसको मैंने नोटिस नहीं किया था, वो थोड़ा स्लो था, बाद में मैंने उसको फास्ट किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मोशन टेल से मैंने समझाने की कोशिश किया है, इसका स्पेसिंग जो है एकदम फास्ट आके एकदम स्लो होता है, ठीक है। सो अगर मैं ग्राफ एडिटर को करता हूँ ओपन एंड मैं यहाँ पर कॉक कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ एक्स पर ट्रांसलेट एक्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों जो है 6 जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि ट्रांसलेट और रोटेट, ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं एंड इसके 3 डायरेक्शन है। और यहाँ पर इन 6 डायरेक्शन में भी आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। दैट्स वाई कैरेक्टर में बहुत हो जाता है मुश्किल स्पेसिंग डालना, जो कि मैंने पहले बताया। सो यहाँ पर मैं ट्रांसलेट एक्स को करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर करता हूँ प्रेस एक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से मैंने टाइम को इस्तेमाल किया है। एंड आप देख सकते हो ये सडनली एकदम स्पीड से स्टार्ट हो रहा है एंड स्पीड से स्टार्ट होके अब धीरे 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 जो है ये मतलब इसका जो स्पेसिंग है वो कम होता जा रहा है। एंड इससे आप समझ सकते हो किस तरह से मैंने स्पेस ग्राफ एडिटर में स्पेसिंग को फिक्स किया है। और अगर आप व्यू पोर्ट में समझना चाहते हो स्पेसिंग को, तो अगर मैं यहाँ पर 1 by 1
फ्रेम मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो पहले जो है ये स्पेसिंग बहुत तेजी से हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे 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 हो रहा है, ठीक है ना। सो इस चीज़ को मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया। और जो स्पेसिंग है उसको अगर और उसको समझने का और आसान तरीका यही है कि आप ग्राफ एडिटर में देखो किस तरह से आपका कर्व जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब स्पेसिंग जो है सही से नहीं हो रहा है। और कई बार क्या होता है, मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों कीज जो है ज़्यादा गैप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक की के बाद दूसरा की है, तो यहाँ पर ज़्यादा गैप होना भी नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत उतना गैप, समझ गए। और कई बार क्या होता है कि लोग डिलीट करके फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर की प्रेस कर देते हैं उसमें, सो वो सेट हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरह से हम उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के, ब्रेक द पैटर्न। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत रायता फैलाया एंड उसको समेटा है, एंड बहुत एनिमेशन को मैंने ख़राब किया है, बहुत मतलब कैरेक्टर ख़राब हो गए, कई बार मैक क्रैश हो गया। ऐसे करते 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 ही मैंने एनिमेशन अब सीखा है और एनिमेशन में बहुत कंट्रोल ग्रैब किया है ऐसे ही करके। और अगर आप जब गलती करते हो ना, तो गलती से सीखने में क्या होता है, मज़ा ही अलग है, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हो और समझ सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। और सबसे आसान तरीका ये है कि ग्राफ एडिटर में देखो, आप स्पेसिंग जो है वहाँ से फिक्स करो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको बस ये जो एक की के अंदर और मतलब एक की से दूसरे की के अंदर जो गैप है उसको एडजस्ट करना है, तो कीबोर्ड में जो है स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह से क्लीन कर्व रखोगे तो क्लीन आपको स्पेसिंग मिलेगा। और आप देख सकते हो हर एक डायरेक्शन, इन्फ्लुएंस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, लाइक XYZ में भी एकदम क्लीन लुक देखने को मिलेगा। रोटेशन में मैंने फिक्स नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा चंकी आपको देखने को मिलेगा एक्स एक्सिस में। तो बाकी क्या है ना, इसको मेंटेन करना है, इस तरह से फिक्स करना है जिससे कि एकदम क्लीन लुक मिले। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया आपको किस तरह से फिक्स करना है, किस तरह से देखना है व्यू कोड में, क्यों स्पेसिंग जो है इतना मुश्किल है, ठीक है। समझ में आ गया। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझे बार बार यहाँ पर देखो, ठीक है। ट्राई करो बहुत सारी चीज़, डिफरेंट वेरिएशन स्पेसिंग आप ट्राई करो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्पेसिंग को देखने के लिए मैं जो है वो ग्राफ एडिटर को ओपन ही रखता हूँ, जिससे कि मुझे समझ में आए, हाँ मेरा स्पेसिंग ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा मतलब मुझे पता लग जाता है कि स्पेसिंग जो है इस तरह से हो रहा है। सो हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफ एडिटर देख के या खोल के ही काम करो, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बंदा हो चुके हो या होने की कोशिश कर रहे हो, या ग्राफ एडिटर में कुछ समझ में नहीं आता, तो अब मैं रिकमेंड करूँगा आप व्यू कोड देख के ही करो, 1 by 1 फ्रेम मूव करोगे तो आपको स्पेसिंग जो है पता चल जाएगा। अरे बाबा जी का ठुल्लू। सो अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं इन बिटवीन। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हम इन बिटवीन डालेंगे तो सारे प्रॉब्लम जो है ये समाधान हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, जो कि अभी आप देखने वाले हो। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ऑन कर लूँगा मेरा प्लगइन स्टूडियो लाइब्रेरी, जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉडी एनिमेशन, एंड इस एनिमेशन को कर लेना है सिलेक्ट। एंड सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इस आइकन पर करना है क्लिक एंड सिलेक्ट कंट्रोल्स। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंट्रोल्स जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड अब मैं क्या करूँगा अप्लाई, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड डन। एंड आप देख सकते हो ये जो इन बिटवीन है वो हो गए हैं सारे प्लेस। और एक चीज़ बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका जो करंट फ्रेम टाइम है, यानी कि CTR ये रहा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ ऊपर, एंड इसको थोड़ा सा करता हूँ ऊपर, एंड मैं इसको करता हूँ अनसिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद कलर का है दैट इज कॉल्ड करंट फ्रेम टाइम रेट और CTR, ठीक है। सो ये जो है ये 1 पे रहना चाहिए, एंड तब जाके आप अप्लाई करो तो सही से जो इन बिटवीन है वो प्लेस हो जाएंगे। एंड प्लेस होने के बाद मैं दिखा देता हूँ कैसा एनिमेशन मेरा हुआ है। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा कैमरा व्यू पर एंड करूँगा इसको ड्रैग,
एंड आप देख सकते हो ये जो हैंड है इसमें सारा डाटा जो है वो आ गया है एंड हैंड भी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल। एंड और अच्छे से देखने के लिए मैं यहाँ पर बाकी सबको कर दूंगा हाइड एंड ओनली पॉलीगॉन्स को करूँगा ऑन, एंड जैसे कि आपको अच्छे से देखने को मिले। एंड आप अच्छे से देख सकते हो जो आई एक्सप्रेशन है वो बढ़िया तरीके से पड़ गया है, यानी कि प्लेस हो गया है। एंड ये रहा पूरा एकदम एनिमेशन नाइस एंड क्लीन, जो कि है बहुत बढ़िया। अब आपका सवाल ये होगा कि आपने तो भाई स्टूडियो लाइब्रेरी पोस्ट में गए और एनिमेशन अप्लाई कर दिया, लेकिन हम कैसे सीखेंगे कि भाई इन बिटवीन कैसे डालना है, राइट? सो इसके 3 तरीके हैं। तो पहला मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लाइक अराउंड 46 के बाद जो मूवमेंट हो रहा है और जो इन बिटवीन मैंने डाला है वो बहुत फास्ट एक्शन के बीच में है, ठीक है ना? सो ऐसे इन बिटवीन जो है वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, लाइक 1 by 1, ठीक है? फास्ट एक्शन और रैपिड एक्शन में जो है आपको खुद इन बिटवीन क्रिएट करना पड़ेगा 1 by 1, ठीक है? समझ में आ गया? दैट इज द फर्स्ट रूल। एंड अब बताता हूँ सेकेंड रूल। सो इसके लिए मैं यहाँ पर और एक प्रोजेक्ट को करूँगा ओपन, और एक फाइल को आप कह सकते हो। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा इस फाइल पर एंड आप देख सकते हो ये रहा मेरा मेन एनिमेशन लाइक दिस। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये एनिमेशन, एंड यहाँ पर सेम जो है एनिमेशन है, लेकिन यहाँ पर आप हैंड पे नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कुछ मिसिंग है, ठीक है ना? ठीक से काम नहीं कर रहा। सो यहाँ पर डालना पड़ेगा एक मेन इन बिटवीन। सो कहने का मतलब ये है कि ब्रेकडाउन जो है उसके बाद जो खाली गैप है वहाँ पर डाल दोगे आप मेन इन बिटवीन, ठीक है? तो बाकी जो इन बिटवीन्स है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। सो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लाइक अराउंड 20s पर, और भी इससे थोड़ा सा आगे लाइक 80s पर यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं कंट्रोल्स को लेके आता हूँ वापस, एंड यहाँ पर इस कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक्स्ट्रा की है। सो मैं यहाँ पर इसको छोटा करता हूँ अराउंड 16 पर, एंड 18 पे है ये मेरा ब्रेक डाउन। एंड यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक इन बिटवीन पुट किया है जो कि है मेन इन बिटवीन, जिससे कि अच्छे से जो हैंड है वो मूव कर सके और दिखाई दे, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको डालना है मेन इन बिटवीन, एंड बाकी जो इन बिटवीन्स हैं वो ऑटोमेटिक मोया आपको क्रिएट करके देगा। सो पहला था कि आपको 1 by 1 इन बिटवीन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्पीड और फास्ट एक्शन है और फास्ट मूवमेंट, ठीक है, और रिपीट यानी कि एक के बाद फिर से और एक बार करेगा, ठीक है? सो ऐसे में आपको खुद एनिमेशन का जो इन बिटवीन है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आता है, मान लीजिए कि थोड़ा सा हल्का स्पीड में मूवमेंट है और एनिमेशन है, सो ऐसे में आपको डालना है बीच में मेन इन बिटवीन, और बाकी इन बिटवीन जो है वो मैं ऑटोमेटिक क्रिएट करके देगा। और तीसरा टाइप मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो मैं इस टाइम लाइन को फिर से बढ़ाता हूँ जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर पीछे आपको देखने को मिलेगा ये रहा आपका एक्शन, लेकिन ये जो है ये बहुत बहुत धीरे है, यहाँ पर कोई पुशन बुशन नहीं है। सो ऐसे में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टाइम लाइन को करूँगा इस तरह से छोटा, एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा 2 फ्रेम पहले, एंड सारे कंट्रोल्स को मैं करूँगा सिलेक्ट। सो प्रेस शिफ्ट 1 टू सिलेक्ट ऑल कंट्रोल, और अदरवाइज आप जा सकते हो सिलेक्ट, एंड यहाँ पर जाना है ऑल बाय टाइप, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नर्व कर्व, ठीक है? सो इसका मैंने हॉट कीज क्रिएट करके रखा है जो कि है शिफ्ट 1। सो या इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद सारा कंट्रोल, अब क्या करना है आपको, सिंपली मिडिल माउस ड्रैग करना है, एंड मैं करता हूँ 1 फ्रेम और पहले, यानी कि 1 फ्रेम छोड़ के दूसरा फ्रेम पर मैं करूँगा मिडिल माउस बटन क्लिक एंड करूँगा ड्रैग, और यहाँ पर प्रेस करूँगा S जस्ट लाइक दैट। डबल S प्रेस करोगे तो यहाँ पर सेट की हो जाएगा, एंड आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल हल्का कुशन, और इस तरह से भी आप इन बिटवीन क्रिएट कर सकते हो। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट होता है पुश अप देने के लिए, और मूविंग होल्ड में ये टेक्निक बहुत चलता है। सो ऐसे करके भी आप इन बिटवीन डाल सकते हो, और ये था थर्ड टेक्निक इन बिटवीन डालने का।
और बहुत आसान टेक्निक में से एक है। आपको समझ में आ गया होगा। सो सिंपली क्या करना है, आपको मिडिल माउस बटन प्रेस करना है एंड ड्रैग करके डबल एस प्रेस करना है, जिससे कि सेट की हो जाएगा एंड आपको कुछ इस तरह के इन बिटवीन देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादातर जैसे कि मैंने बताया पुशअप और मूविंग होल्ड में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऐसे इन बिटवीन। सो या आपने कर लिया है इन बिटवीन क्रिएट, और इस तरह से क्रिएट करना होता है इन बिटवीन। सो ये तीनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया है और मैंने सीखा है उसको काफ़ी टाइम लगाने के बाद। बस अपने बम को कम करो। कोई पकोड़े तल रहा है क्या? सो अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ लिप सिंक, और इसके लिए मैं यहाँ पर स्टूडियो लाइब्रेरी फ्लैगइन पर जाऊँगा फिर से, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिप सिंक एनिमेशन। सो ये रहा मेरा लिप सिंक एनिमेशन। सो यहाँ पर इस आइकॉन पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर करना है सिलेक्ट कंटेंट, एंड यहाँ पर हो जाएंगे सारे कंट्रोल सिलेक्ट, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्चुअली चेक। सो ये देख सकते हो आप सारे कंट्रोल हो चुके हैं सिलेक्ट, एंड अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अप्लाई। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपका जो करंट फ्रेम टाइम रेट है यानी कि CTR वो 1 पे होना चाहिए, एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा अप्लाई, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड डन। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से एनिमेशन, एंड आप देख सकते हो ये जो है लिप सिंक ऐड हो चुका है। जस्ट ले देख सकते हो, ये देख सकते हो एकदम झकास, ठीक है। सो यहाँ पर हो चुका है लिप सिंक ऐड। सो अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई आप तो बस ये फ्लैगिन खोलते हो, क्या कहते हैं इसको, स्टूडियो लाइब्रेरी, एंड उसके बाद आप अप्लाई कर देते हो एंड लिप सिंक क्रिएट हो जाता है। अब हमारा क्या होगा जब हम मैनुअल क्रिएट करेंगे, हो सकता है आपका सवाल, और होना भी चाहिए। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप किस तरह से लिप सिंक कर सकते हो, प्लस मैं यहाँ पर बताऊंगा एक शॉर्टकट जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और जो कि लिप सिंक करने में आपको हेल्प करेगा। सो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, एंड मिनिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक्चुअली मुझे दूसरा फाइल खोलना था। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर दूसरा फाइल को कर लूँगा ओपन, एंड यहाँ पर कर लूँगा ऑटो सेव यानी कि सेव। और लिप सिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो रिकमेंड करूँगा जो कि है एनिमेशन की तरफ से, और ये रहा ये वीडियो आप देखोगे, इसमें काइंड ऑफ आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर भी थोड़ा सिमिलर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा और डिटेल्स में होने वाला है। सो एनीवेज मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये जो कैरेक्टर है यानी कि ये एंग कैरेक्टर, एंड ये जो हाथ आप देख सकते हो यानी कि ये हैंड कुछ इस तरह से प्लेस करके रखा है, और इसी तरह से आपको भी अपने जॉ के नीचे जो है हैंड कुछ इस तरह से रखना है, और समझना है जो आप बोल रहे हो उसका एनर्जी ग्राफ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मूव लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं ये खुल रहा है, कई बार ज़्यादा खुल रहा है, कई बार कम खुल रहा है, ठीक है ना। और इसी तरह से जॉ के नीचे हैंड रख के हम एनर्जी ग्राफ को समझते हैं, कहाँ पर ज़्यादा खुल रहा है और कहाँ पर कम खुल रहा है और कहाँ पे एकदम लो है, ठीक है ना। इस तरह से हम एनर्जी ग्राफ को पहले समझते हैं एंड उसके बाद एनिमेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया कि हम इस तरह से एनर्जी ग्राफ को समझते हैं एंड देन उसके बाद हम उसको एनिमेट करते हैं। और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप 30-30 फ्रेम लेके करो तो अच्छा होता है और इंसान को बोरिंग फीलिंग नहीं होता। और कई लोग क्या करते हैं एकदम से पूरा क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा जिसका जो मतलब आसानी होता है वो उस हिसाब से करता है। एनिमेशन में कोई मतलब स्पेसिफिक रूल नहीं है कि एक के बाद यही करना है, ठीक है। सो ऐसे एनर्जी ग्राफ को समझने के बाद अब क्या करना होता है, अब जो है आपके जो लिप्स हैं, जो लिप्स के कॉर्नर है वहाँ पर आपको हैंड प्लेस करना है लाइक दिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो चीज़ है ज़्यादा आसपास में ध्यान मत दो, मैंने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है और अदरवाइज कोई मतलब मुझे
ज़रूरत नहीं था और ना ही क्रिएट करने की कोई ज़रूरत था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिपसिंग के कॉर्नर है, इन दोनों कॉर्नर पे ये 2 उंगली रखा हुआ है। एंड दरअसल मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भाई ये जो लिपसिंग है इसके साथ देखो ये फिंगर अप डाउन, और मतलब ज़्यादा जब बढ़ रहा है तो पीछे जा रहा है और जब घट रहा है तो आगे आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको फील करना है ये दोनों कॉर्नर लिपसिंग के, एंड इस तरह से आपको एनिमेशन कर लेना है, ठीक है। सो समझ में आ गया। एंड एनिमेशन करने के बाद आपको क्रिएट करना है फोनेम। सो फोनेम किसे कहते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो ये रहा फोनेम, एंड फोनेम मेनली कुछ इसी तरह के से ही होते हैं, एंड बाकी जो फोनेम आपको देखने को मिलेंगे वो है एक्स्ट्रा। सो वो भी मैं दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेन फोनेम, कुछ इस तरह से होता है। एंड इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। इसका नहीं, मैं इसका लिंक दूंगा, जो कि यहाँ पर आप आसानी के साथ समझ सकते हो मुंह का जो शेप स्टेट व्यू में कैसे होता है, एंड साइड व्यू से भी आप देख सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी होते हैं फोनेम, ये रहा कुछ इस तरह से, एंड और भी आपको देखने को मिलेंगे लाइक दिस, एंड और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। सो ये तब ज़रूरत पड़ता है जब आप कोई मुंह का शेप बना नहीं पा रहे हो तब, और आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह से हो सकता है, उस टाइम ऐसे रेफरेंस का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। सो यहाँ पर डालना है आपको फोनेम, और ये रहा मेन फोनेम, और इनको डालना है आपको। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, डालने के बाद आपको लेना है एक शीशा, जो कि 10-20 रुपए का आ जाता है, छोटा शीशा लेना है, एंड उसके सामने देखना है। एंड उसी तरह से जो फोनेम आ रहा है साउंड फोनेम का, वो फोनेम आपको क्रिएट करना है उस शीशे के सामने, और आप देखना है कि जब आप वो फोनेम क्रिएट कर रहे हो अपने माउथ पर, ठीक है, सो वो किस तरह से लग रहा है, ठीक है ना, और किस तरह से वो असिमेट्री है थोड़ा थोड़ा। एंड उसको देखने के बाद यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये छोटे छोटे कंट्रोल्स, इनको इस्तेमाल करके देना है थोड़ा थोड़ा असिमेट्री, जिससे कि जो है लिपसिंग लगे रियलिस्टिक, ठीक है ना, और बिलीवेबल। और माउथ से किस तरह से बिलीवेबल बनाया जा सकता है इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हो, और पहले भी मैंने बता रखा है इस बंदे का, ठीक है। और ये बंदा बहुत बढ़िया है, एंड इस बंदे का ये वीडियो भी बढ़िया है, और ये माउथ शेप के ऊपर है। आप किस तरह से माउथ शेप बिलीवेबल बनाओगे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। सो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपको पहले करना है इस तरह से जॉ के नीचे हैंड रख के एनर्जी ग्राफ को समझना है, एंड एनिमेशन कर लेना है। आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हो, और मैं करता हूँ 30 सेकेंड यानी कि 30 फ्रेम तक लेता हूँ, एंड एनिमेशन करके ये करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आपको करना है लिपसिंग के दोनों कॉर्नर पर इस तरह से फिंगर रखना है, एंड समझना है कि लिपसिंग कितना बड़ा हो रहा है, यानी कि लिपसिंग का कॉर्नर कितना बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और आप कह सकते हो कितना अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको डालना है फोनेम लाइक दिस, एंड फोनेम डालने के बाद आपको खुद क्रिएट करना है शीशे में देख के कहाँ पर है वो असिमेट्री, एंड उसको इन छोटे छोटे डीप को इस्तेमाल करके डालना है कैरेक्टर के अंदर, जिससे कि वो लिपसिंग और वो फोनेम लिपसिंग बिलीवेबल लगे, ठीक है। समझ में आ गया। सो इस तरह से क्रिएट किया जाता है एनिमेशन का लिपसिंग, और बिलीव मी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो ये फोनेम, आपको एक्चुअली में क्या करना है, माया में जो है, ठीक है, जहाँ पर साउंड आ रहा है लाइक वो आ रहा है, ए आ रहा है, और कुछ भी आ सकता है लाइक बी आ रहा है, एम आ रहा है, तो इन रेफरेंस को इस्तेमाल करना है, एंड वहाँ पर वो फोनेम क्रिएट करना है। समझ में आ गया। ये मैंने बताया क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे भाई वहाँ पर क्या करना है, कि इस तरह से क्या बोल रहा है, ठीक है ना।
इस तरह से फोनेम क्रिएट करना है। फिर उसके बाद शीशा देख के आपको मुंह देखना है किस तरह से वो आप क्रिएट कर रहे हो वो फोनेम, एंड वो असिमेट्री डालना है इन छोटे छोटे कंट्रोल को इस्तेमाल करके, जिससे कि एनिमेशन का जो लिपसिंग है वो बिलीवेबल लगे। सो मैंने बहुत तोड़ मोड़ के बताया यहाँ पर, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस तरह से क्रिएट किया जाता है मैनुअली, और यकीन मानिए आप ये सब जानने के बावजूद भी एनिमेशन जो है लिपसिंग कर नहीं पाओगे। और ये समस्या मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर साउंड आता है, यानी कि वो जो साउंड आता है ए ओ यू वी, ठीक है ना, उससे 2 फ्रेम आगे आपको प्रेस करना होता है की, एंड उस फ्रेम को क्रिएट करना होता है, यानी कि उस फोनेम को क्रिएट करना होता है। इसी चक्कर में जो है बहुत लोगों का लिपसिंग अच्छे से होता नहीं है, ठीक है। सो इसका क्या सलूशन है, ठीक है। सो इसका सलूशन ये है कि जहाँ पर वो फोनेम है वहीं पर क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह से करना है सिलेक्ट, एंड करने के बाद आपको क्या करना है कि मिडिल माउस प्रेस करना है एंड 2 फ्रेम आगे कर देना है, जस्ट लाइक दैट, एंड आपका जो लिपसिंग है वो हो जाएगा डन। समझ गए कि नहीं? यानी कि जहाँ पर वो मतलब साउंड होना चाहिए, जहाँ पर वो फोनेम क्रिएट होना चाहिए साउंड के 2 फ्रेम आगे, वहाँ पर वो आ जाएगा वो फोनेम, ठीक है। सो इस तरह से आप जो लिपसिंग का प्रॉब्लम है 2 फ्रेम आगे देना है, इसको डील कर सकते हो, इसको मतलब ठीक कर सकते हो। और ज़्यादातर मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। सो किस तरह से करना है आपको पता चल गया कि आपको करना है जहाँ पर फोनेम है वहीं पर क्रिएट करना है, एंड बाद में जो है 2 फ्रेम आगे कर देना है, तो वो साउंड के साथ मैच हो जाएगा, एंड आपका जो लिपसिंग है वो बिलीवेबल लगेगा। समझ में आ गया? तो अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ एक टेक्निक जिससे आप क्रिएट कर सकते हो बड़े आराम से और जल्दी से लिपसिंग। और ये दरअसल जब आप लॉन्ग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तब ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ फिर से वही फाइल पर, एंड मैं यहाँ पर करता हूँ यस, एंड इसको कर लेता हूँ सेव, एंड करने के बाद मैं यहाँ पर ओपन करूँगा एक न्यू, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहा मेरा टेस्टिंग 1। सो ये जो फाइल है ये हो चुका है ओपन, एंड ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें बिल्कुल लिपसिंग नहीं है, लल्लू सा यहाँ पर आँख में कुछ दिखाई दे रहा है। सो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा नॉन, एंड करूँगा ओनली पॉलीगॉन, एंड यहाँ पर मेरा जो है ना सिलेक्शन सेट है मैं उसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, एंड यानी कि सेट। आप देख सकते हो ये सेट भी हो गया, प्लस मेरा कैमरा भी हो गया सेटिंग। और इसके लिए मैंने हॉट कीज क्रिएट कर रखा है, जो कि है शिफ्ट F4, आप प्रेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा हॉट कीज इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बिल्कुल काम करेगा, अगर नहीं करता तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कोई ज्ञान नहीं फैलने वाला यहाँ पर। वो दरअसल कस्टम स्क्रिप्ट से बनाया जाता है, और कस्टम स्क्रिप्ट से कैसे बनाया जाते हैं सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दिखाया था। सो मैं कुछ नहीं बताने वाला, खुद सीखो, खुद रिसर्च करो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लिपसिंग बिल्कुल नहीं है। सो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको कैमरा पर सेट, जैसे कि मुझे कोई परेशानी ना हो। एंड ये रहा नॉन, एंड ये डन, एंड मैं इसको कर दूंगा बंद, एंड यहाँ पर आऊँगा, एंड जैसा कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पर कोई लिपसिंग नहीं है। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ सबसे पहले एनर्जी ग्राफ। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ले आऊँगा साउंड को, सो प्रेस करूँगा Alt 6, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरा इंपोर्ट ऑडियो मेनू। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्लिप पर एंड करूँगा मेरा ऑडियो को सिलेक्ट, और आपने डाउनलोड किया ही होगा, वहाँ पर एक ऑडियो देखने को मिलेगा, सिंपली उसको कर लेना है सिलेक्ट, अगर आपने कहीं भी रखा है और जहाँ पे भी रखा है। सो सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट, एंड ये आप देख सकते हो मेरा ऑडियो जो है वो आ गया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 1 फ्रेम पर, एंड यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक पैनल, पैनल। सो यहाँ पर करूँगा शिफ्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा पैनल, और यहाँ पर आप देख सकते हो साइड में
एंड ऑप्शन बॉक्स, सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर मैं लूँगा अराउंड 5 ही एंड यहाँ पर मैं विड्थ डिवीजन 1 एंड हाइट डिवीजन 1 एंड यहाँ पर करूँगा अप्लाई। सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक पैनल और पैनल जो भी है। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt D और ये मेरा कस्टम मैनिपुलेटर आपको देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा अराउंड लाइक दिस एंड कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर एंड साइड में। सो इतना काफ़ी है एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt Q, राइट क्लिक एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं फेस मोड पर एंड मैं इस फेस को करूँगा सिलेक्ट, करूँगा Ctrl E to एक्सट्रूड एंड थिकनेस अराउंड लूँगा मैं 5। सो ये इनफ होगा मेरे लिए। सो प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन और प्रेस कर सकते हो इंटर एंड या सो प्रेस करूँगा Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर लाइक दिस एंड यहाँ पर अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ मैश नेटवर्क। सो प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा मैश एंड क्रिएट ए मैश नेटवर्क। सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा मैश नेटवर्क एंड ये जो क्यूब है यहाँ पर आ जाएगा सेंटर पर। सो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा एट्रीब्यूट एडिटर जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर जाऊँगा मैं मैश डिस्ट्रीब्यूट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ पॉइंट। सो यहाँ पर करूँगा मैं 1 पर जस्ट लाइक दैट एंड अब मैं जाऊँगा मैश 1 पर और यहाँ पर ऐड करूँगा ऑडियो नोट। सो सिंपल इस पर करूँगा क्लिक एंड करूँगा ऐड ऑडियो नोट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा ऑडियो। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरे क्लिक पर एंड ऑडियो को करूँगा सिलेक्ट एंड करूँगा ओपन एंड इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो ये मेनू निकल के आता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका ऑडियो एंड यहाँ पर स्केल देखने को मिलेगा 30। यूजुअली मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ अराउंड 20 पर, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और ये जो मैं तरीका दिखा रहा हूँ बहुत हैंडी है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके ये आपके हाथ में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो नीचे की तरफ मैं जाऊँगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइम। सो यहाँ पर अगर कोई बंदा चाहता है कि मेरा जो साउंड है या साउंड एनर्जी है वो 2 फ्रेम डिले चले या आगे चले, यहाँ से वो सेट कर सकता है, ठीक है। और एक बात मैं कह देता हूँ, जो मैं लोकेटर बेक करने वाला हूँ आगे चल के आप देखोगे, वो ये चीज़ जो है बेक करने से पहले आपको टाइमिंग ऑफसेट जो है सेट कर लेना है। और यूजुअली मैं यहाँ पर कोई टाइमिंग ऑफसेट नहीं देता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से मैं लिपसिंग करता हूँ। जहाँ पर वो फोनेम है वहीं पर मैं फोनेम क्रिएट करता हूँ एंड देन क्रिएट करने के बाद सारे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 30 और 50 फ्रेम लेता हूँ एंड लिपसिंग का वो फोनेम डालता हूँ एंड करने के बाद मैं क्या करता हूँ 2 फ्रेम आगे कर देता हूँ एंड मेरा जो लिपसिंग है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। मुझे कोई झंझट नहीं पालना पड़ता है कि मुझे 2 फ्रेम आगे क्रिएट करना है वो फोनेम, ठीक है। सो और ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये फ़ोन 2 फ्रेम आगे कर देना, ये सबसे आसान और मतलब बहुत बढ़िया टेक्निक है। आपको कोई मतलब हेडेक नहीं रहता और आपको कोई ख्याल नहीं रखना पड़ता, ठीक है ना, और कोई गड़बड़ होने का चांस भी बहुत कम होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने कर दिया। यहाँ पर स्केल वाई जो है मैंने 20 लिया है एंड यहाँ पर मैं एनर्जी ग्राफ को करने वाला हूँ चेक। सो आप देख सकते हो मेरा जो क्यूब है कुछ इस तरह से ना बिहेव कर रहा है लाइक दिस। सो ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑन करूँगा सिलेक्शन ज्योमेट्री एंड मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा Alt Q एंड करूँगा राइट माउस क्लिक एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा फेस मोड पर, एक्चुअली राइट नहीं लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया एंड दरअसल मुझे जाना है फेस मोड पर नहीं वर्टेक्स मोड पर एंड इस वर्टेक्स को मैं करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वर्टेक्स को करा है सिलेक्ट। आप किसी भी कॉर्नर का कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ वहीं पे आप सिलेक्ट करो। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा कॉन्स्ट्रेंट एंड मैं इस मेनू को निकाल लूँगा बाहर
एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिवर्ट। सो इस पर करूँगा क्लिक। सो यहाँ पर जो है एक लोकेटर क्रिएट हो जाएगा जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ई। सबसे पहले मैं प्रेस करता हूँ आर एंड करता हूँ स्केल एंड लाइक दिस, मे बी लाइक दिस। हाँ ठीक है, प्रेस करता हूँ ई एंड करने वाला हूँ कुछ इस तरह से सेटिंग। ठीक है, जस्ट यू नो लाइक दैट। एंड ये हो गया मेरा सेटिंग। मैं फिर से करूँगा चेक एंड ये हो गया चेक एंड जो है पीछे जो है वो बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर एंड इस जियोमेट्री सिलेक्ट को कर दूँगा ऑफ, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट ना हो। मैंने कर लिया है इस रोटेट को। सो मैंने कर लिया है इस रोटेट को कंप्लीट एंड लोकेटर को कर लिया है मैंने सही तरह से ना प्लेस। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और आप इसको छोटा भी रख सकते हो, बड़ा भी रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा ये लोकेटर सही से काम कर रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है मेरा लोकेटर। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक नया लोकेटर। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फिर से ज्योमेट्री सिलेक्ट को करूँगा ऑन और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ आउटलाइन से सिलेक्ट। सो मैं यहाँ पर करूँगा या मैश टाइपोलॉजी और रीटाइपोलॉजी जो भी है इसका नाम। ठीक है, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा बोन्स टूल पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेटर एट कस्टम पिवट एक्सेस। सो इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर लोकेटर क्रिएट हो जाएगा। और अदरवाइज अगर आपके पास बोन्स टूल नहीं है तो सिंपली क्या करना है, जाना है मॉडिफायर, नहीं जाना है आपको क्रिएट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेटर। तो सिंपली क्रिएट करना है एक लोकेटर। ठीक है, प्रेस करना है Q टू कन्फर्म ऑपरेशन एंड आउटलाइनर को करना है ओपन एंड शिफ्ट पकड़ के, नहीं तो यहाँ पर कंट्रोल पकड़ के करना है कुछ इस तरह से सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करना है मैच एंड मॉडिफायर को ऑन। सो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको माइनस, मैं जाता हूँ मॉडिफायर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पर करना है ट्रांसलेट और आप कर सकते हो मैच ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पर आप करोगे एंड करने के बाद मैं फिर से आउटलाइनर को करता हूँ ओपन जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर लोकेटर को करता हूँ सिलेक्ट, प्रेस करता हूँ W एंड करता हूँ ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। हाँ, ये रहा मेरा लोकेटर। जस्ट मैं यहाँ पर कर लूँगा प्लेस कुछ इस तरह से, मेक श्योर कर लेना है कि ये बिल्कुल सही से प्लेस हुआ हो। हाँ, ये बिल्कुल आप सही है। मैं इसका कलर चेंज कर लूँगा जैसे कि मुझे व्यू बोर्ड में समझ में आए कि ये वही दूसरा है। सो प्रेस करूँगा Ctrl A टू एट्रीब्यूट एडिटर एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा लोकेटर 1 पर एंड लोकेटर 1 पर जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्राइंग ओवरराइड। सो इसको करना है ओपन एंड यहाँ पर करना है इनेबल ओवरराइड एंड मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लूँगा अराउंड आई लाइक येलो कलर, दूर से चमकता है। सो मैंने यहाँ पर कर लिया है येलो कलर एंड मैं इसको कर दूँगा बंद एंड आप देख सकते हैं ये जो है येलो कलर का हो जाएगा। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इस लोकेटर को सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Q एंड देन उसके बाद इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा Ctrl 2 टू पेरेंट कॉन्स्टेंट। अगर आप मेरा हॉट कीज इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेस करोगे तो आ जाएगा एंड यहाँ पर सिंपली करना है अप्लाई एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पर मैं करूँगा चेक। सो मेरा जो लोकेटर है वो बिल्कुल सही मूव कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस लोकेटर को करने वाला हूँ बेक और बेक करने से पहले जैसा कि मैंने बताया आपको वहाँ पर मैच जो है अगर टाइम चेंज करना है तो कर लो एंड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ Ctrl A एंड एट्रीब्यूट एडिटर एंड यहाँ पर मैं ओपन करूँगा मेरा आउटलाइन एडिटर
सो ये रहा मेरा मैश नेटवर्क। इसको अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर जाता हूँ मैश 1, मैश या मैश कहाँ गया, मैश 1, नहीं ये नहीं, अब मैश ऑडियो, हाँ ये मैश ऑडियो पे आपको जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्केल Y, यहाँ पर मैंने 20 रखा है जो कि पहले ही मैंने आपको दिखाया था। आप इसको घटा भी सकते हो, अगर आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर जो ये क्यूब का मूवमेंट है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादातर जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं यहाँ पर ज़्यादातर 20 ही रखता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपको अगर कम करना है कम कर सकते हो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू। सो बिफोर मतलब बेक करने से पहले ये सारे कुछ सेट कर लेना है, ठीक है। एंड करने के बाद आपको सिंपली इस लोकेटर को करना है सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+P टू बेक सिमुलेशन ऑप्शन। अगर आप मेरा हॉट कीज इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हायरार्की में सिलेक्टेड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चैनल्स, यहाँ पर आप ऑल चैनल्स को भी कर सकते हो एंड कस्टमाइज चैनल को भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रॉम चैनल बॉक्स, यानी कि अगर मैं इस y एक्सेस को करता हूँ सिलेक्ट और आप देख सकते हो y एक्सेस में ही मोस्ट ऑफ द वैल्यू है। सो मैं y एक्सेस को ही करने वाला हूँ बेक। सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है फ्रॉम चैनल बॉक्स एंड चैनल बॉक्स पे मैंने सिलेक्ट किया है ट्रांसलेट y एंड अब नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा टाइम रेंज, टाइम स्लाइडर, और आप इस्तेमाल कर सकते हो स्टार्ट एंड कि कहाँ से आपको कहाँ तक बेक करना है, ये स्टार्ट एंड एंड से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बेक टू में आपको देखने को मिलेगा बेस एनिमेशन एंड न्यू लेयर। इसका मतलब है कि जो बेस एनिमेशन लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर बेक कर लूँगा तो आपको देखने को मिलेगा। सो बेस एनिमेशन जो है वो होता है लेकिन यहाँ पर हिडन होता है, देखने को नहीं मिलता। जब आप एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट करते हो तो वो निकल के आता है। तो आपको करना है इस बेस एनिमेशन के अंदर ही या अलग से आपको बेक करना है। सो मैं यहाँ पर अलग से कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है न्यू लेयर एंड यहाँ पर मैं बेक लेयर, सो मैं करूँगा कि चलेगा, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ। एंड यहाँ पर आपको अगर कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हो। सो मैं यहाँ पर करूँगा लेयर बेक कीप एंड यहाँ पर सैम्पल बाय, ये जो है बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर ओवर सैम्पल रेट यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ, मेरी ज़रूरत है और लिपसिंग में ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना है आपको। एंड यहाँ पर स्मार्ट बेक जो है बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 1 by 1 जो है हमें वो एनर्जी चाहिए ग्राफ, और इसीलिए मैं इस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा बेक पर एंड ये जो है बेक करना स्टार्ट कर देगा और ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। एंड थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये हो गया है क्रिएट एंड आप देख सकते हो इसका जो बेक सिमुलेशन कीज आप टाइम रेंज पर देख सकते हो, बिल्कुल 1 by 1 फ्रेम है। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ ग्राफ को ओपन, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है ना बेक सिमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। सो इस एनर्जी को क्या करेंगे, हम जॉब में डालेंगे, ठीक है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर y को करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा शिफ्ट A एंड डबल क्लिक करूँगा तो पूरा जो टाइम स्लाइडर है वो हो जाएगा सिलेक्ट, करूँगा राइट क्लिक एंड कर लूँगा कॉपी। सो कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस जॉब पर एंड इसके जॉब में जो है हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और कंट्रोल। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लेयर क्रिएट करूँगा और उससे भी पहले आपको देख लेना है ये जॉ जो है जब आप ऐसे रोटेट करके ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो कौन से एक्सेस में ये खुल रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सेस में ये सारा मूवमेंट हो रहा है और हमें जो है ट्रांसलेट y का जो वैल्यू है उसको कॉपी करके यहाँ पर रोटेट x में डालना है, ठीक है, समझ में आ गया। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको फिलहाल 0 एंड मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फिर से 1 फ्रेम पर, ठीक है। 1 फ्रेम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा बेस एनिमेशन
लेयर पर मैं करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर करूँगा एक्सट्रैक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट और मैंने यहाँ पर जॉ को सिलेक्ट कर रखा है और एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, जॉ को अलग लेयर में डाल रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं करता हूँ अप्लाई एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक बेस एनिमेशन एक्स्ट्रा लेयर। सो अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर रोटेट एक्स को करता हूँ सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं टाइमलाइन पे करता हूँ राइट क्लिक पेस्ट एंड करता हूँ पेस्ट। सो यहाँ पर जो है वो वाई ट्रांसलेटर का जो वैल्यू है वो रोटेट एक्स में आ जाएगा एंड यहाँ पर जो है आपको मुंह का शेप कुछ इस तरह का होता हुआ नज़र आएगा। एंड मैं यहाँ पर करता हूँ आगे, तो आप देख सकते हो ये जो एनर्जी है ये इस जॉ के अंदर जो है आ गया है। लेकिन आप देख सकते हो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ F टू फोकस, लेकिन आप देख सकते हो जॉ जो है बहुत ज़्यादा है ना मूवमेंट कर रहा है, जो कि है मैड थिंग और ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस लेयर वेट से इसको करूँगा कंट्रोल। सो मैं यहाँ पर अराउंड करूँगा 0.5। सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेस करूँगा इंटर, सो ये हो जाएगा सेट। और अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ शिफ्ट 7 और एक्चुअली शिफ्ट 0, तो ये रहा मेरा एनिमेशन फ्लोट लेयर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर 500 पर रखा है, 0. कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ 0.5। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। सो या एंड अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अब जो है मूव, तो आप देख सकते हो ये जो है बहुत घट गया है और यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ एनर्जी ग्राफ को। और ये थोड़ा थोड़ा कई बार जो है कई जगह बहुत ज़्यादा होगा, वो आपको थोड़ा मैनुअली हैंडल करना पड़ेगा। सो आपका जो साउंड एनर्जी है वो इस जॉ के अंदर आ गया है, आपका मतलब आधा काम हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो लिपसिंग के कॉर्नर जो है उसको देखना है एंड आपको फोनेम डालना है एंड उसके बाद आपको थोड़ा एसिमेट्री डालना है। और पता है मैं आपको बता देता हूँ, वो जब आप ये चीज़ करके प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मतलब अलग लेवल का हो जाता है। तो फिर आप ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ोगे, आपको फोनेम जो है देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आपको शीशे में मुंह देखना पड़ेगा बार बार। ठीक है ना, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मुझे तो हो गया है प्रैक्टिस, मैं क्या करता हूँ ऐसे डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मतलब लिपसिंग के कॉर्नर भी डाल देता हूँ, फोनेम भी डाल देता हूँ एंड यहाँ पर एसिमेट्री भी डाल देता हूँ छोटे छोटे रीड को इस्तेमाल करके। और यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो 1 by 1 की फ्रेम है इसको आप डिलीट करना पड़ेगा, एक फ्रेम छोड़ के आप दूसरा फ्रेम करोगे। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ अराउंड 30 एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 by 1 की है। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 15 पे कोई की प्रेस, ठीक है, सो उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा 17 पर, लेकिन 16 जो है मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर की है सो इसको तो डिलीट करना पड़ेगा ना। ठीक है, सो इसके लिए भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। सो आपको जाना है ग्राफ एडिटर पर एंड ग्राफ एडिटर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा X, अरे यार सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा प्रेस S। सो X, ठीक है ना, X प्रेस करने से क्या होगा, ये जो टाइम रेंज है ये ग्राफ एडिटर में सेट हो जाएगा मेरा कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इस तरह से सिलेक्ट एंड मैं यहाँ पर जाता हूँ कर्व, मैं जाता हूँ रीसिंपल कर्व। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ इस आइकॉन बॉक्स पे क्लिक एंड यहाँ पर निकल के आएगा कुछ इस तरह का मेनू। सो मैं यहाँ पर करता हूँ स्टार्ट टू एंड एंड यहाँ पर मेरा जो एंड है वो 30 फ्रेम पर है। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 30 जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूँगा इंटर। एंड यहाँ पर आपको सेट करना है कि कौन से पे आप करना चाहते हो, क्लोज सैम्पल हेल्थ एंड। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या नाम है Gaussian 2 पे ही करता हूँ
एंड टाइम सैंपल जो है वो मैं 2 पे ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे 2 फ्रेम छोड़ के चाहिए, ठीक है, यानी कि 1 फ्रेम फिर उसके बाद 1 फ्रेम छोड़ के फिर 1 फ्रेम चाहिए। सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया है एंड मैं करूँगा अप्लाई एंड फाइंड अननोन डाटा यूजफुल हैंड एंड इंफॉर्मेशन करेंटली फाइल नॉट टाइप चेंज। ओके, एंड ये जो मेरा माया है वो हो गया है क्रैश। सो आप देख सकते हो मेरा माया जो है वो हो गया है क्रैश, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। सो मैं यहाँ पर करूँगा एक दूसरे फाइल को ओपन, ये रहा टेस्टिंग डन। सो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। सो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है मेरा दूसरा फाइल एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा नो जॉ कंट्रोल को जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइम रेंज है उसको मैंने 30 पे ही रखा है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1 by 1 कीज है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा ग्राफ एडिटर। सो प्रेस करूँगा एंटर एंड प्रेस करूँगा शिफ्ट 7। सो मेरा ग्राफ एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। प्रेस करूँगा X एंड ये जो टाइम रेंज है वो ग्राफ एडिटर में हो जाएगा सेट। अब मैं क्या करूँगा, अब सिलेक्ट करूँगा रोटेट X और मैं चैनल बॉक्स में भी सिलेक्ट कर लेता हूँ रोटेट X एंड सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इन कीज को करूँगा सिलेक्ट। और जब आप ऐसे रिड्यूस की करने वाले हो, ठीक है, या फिल्टर को अप्लाई करने वाले हो तो मेक श्योर कर लेना है कि आप जोन एक्सेस कर्व पे ये अप्लाई करने वाले हो उस एक्सेस कर्व को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि उस एक्सेस को ग्राफ एडिटर में इस तरह से सिलेक्ट करना है और चैनल बॉक्स पे आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैंने काफ़ी टेस्टिंग किया एंड पता लगा कि भाई माया जो है वो क्रैश हो जाता है। सो यहाँ पर जाना है कर्व एंड यहाँ पर आपको जाना है रीसैंपल कर्व पर एंड इसके डायलॉग बॉक्स को करना है ओपन एंड यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड पे करना है। और आप चाहे तो टाइम स्लाइडर पे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम स्लाइडर को आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 पे कर रखा है। सो आप जहाँ पर चाहते हो उस हिसाब से टाइम रेंज को आप सेट करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर आप चूज कर सकते हो टाइम स्लाइडर। सो मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट एंड एंड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मैं स्टार्ट जो है वो 1 पे है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड एंड जो है मैं यहाँ पर लूँगा 30 अराउंड जस्ट लाइक दैट एंड बाकी जो है वो बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा रीसैंपल एंड यहाँ पर जो है वो रिड्यूस की ऑटोमेटिक ये माया क्रिएट करके देगा। एंड आप यहाँ पर टाइमलाइन पे भी देख सकते हो कि भाई जो कीज है एक छोड़ के है, ठीक है। और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आपको ये जो रीसैंपल कर्व है ना, ये फिल्टर, ये अंधों की तरह इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। आप सबसे पहले साउंड को अच्छी तरह से सुने कि भाई हाँ कहाँ पे क्या ज़रूरत है, ठीक है, उस हिसाब से आप कीज को जो है रिड्यूस करें, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, लिपसिंग में क्या होता है, पुशअप देना पड़ता है और पुशअप 1 फ्रेम का ही होता है लिपसिंग में, और कई बार आपको होल्ड देना पड़ता है M, B और P पर। सो और जो होल्ड होता है वो 1 फ्रेम ही होता है लिपसिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ऐसे टाइम में क्या होता है, अगर आप एनर्जी ग्राफ वहाँ पर की अगर रिड्यूस कर देते हो तो वो थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इस तरह से आप की को रिड्यूस कर सकते हो एंड 1 by 1 जो है आपको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जो है आप इतने जो झोलझाल किए हैं उनको करना पड़ेगा डिलीट। सो मैं क्या करूँगा, मैं इन जो सारे को मैंने क्रिएट किया था इन सारे को मैं कर दूंगा डिलीट। सो मैं यहाँ पर आउटलाइनर को निकालूंगा एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा मैश 1 एंड ये जो ऑब्जेक्ट है एंड बिग कॉन्स्टेंट जो भी है ये सारे मैं कर दूंगा डिलीट। सो प्रेस करूँगा डिलीट बटन एंड ये सारे हो जाएंगे डिलीट एंड लोकेटर्स को भी कर दूंगा मैं डिलीट, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। सो ये जो है सीन जो है वो क्लीन हो गया। अब जो है मेन फंडा वो आता है एनिम लेयर पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो है दूसरे लेयर पर है एंड बेस एनिमेशन जो हमारा है वो दूसरे लेयर पे है। सो इसको और इसको जो है मैच कराना है, यानी कि एक ही जगह पे लेके आना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा जॉ कंट्रोल को लाइक दिस एंड यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा रोटेट एक्स को
एंड उसके बाद मैं बेस एनिमेशन को करूँगा सिलेक्ट एंड होल्ड कंट्रोल करूँगा एंड उसके बाद इस लेयर को मैं करूँगा सिलेक्ट कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर जाऊँगा लेयर्स एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा मर्ज लेयर ऑप्शन और अगर आप राइट क्लिक करोगे तब भी आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, नहीं मिलता तो यहीं से कर लेना। सो इसके डायलॉग बॉक्स को करूँगा मैं ओपन एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा मर्ज टॉप सिलेक्टेड लेयर बॉटम सिलेक्टेड लेयर, हाँ मैं करने वाला हूँ बॉटम सिलेक्टेड लेयर से एंड यहाँ पर मैं करूँगा लेयर हायरार्की सिलेक्टेड एंड रिजल्ट जो है लेयर मॉडल, ठीक है ऑटोमेटिक मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर एडिक्टिव और ओवरराइड मैं नहीं करने वाला और ये जो डिलीट बेक लेयर्स, यस जो लेयर जो बेक होगा वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक एंड सैंपल बाय 1 एंड यहाँ पर ओवर सैंपल रेट देखने को मिलेगा 1। सो फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई की ज़्यादा रिड्यूस तो किया नहीं है, सो मैं यहाँ पर इससे ही खुश हूँ। और अगर आपने एनिमेशन कर लिया है पूरा लिपसिंग रिड्यूस की करके तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप ऑन करें स्मार्ट पिक, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा मर्ज और ये थोड़ा सा टाइम लेता है एंड आप देख सकते हो ये जो है हो चुका है लेयर मर्ज एंड जो एक्स्ट्रा लेयर था वो बेस एनिमेशन लेयर के साथ हो चुका है मर्ज एंड मर्ज होने के बाद सिर्फ एक ही यहाँ पर एनिम लेयर देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर जॉ कंट्रोल को करता हूँ सिलेक्ट तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो सारे कीज़ हैं और ये जो एनर्जी ग्राफ है यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो मैंने जैसा कहा कि अगर आपने थोड़ा सा मैनुअली इसको सेट करके और लिपसिंग कर चुके हैं रिड्यूस की करके तो स्मार्ट बेक करके जो है लेयर को मर्ज करना है। और अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं किया है मैं मैनुअली इसको ठीक भी कर सकता हूँ और एनिमेट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो सारा कंट्रोल का जो एनिमेशन है मेरा इस बेस एनिमेशन लेयर के अंदर है। सो या इस तरह से आप कर सकते हो एंड आपने बहुत बढ़िया काम कर लिया, ये जान लिया और सब कुछ डन, ठीक है। अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली इसको फिक्स करो थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा ओपन हो रहा है और ज़्यादा बंद हो रहा है एंड उसको वहाँ पर ठीक करने के बाद आपको डालना है सिंक के साइड जो कॉर्नर है वो डालना है, अंदर बाहर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद फोनेम डालना है। और अगर आपने ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको ये चीज़ दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्ट डालना शुरू करोगे 1 by 1 जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। और ना ही मुझे ज़रूरत है कि मुझे मिनर में देखने की बार बार, क्योंकि मुझे आदत हो चुका है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको की रिड्यूस कर लेना है और जहाँ पर फोनेम है वहीं पर फोनेम क्रिएट करना है एंड उसको सिलेक्ट करके जस्ट आपको क्या करना है 2 फ्रेम आगे कर देना है, ठीक है। सो डन, आपने लिपसिंग सीख लिया। सूसू का नाटक करो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ पॉलिशिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा फेशियल कंट्रोल्स के बारे में। सो बिगिनियर्स एनिमेटर जो है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फेशियल में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं ना, उनको जो है सिलेक्ट करके, ठीक है, ऐसे मूव करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हाँ जो है वो हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी मतलब रैंडमली कंट्रोल पकड़ के जो है इंसान और जो बिगिनियर्स होते हैं एनिमेटर्स वो मूव करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारा जो है बढ़िया तरीके से फेस एक्सप्रेशन बन जाएगा और बाद में जाके पता चलता है इससे घटिया फेस एक्सप्रेशन तो उन्होंने कभी बनाया ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी फेस एक्सप्रेशन डालना है और फेस एक्सप्रेशन के कंट्रोल्स को पकड़ के मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में मैं हाईली रेकमेंड करूँगा और जो कि मैं करता हूँ और सारे एनिमेटर्स करते हैं, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है बड़े कंट्रोल्स, ठीक है। बड़े कंट्रोल्स पकड़ के आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और बड़े कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है, बड़े कंट्रोल्स का मतलब ये होता है अगर किसी आप कंट्रोल को सिलेक्ट करते हो और उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं बड़ा कंट्रोल। जैसे कि यहाँ पर आईब्राउज पे आप देख सकते हो ये है बड़ा कंट्रोल एंड इसके अंदर देखने को मिलेगा ये छोटे छोटे कंट्रोल्स। अगर आप
इस बड़े कंट्रोल्स को ना मूव करके अगर छोटे छोटे कंट्रोल्स को मूव करने लगोगे तो आपका जो फ्रेश एक्सप्रेशन जो आप क्रिएट करना चाहते हो उसको क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड कभी नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। सो इसीलिए बड़े कंट्रोल्स को पहले मूव कराना होता है एंड आप देख सकते हो इसका इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा है इन छोटे कंट्रोल्स से। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि भाई अगर किसी कंट्रोल को आप सिलेक्ट करके मूव करते हो तो ये कितना मूवेबल एरिया और कितना ये मूव कर रहा है, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये इन्फ्लुएंस इसका थोड़ा सा है और ये जो कंट्रोल है इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो इसी तरह से ही आइस में आपको देखने को मिलेंगे ये जो कंट्रोल्स है ना इनके इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे कंट्रोल्स के हैं, ठीक है। एंड नोज में आपको देखने को मिलेगा इन तीनों जो है कंट्रोल्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और बाकी छोटे छोटे कंट्रोल्स जो भी हैं उनको एडजस्ट करना है बस थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसे कि अच्छा है ना फ्रेश एक्सप्रेशन क्रिएट हो। एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा चिक जो है, चिक का मेन कंट्रोल अगर आप ये करोगे तो पूरा चिक जो है इन्फ्लुएंस होगा। एंड ये रहा लिपसिंग का मेन कंट्रोल, ठीक है। एंड लिपसिंग का सबसे बड़ा कंट्रोल जैसे कि मैंने पहले बताया है ये जॉ कंट्रोल है, ठीक है। समझ में आ गया कि जब भी आप फ्रेश एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हो तो बड़े कंट्रोल्स को पकड़ के मूव करना है, समझ में आ गया। अब मैं बात करने वाला हूँ पॉलिशिंग के बारे में। सो पॉलिशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ओपन करूँगा ग्राफ एडिटर को एंड ग्राफ एडिटर ओपन होने के बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इस कॉक कंट्रोल को और मोस्ट ऑफ द टाइम और ज़्यादातर एनिमेटर जो है वो कॉक कंट्रोल से ही स्टार्ट करते हैं पॉलिश करना, ठीक है, क्योंकि यही मेन होता है, ठीक है। समझ में आ गया। सो अब ये जो मैंने एनिमेशन बना के दिया है इसको जस्ट मैंने हल्का पॉलिश किया है, कोई महान पॉलिश नहीं किया है। और क्यों नहीं किया ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है क्योंकि आप इसके साथ छेड़छाड़ करो, ठीक करो, रायता फैलाओ और कुछ सीखो, ठीक है। नंबर 1 तो यही है। और दूसरा कारण ये है कि आपके अंदर वो जो डर है वो सेल्फ डाउट है कई बार होता है और कई इंसान के अंदर होता है। अगर किसी के अंदर है नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। मेरे अंदर था, अगर मैं थोड़ा सा मूव करता था या थोड़ा सा रोटेट करता था की पोज ब्रेक डाउन पोज क्रिएट करने के बाद मैं सोचता था अरे एनिमेशन खराब ना हो जाए, ये वो फलाना डीन का ये जो डर होता है, इस डर को इस डर के ऊपर जीत हासिल करने के लिए मैंने आपको ये दिया है। मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड करो, इसलिए मैंने मेंबरशिप का ऑप्शन रखा है, ठीक है। खराब करो, दोबारा करो, ठीक है ना, रायता फैलाओ एंड कुछ भी करो, जस्ट लर्न, ठीक है, लर्न समथिंग। इसीलिए मैंने इसको हल्का एकदम जितना ज़रूरत है मैंने उतना पॉलिश करके इसको छोड़ दिया है, बाकी आपको खुद करना है जिससे कि आप कुछ सीख सको। सो एनीवेज, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने पॉलिश किया है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मैंने पॉलिश करके दिया है जहाँ पे जो जितना ज़रूरत होना चाहिए। सो एनीवेज, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी पॉलिशिंग नहीं किया तो बिल्कुल सही है, तो इट इज़ फन ठीक है। सो अब मेरा सवाल ये है कि आप जब ग्राफ एडिटर में देखोगे और पॉलिश करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्राफ एडिटर में हम देख रहे हैं कर्व सही है या किस तरह से हम सही तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। सो इन सवालों का जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। सो जब भी एनिमेशन पॉलिश करना होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ग्राफ एडिटर पकड़ के ही पॉलिश करते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि आप जो है अच्छे से पॉलिश कर पाओ, और वही चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और वो दरअसल 6 चीज़ें हैं। सो नंबर 1 पे आता है, और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप किस तरह से कर सकते हो, ये ना कि मैं कोई कर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ फिर उसके बाद कहता हूँ अरे नहीं इसको इस तरह से थोड़ा सा नीचे करता हूँ ठीक हो गया, हाँ, ये ऐसा नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ ये टेक्निक है, आप इनको इस्तेमाल करो और सीखो, सही है।
ये है भाई असली असली टीचर का पहचान, ठीक है। सो वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो नंबर 1 पे आता है कर्व शेप। कर्व शेप का मतलब है ये जो कर्व का जो शेप है पूरा, आप कर्व देखो तो आपको पता लगेगा। सो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, अराउंड लाइक दिस। हाँ, ये जो पूरा आप कर्व देख रहे हो इसका जो शेप है इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। और कई बार टेढ़ा मेढ़ा जरूरी है और कई बार टेढ़ा मेढ़ा जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। और इस कर्व को जो है अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ सिलेक्ट एक्चुअली व्यू, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कीज, एंड इस कीज को जो है मैं नेवर पे सेट करता हूँ जिससे कि जो है अच्छे से मुझे दिखाई दे कर्व शेप। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको सही किया है, तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ एकदम कर्व आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कितना स्मूथ, लेकिन आगे जो है मैंने कुछ सेटिंग नहीं किया है। और ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ना, इस चीज़ के लिए भी मैंने पॉलिश अच्छे से नहीं किया जिससे कि आपको मैं समझा सकूं और दिखा सकूं कि क्या एक्चुअल में माजरा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्व जो है कुछ यहाँ पर ठीक नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत है। सो आपको करना पड़ेगा ये फिक्स, मैं नहीं करने वाला। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप थोड़ा रायता फैलाओ और कुछ सीखो और ये जो आपका डर है इस डर को भगाओ, ठीक है। समझ में आ गया। सो ये मैंने कर लिया ऑलवेज फॉर। सो आपको पता चल गया कर्व शेप देखना है, जहाँ पर आपको लगता है कर्व शेप कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा या टेढ़ा मेढ़ा देखने को मिल रहा है, उसका मतलब वहाँ पर जो है कर्व सही नहीं है, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ दूसरा टेक्निक। दूसरा टेक्निक है हैंडल्स। हैंडल्स का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस की को करता हूँ सिलेक्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो हैंडल्स देखने को मिल रहे हैं एक्चुअल में ये वेट टेंजन एंड नॉन लीनियर टेंजन है, ठीक है। इसे मैं हैंडल कहता हूँ, आप भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये जो हैंडल्स हैं इनको अगर कुछ इस तरह से मैं कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो कर्व है ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं इस हैंडल को करता हूँ सिलेक्ट, यानी कि इस की को करता हूँ सिलेक्ट एंड इसके टेंजन को नज़र मारता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो टेंजन है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है अकॉर्डिंग टू लाइन कर्व बिहाइंड द कर्व। एंड अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देख सकते हो ये जो टेंजन है यानी कि हैंडल वो भी बिल्कुल कर्व के साथ अलाइन है। लेकिन ये जो कीज है इसको अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देख सकते हैं इसका जो टेंजन है ये अलाइन नहीं है और ये कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई। और ये जो हैंडल है कुछ और डायरेक्शन में रोटेट है, इसलिए आपका जो कर्व है कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। सो ऐसे केसेस में सिंपली आपको प्रेस करना है डी एंड ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, सही है। तो दूसरा टेक्निक भी आपको पता चल गया। अब मैं बताता हूँ तीसरा टेक्निक। सो तीसरा टेक्निक है प्रोग्रेसिव स्पेसिंग। तो प्रोग्रेसिव स्पेसिंग किसको कहते हैं अब मैं दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बात किया है शायद। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है स्पेसिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो स्पेसिंग है इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव स्पेसिंग। सो प्रोग्रेसिव स्पेसिंग का मतलब ये है कि भाई एक तरफ जो है कीज जो है स्लो इन होके, और एक्चुअल में लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ स्लो आउट होके निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्पेसिंग है बिल्कुल कम है, इसका मतलब ये जो है स्लो आउट होके निकल रहा है। एंड बीच में आप देखोगे बहुत सारा स्पेसिंग है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत तेजी है। एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है, इसका मतलब यहाँ पर स्लो इन हो रहा है। सो इसे ही एक्चुअल में कहते हैं प्रोग्रेसिव स्पेसिंग, ठीक है, समझ में आ गया। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव स्पेसिंग। एंड अब आता है एनिमेशन, कर्व वैल्यू एंड टाइमिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसको फिक्स करके आप किस तरह से कर्व को फिक्स कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर
आपको ज़रूरत है फिक्स करने की। सो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चेक। सो ये जो है की, और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस के साइड में ये जो पहला दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखता है टाइमिंग, यानी कि कितने फ्रेम पर है, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वैल्यू। ठीक है, सो अगर मैं इन कीज को करता हूँ सिलेक्ट, करता हूँ थोड़ा सा प्रेस W एंड करता हूँ थोड़ा सा ऊपर लाइक दिस, एंड इन कीज को करता हूँ थोड़ा सा डाउन लाइक दिस, एंड yeah like this। सो इस तरह से जो मैं ऊपर से नीचे कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो रहा है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड करता हूँ पीछे लाइक दिस, तो इसका मतलब मैंने टाइम चेंज किया। सो इस तरह से वैल्यू एंड टाइम चेंज करके आपको कर्व को करना पड़ेगा फिक्स। जैसा कि मैं यहाँ पर अभी वैल्यू को सेटिंग करके कर रहा हूँ। सो ये रहा मैं फिक्स कर रहा हूँ, एंड ये एंड थोड़ा सा और करना पड़ेगा, एंड ये यहाँ पर थोड़ा सा, एंड यहाँ पर, एंड ये डन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो कर्व का जो वैल्यू है उसको इन्फ्लुएंस करके, यानी कि उसको घटा के या बढ़ा के मैंने यहाँ पर कर्व को फिक्स किया। सो इस तरह से फिक्स करना होता है पॉलिशिंग में, तब जाके आपका कर्व जो है स्मूथ लगता है एंड आपका एनिमेशन भी स्मूथ होता है। समझ में आ गया? सो अब मैं बात करने वाला हूँ 5 टेक्निक, यानी कि 5वां टेक्निक, जो कि है इंटरपोटेशन। सो इंटरपोटेशन, और नंबर 6 पे आता है एक्स्ट्रापोटेशन। अगर इसके बारे में आप गूगल करोगे थोड़ा सा और भी अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कर लेता हूँ थोड़ा सा और डाउन लाइक दिस, एंड इसको भी कर लेता हूँ थोड़ा सा एंड लाइक हियर। सो एंड ये जो है, एंड इसको मैं करता हूँ लाइक दिस। सो यहाँ पर हो गया बिल्कुल फिक्स। एंड यहीं पर मैं समझा देता हूँ इंटरपोटेशन, यानी कि 5 नंबर में जो आता है टिप टेक्निक, जिससे कि आप कर्व को पॉलिश कर सकते हो और एनिमेशन को भी। और मैं साफ बता रहा हूँ, कर्व को आप पॉलिश करोगे यानी कि स्मूथ करोगे तो एनिमेशन जो आपका है वो भी स्मूथ हो जाएगा। और सिर्फ अंधों की तरह ये ग्राफ एडिटर में देख के चेंजेस करते मत रहना मेरी तरह, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो पता नहीं होगा। ठीक है, सो आपको बीच बीच में और यहाँ पर जो व्यू पोर्ट है यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ आप सीखोगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं किया और ना ही ज़्यादा पॉलिश किया है। ठीक है, समझ में आ गया? सो इंटरपोटेशन अब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। सो ये आप देख सकते हो, ये जो कर्व है यहाँ से बिल्कुल स्मूथ होके एकदम ऊपर जा रहा है, लाइक समझ में आ रहा है? यहाँ तक आप देख सकते हो, इस की से लेके इस की तक आप देख सकते हो एकदम स्मूथ होके एकदम ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कोई बीच में जो है ना ऊपर नीचे नहीं है। सो इसे कहते हैं इंटरपोटेशन। समझ में आ गया? ठीक है, एंड अब आपको दिखाता हूँ मैं एक्स्ट्रापोटेशन, जो कि है 6 टेक्निक। हालांकि मुझे लगता है शायद मैं नाम सही से ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा दूंगा इंटरपोटेशन और एक्स्ट्रापोटेशन का स्पेलिंग, सो आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ 6 नंबर टेक्निक, जो कि है एक्स्ट्रापोटेशन, जिसको आप देख के और समझ सकते हो एंड समझ के एनिमेशन पॉलिश कर सकते हो। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस रिस्ट कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा एंड हियर। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रापोटेशन। सो अगर मैं वाई रोटेट को करता हूँ सिलेक्ट, एंड आप कर्व देख सकते हो, ऐसे जाके ऐसे हुआ एंड ऐसे जाके ऐसे हुआ एंड ऐसे जाके ऐसे हुआ। ठीक है,
ऐसे टाइप का जो ग्राफ है इनको कहते हैं एक्सट्रापुलेशन। इनमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि एक कभी भी एक फ्रेम के अंदर, ठीक है ना, मतलब एक फ्रेम में कर्व जो है ऊपर चला गया और एक फ्रेम में ही मतलब नीचे आ गया, ठीक है। ऐसे जब कर्व बनने लगेंगे एक्सट्रापुलेशन में, यानी कि जब ऐसे कोई ग्राफ सिंगल कीज में क्रिएट होने लगेगा, लाइक मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ क्रिएट करके। अगर मैं इस की को करता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ ऊपर, एंड इस की को करता हूँ सिलेक्ट एंड कर देता हूँ नीचे, ठीक है, और मे बी मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड कर देता हूँ नीचे। ये और एक करके दिखाता हूँ जिससे कि यू नो ये जो ग्राफ क्रिएट हुआ, ठीक है ना, ऐसे एक्सट्रापुलेशन ग्राफ नहीं चलता एनिमेशन में, ठीक है। बहुत रेयरली केस में होता है जब आप ऐसे ग्राफ क्रिएट होता है, लेकिन एक्सट्रापुलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ग्राफ क्रिएट नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 2 कीज होता है। लाइक अगर मैं ये दिखा रहा हूँ, ये एक कीज ऊपर गया एंड दूसरा कीज भी कुछ इस तरह से होता है, एंड जब डाउन आता है तब एक कीज जो है कुछ इस तरह से होता है, जिससे कि ये कर्व जो है एकदम मतलब अच्छा एनिमेशन मिले आपको और अच्छा यू नो अच्छे से जो है कंट्रोल अच्छे से काम करे, यू नो जर्क ना क्रिएट हो। ऐसे में कुछ इस तरह के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे, ठीक है, लाइक 1 2 3, ठीक है। एक फ्रेम में ही ऊपर नहीं जा रहा और एक फ्रेम में ही नीचे नहीं आ रहा है, इसके बीच में एक की देखने को मिलेगा जब नीचे आ रहा है, एंड जब ऊपर जा रहा है एक की देखने को मिलेगा। ऐसे एक्सट्रापुलेशन जो है ग्राफ होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे से एनिमेशन देखने को मिले और आप अच्छे से एनिमेशन पॉलिश कर पाओ। लेकिन और रेयर केस ही होता है एक फ्रेम में जो है ग्राफ ऊपर अप डाउन करता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये डिपेंड करता है आपके एनिमेशन के ऊपर भी, और एनिमेशन शॉट, एनिमेशन स्टाइल, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 1 फ्रेम में ऊपर नीचे होता नहीं है, और 1 फ्रेम ऊपर नीचे का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई कीज ऊपर जा रहा है ऐसे एंड कोई कीज ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया, इसको सिलेक्ट करा एंड मैं गया एक्स पर, एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्मूथ कर्व क्रिएट हो रहा है इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ऐसे जब भी आप पॉलिश करना है ऐसे इंटरप्रिटेशन क्रिएट करना है, ठीक है। आपको क्रिएट करना है यू नो प्रोग्रेसिव स्पेसिंग, एंड आपको चेंज करना है कर्व वैल्यू एंड टाइमिंग, जिससे कि आप इतना स्मूथ यू नो कर्व क्रिएट कर सको। प्लस आपको नज़र रखना है कर्व शेप पर, कर्व शेप बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, कोई ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे यू नो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आपका एनिमेशन स्मूथ कभी नहीं होगा और नहीं आपका एनिमेशन जो है वो पॉलिश हुआ है। और ये मैंने रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझ में आ गया। एंड हैंडल्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, नंबर 2 पे जो आता है हैंडल्स का मतलब ये है कि की को अगर सिलेक्ट करोगे जो टेंजन आपको देखने को मिलेंगे इसे कहते हैं हैंडल्स। ये बिल्कुल कर्व के साथ एकदम सही होना चाहिए, कुछ इस तरह से नहीं रहना चाहिए, और अगर इस तरह से है तो सिंपली प्रेस करना है डी, सिंपली पूरा सिलेक्ट करना है एंड प्रेस करना है डी, तो इस तरह से कुछ आपको स्मूथ होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया। तो पहला रूल्स है कर्व शेप, फिर उसके बाद हैंडल, प्रोग्रेसिव स्पेसिंग, फिर उसके बाद आपको एनिमेशन के कर्व एंड टाइमिंग को यू नो एडजस्ट करना है एंड क्रिएट करना है स्मूथ कर्व, स्मूथ हैंडल एंड प्रोग्रेसिव स्पेसिंग, वो जो आपने एनिमेशन वैल्यू और टाइमिंग एडजस्ट किया, इन तीनों को करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। एंड नंबर 5 में जो आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब यू नो एक स्मूथ यू नो ग्राफ में क्रिएट होगा वो कर्व, दैट्स वाई मैंने कहा इंटरप्रिटेशन। और एक्सट्राप्रिटेशन का मतलब
ऐसे जैसे मैंने दिखाया है, हैंड को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट करता हूँ Y, एंड इस तरह से जब ग्राफ क्रिएट होगा तो इसे कहते हैं एक्सट्रापुटेशन। और एक्सट्रापुटेशन ग्राफ कभी भी एक फ्रेम ऊपर नीचे एक फ्रेम में नहीं क्रिएट होता, बीच बीच में आपको कीज देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। सो मैंने बात कर लिया है किस तरह से आप एनिमेशन को पॉलिश कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ गिम्बल लॉक्स होता हुआ, और मैंने पहले भी कहा था अगर आप खड़ पे जाते हो एंड यहाँ पर करते हो इल्यूअल फिल्टर तो भी कई बार जो है गिम्बल लॉक रह जाता है। और इसके लिए मैंने एक टूल बनाया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये जो है मेरे बाय मिया कॉपी पेज पे अवेलेबल मिलेंगे, सिर्फ मेंबरशिप के लिए ही है, ठीक है। किसी और लोगों के लिए मैंने नहीं रखा। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इस आइकॉन पे क्लिक तो ये रहा मेरा टूल जो कि मैंने बनाया है, काफ़ी अच्छा मैं दरअसल परेशान हो चुका था इस गिम्बल लॉक से, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। सो मैं यहाँ पर इसका जस्ट डेमोरियल दिखाता हूँ। सो ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे रोटेशन ऑर्डर, ठीक है। और रोटेशन ऑर्डर आप यहाँ पर सिंगल फ्रेम अगर चेंज करना चाहते हो और ये मल्टीपल कंट्रोल के साथ काम करता है। ये जो रीऑर्डर रोटेशन है, अगर मल्टीपल आप कंट्रोल पकड़ के यहाँ पर चेंज करोगे रोटेशन ऑर्डर एंड देन आप अप्लाई करोगे रीऑर्डर, ठीक है ना, रोटेशन, तो ये चेंज कर देगा रोटेशन ऑर्डर, ठीक है। सो एज एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिर टेस्टिंग करूँगा। हाँ, सो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ 5 के नाम से, एंड अब मैं दिखाता हूँ इस टूल का टेस्टिंग करके, ठीक है। और जब भी टेस्टिंग करना है या कुछ छेड़छाड़ करना है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप फाइल को सेव एज कर लो, फिर उसके बाद छेड़छाड़ करो। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रोटेशन ऑर्डर XYZ, और मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ अराउंड YXZ एंड करता हूँ रीऑर्डर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया रोटेशन ऑर्डर, और ये चीज़ मल्टीपल कंट्रोल के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ XYZ एंड करता हूँ रीऑर्डर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, फुल है ना। एंड यहाँ पर और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा लाइव गिम्बल लॉक परसेंटेज। सो ये फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये कंट्रोल को मैं करता हूँ सिलेक्ट, एंड यहाँ पर आपको दिखाएगा लाइव गिम्बल लॉक परसेंटेज, यानी कि गिम्बल लॉक हुआ है कि नहीं, ठीक है। और ये सिंगल फ्रेम में काम करता है, मल्टीपल फ्रेम पे काम नहीं करता। एंड और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं फिर से करता हूँ इसको सिलेक्ट, एंड यहाँ पर मैं ग्राफ एडिटर को कर देता हूँ फिलहाल बंद। एंड यहाँ पर आप देखने को मिलेगा नीचे एनालिसिस गिम्बल लॉक परसेंटेज। सो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपका एनिमेशन को क्विक मतलब स्कैन करेगा, ठीक है। एंड स्कैन करके आपको देगा कुछ इस तरह का रिजल्ट, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका गिम्बल लॉक परसेंटेज कहाँ क्या है। और ये जो है टूल हर 20 फ्रेम को स्कैन करता है, मतलब 20 फ्रेम छोड़ के, ठीक है। हाँ, ऐसा ही मैंने डिज़ाइन किया है इसको, ये स्कैन करता है एंड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये फ़िलहाल अभी बीटा वर्जन है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कर दूंगा क्लोज, एंड नाउ मैं आपको जो है मेन फीचर्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा अप्लाई ऑटो बेस रोटेशन ऑर्डर, ठीक है, ऑल की फ्रेम। अगर आप इस पे अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, आपका एनिमेशन को क्विक स्कैन करेगा एंड चेंज करके देगा रोटेशन ऑर्डर, जो आपके लिए और उस एनिमेशन के लिए जो आपने किया है उसके लिए सही है, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ इस कंट्रोल को, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा लाइव गिम्बल लॉक, एंड यहाँ पर मैं प्रेस कर दूंगा इस बटन पर, एंड आप देख सकते हैं ये क्विक स्कैन कर रहा है। एंड स्कैन करने के बाद जो है आपको रोटेशन ऑर्डर देगा, और ये जो रोटेशन ऑर्डर पहले था वो है XYZ, ठीक है। अपना जो एनिमेशन बेक करोगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये रोटेशन ऑर्डर XYZ में है।
सो इसे स्कैन करने दो। ये स्कैन कर चुका है एंड ये रिकमेंड कर रहा है, देखो ऑर्डर ZXY एवरेज गिम्बल लॉक 61.71%। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ओके पे क्लिक, तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूटर है वहाँ पर ये ZXY चेंज हो जाएगा रोटेशन ऑर्डर, ठीक है। सो मैं प्रेस करता हूँ ओके एंड आप देख सकते हैं रोटेशन ऑर्डर चेंज हो गया। सो अगर मैं एट्रीब्यूट एडिटर पे जाता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रोटेशन ऑर्डर जो है चेंज हो चुका है। सो दैट इज कूल, सो कूल। सो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हो अपना गिम्बल लॉक और रोटेशन ऑर्डर, और ये टूल बिल्कुल फ्री है मेंबर्स के लिए। आप इसको डाउनलोड करो, इस तरह से गिम्बल लॉक फिक्स करो, एडिट करो, एनिमेशन करो, ठीक है ना। रायता फैलाओ, छेड़छाड़ करो, पॉलिश करो, बस करो और कुछ सीखो साथ साथ। फेलियर के साथ सीखने का मजा ही कुछ अलग है। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप रॉ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो एंड वो रॉ फाइल का जो एनिमेशन है आप किस तरह से इस कैरेक्टर के अंदर डाल सकते हो। और अगर आपको पता नहीं लग रहा है कौन सा रॉ फाइल की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो ये रहा मेरा बाय मी अ कॉफी पेज एंड ये रहा दिस इज द फाइनल एनिमेशन रॉ फाइल। अगर आपका जो बाय मी अ कॉफी पेज है वो अच्छे से काम नहीं करता, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया है और ये भी बिल्कुल फ्री है अगर आप मेंबरशिप लोगे तो, ठीक है। फ्री सब फ्री है। दरअसल मैंने मेंबरशिप इसलिए लाया कि ये जो ट्यूटोरियल है ये हल्का ना हो, इसमें वजन देने के लिए मैंने ये मेंबरशिप लाया। और ज़्यादा ये इसको मैंने ज़्यादा महंगा भी नहीं रखा है, ठीक है ना। सो इस रॉ फाइल को हम किस तरह से माया में इंपोर्ट कर सकते हैं वही मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ टाइम एडिटर एंड टाइम एडिटर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरा हॉट कीज इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रेस करना है शिफ्ट 6 और मे बी 6 हाँ शिफ्ट 6 प्रेस करोगे तो मेरा अगर हॉट की इस्तेमाल कर रहे हो आप तो कुछ इस तरह का ग्राफ एडिटर और मतलब टाइम एडिटर जो है खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड आप मेनू से भी ले आ सकते हो। सो आपको प्रेस करना है स्पेस बार एंड यहाँ पर जाना विंडोज एंड यहाँ पर जाना है एनिमेशन एडिटर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइम एडिटर। सो ठीक है, हो गया। सो अब आपने ये जो रॉ फाइल डाउनलोड किया है इसको कहाँ पे प्लेस करना है वो मैं बता रहा हूँ आप। सो आपको खोलना है फाइल एक्सप्लोरर एंड आपको जाना है आपके माया फाइल्स पर, ठीक है। एंड माया फाइल्स पर जाने के बाद जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि आपने प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट किया होगा एंड उसके अंदर ये फोल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर टाइम एडिटर। तो इसको कर लेना है ओपन एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिप एक्सपोर्ट। सो इसको करना है ओपन एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वो जो डाउनलोड फाइल किया है वो यहाँ पर मैंने रखा है, ठीक है। सो इसको हम करेंगे एक्सेस टाइम एडिटर से। सो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंपोर्ट कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। सो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये मेनू दिखाएगा। सो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड करता हूँ ओपन एंड ये दिखा रहा है एकदम फुल नेम है देन ये कैरेक्टर का नेम दिखा रहा है, ठीक है। और मैं करूँगा अप्लाई एंड क्लोज। सो यहाँ पर जो क्लिप सोर्स है वो क्रिएट हो चुका है एंड मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ एंड यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो एनिमेशन है ये इस कैरेक्टर के अंदर डल गया है, समझ में आ गया। एंड ये जो आपका बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा अजीब सा हरकत कर सकता है लेकिन बाद में इसको आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पर और भी आगे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम फुल एनिमेशन जो है इसके अंदर आ गया है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सारे कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड इस क्लिप को करूँगा सिलेक्ट, राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जाऊँगा बेक पर जाना है एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा
हाँ, बेक टू सीन एंड डिलीट। सो इस पर करूँगा क्लिक और ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड डन। डन होने के बाद आपको सिंपली करना है कोई भी कंट्रोल सेलेक्ट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीज, ठीक है ना। पहले कीज नहीं था, ये हमने यहाँ से क्लिप को करा बेक और बेक करने से ही जिसका जो कंट्रोल था उसमें सारे एनिमेशन आ गए। सो इस तरह से आप रॉ फाइल को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पर इस कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर जाता हूँ ग्राफ एडिटर पर, ठीक है। सो ग्राफ एडिटर में मैंने बताया था 6 चीज़। सो 6 चीज़ जो है एकदम बिल्कुल सही मैंने बताया है, लेकिन कुछ लोगों को जो है समझ में आया, कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आया। इसी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा और तोड़ मोड़ के बताना चाहूँगा। तो इंटरप्रिटेशन और जो एक्सट्रापुटेशन है वो है ग्राफ कर्व, ठीक है। ये जो ग्राफ देख रहे हो, अगर कहीं पे स्मूथ कर्व क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पर जो है इंटरप्रिटेशन आता है। तो जैसा कि अगर मैं वाई डायरेक्शन को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथ कर्व गया है। सो ये है इंटरप्रिटेशन। और एक्सट्रापुटेशन जैसा कि मैंने पहले दिखाया, अगर मैं इस हैंड कंट्रोल को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर रोटेट एक्स को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, टाइम रेंज को बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस, प्रेस करता हूँ सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, इसे कहते हैं एक्सट्रापुटेशन। सो इंटरप्रिटेशन और एक्सट्रापुटेशन जो है ये कर्व किस तरह से जा रहा है ये है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है कर्व इंटरप्रिटेशन क्रिएट होता है, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, और स्मूथ कर्व करने के लिए हम यहाँ पर हैंडल्स को ठीक करते हैं, एनिमेशन कर्व वैल्यू एंड टाइमिंग को करते हैं सही, ठीक है, जिससे कि वो स्मूथ कर्व आए। एंड इस चीज को इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रापुटेशन में भी, लेकिन जो है हैंडल्स को ठीक किया जाता है जिससे कि कर्व कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। और वैल्यू और टाइम को मतलब एडजस्ट किया जाता है जिससे कि एक फ्रेम के अंदर एक्सट्रापुटेशन ग्राफ क्रिएट ना हो, ठीक है। एंड मैंने और एक चीज़ के बारे में बात किया था जो कि है प्रोग्रेसिव स्पेसिंग। ये चीज़ इंटरप्रिटेशन कर्व में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि स्मूथ कर्व में ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ हम ऐड करते हैं क्योंकि हमें उस कंट्रोल के अंदर स्लो इन स्लो आउट देना होता है, इसलिए हम जो है प्रोग्रेसिव स्पेसिंग डालते हैं और उस कर्व को और भी स्मूथ बनाते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को मैंने तोड़ मोड़ के बताया, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो ठीक है। सो ये था पूरा एनिमेशन और मैंने आपको समझाया बताया बहुत चीज़ों के बारे में। और ये एनिमेशन जो है यहीं पर एंड होता है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा मेरे बारे में। मैंने 3D का शुरुआत किया था 2020 पर 2020, ठीक है। मैंने ऑटोडेस्क का 3 इयर्स का एजुकेशन वर्जन डाउनलोड किया था एंड चलाया मैंने। और चलाने के बाद मैंने बहुत कुछ खुद किए। तब तक मैं एनिमेशन नहीं सीख रहा था, तब मॉडलिंग रिगिंग ये सब वगैरह मैं देख रहा था, लाइटिंग वगैरह, ठीक है। सो खुद जब सीख रहे होते हैं ना तब कोई खुला होता है इंसान कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बस ये कर दो गड़बड़ हो गया, दूसरा कर दो हाँ ठीक है गड़बड़ हो गया, तीसरा करो, ऐसे वाला, ठीक है ना। ऐसे वाला माइंडसेट हमारे पास है। सो हाँ, तो 2022 फिर 2023 में मैंने 2022 और मे भी 23 में एडमिशन लिया मैंने इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस यही है, नाम नहीं लूँगा। और फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया, फिर मैंने कोर्स किया एनिमेशन का और करीब 1 साल 2 महीना हुआ और वो जो इंस्टीट्यूट है वो मेरे ख्याल में बैंकक्रप्ट हो गया और वो बंद पड़ गया। सो मैंने क्या करा, तो वहाँ पे था एक सर, ठीक है ना, एनिमेशन के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ और मैं अब सिखा दूंगा। तब तक मुझे इतना खास एनिमेशन नहीं आता था,
तो मैं उनके पास गया, उनसे सीखा। बंदा ठीक है, अभी भी कांटेक्ट है, लेकिन बस ऐसा ही है, ठीक है ना। और जैसा कि वो जॉब गारंटी, वो हैन तैन, वो कहीं मतलब हवा में उड़ गए, कोई अता पता ही नहीं, ठीक है ना। मेरा शुरुआत से मन था कि मैं फ्रीलांसिंग करूं, और मैंने इंटर्न भी किया है कंपनीज में एक। मुझे कंपनीज में कुछ सूटेबल नहीं लगा, ठीक है ना। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरी दिलचस्पी है रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग एंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स, ये जो है यूट्यूब गिरी करना, ठीक है, फोटोग्राफी करना, राइटिंग एंड लर्न समथिंग न्यू, क्रिएट कोडिंग वगैरह हैन तैन, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है, ठीक है ना। और वो जॉब वाला चीज़ें जो है मुझे पसंद नहीं है। जाओ और फिर काम करो, फिर घर आ जाओ, फिर वो चीज़ नहीं होता है। क्रिएटिविटी जो है मुझे पता लगा कि मेरे से मतलब उड़ जा रहा था जब मैं इंटर्न कर रहा था, ठीक है ना। सो मैंने जॉब की तरफ झुकाव कम कर दिया, और बहुत सारे मैंने जॉब ईमेल्स किए, मैंने रॉकस्टार में किए, मैंने मेटा में किए, मैंने बहुत सारे कंपनीज में किए, ठीक है ना। रिजेक्ट हो गया, मैं मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो चुका हूँ मैं। सो इसलिए मैंने जॉब का मतलब उम्मीद छोड़ दिया मैंने। एंड मैं फ़िलहाल अभी कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग, एंड ऑफलाइन फ्रीलांसिंग भी मैं करता हूँ, और मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ कुछ कंटेंट क्रिएट करने की एनिमेशन में, जो कि आपको आगे चल के इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में जो है रिगिंग ट्यूटोरियल सीरीज लेके आऊँ, जो कि मेरी करने की चाहत है, और मैंने देखा लोगों की ज़रूरत भी है, ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि मैंने कहाँ से सीखा है ये सब, ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई दुनिया बहुत बड़ा है, सो मेनी कुकी आउट देयर। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक से एक बंदा आपको मिलेगा। सो यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, उनमें से जो कुछ हैं जो कोर्स बेचते हैं, कुछ हैं जो बिगिनियर फ्रेंडली हैं, और कुछ जो हैं वो एक्सपर्ट लेवल के हैं। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा क्रोम पर, एंड ये देखो, ये है फ्लिप नॉर्मल्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कोर्स बेचते हैं, और कई बार ट्यूटोरियल्स भी सेल करते हैं, और अच्छे खासे ट्यूटोरियल इनके पास हैं, आप देख सकते हो। एंड ये बनाते हैं ज़ीब्रास, ब्लेंडर एंड माया में भी ट्यूटोरियल। एंड ये देखने को मिलेगा आरवी एस्चेंडर, पता नहीं क्या है, इसकी इंग्लिश का नाम बहुत मुश्किल होता है, आरविद एस्चेंडर, जो भी है मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये बंदा भी बहुत बढ़िया है, रेंडरिंग के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, हुडीनी, सिनेमा 4D, माया, इनमें आपको ये बंदा देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा है ना, और रेंडर क्वालिटी ये ट्यूटोरियल बनाता है। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन जर्नी, ये बंदा बहुत बढ़िया है, मतलब बिगिनियर के लिए ट्यूटोरियल बनाता है, और इसका कोर्स भी जो है मैंने यूडेमी में बाय किया था। अच्छा नॉलेज है इसके पास, बट बिगिनियर फ्रेंडली है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये देखने को मिलेगा ब्रायन कोही, जो भी है, इसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इंग्लिश का नाम मैं बहुत मुश्किल है। जो भी है, ये बंदा भी बहुत बढ़िया है। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं माया में, मैंने देखा है, और ये ब्लेंडर स्पेशलिस्ट हो गया है, अब पहले माया का ट्यूटोरियल बनाता था। तो ये भी अच्छा बंदा है, और इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, माया, ब्लेंडर, ठीक है ना, सिनेमा 4D, हुडीनी, कुछ भी हो, ठीक है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर को मतलब कैसे निचोड़ लेते हैं, वो वाला ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिटेल्स में फोकस करना है बस। आप चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, इट डजंट मैटर। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माया लर्निंग चैनल, ये माया का ऑफिशियल लर्निंग चैनल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ से भी बहुत कुछ चीज़ें जो है मैंने सीखा है। एंड इसके साइड में आपको देखने को मिलेगा एनिमेट विथ इरफान, ये बिगिनियर फ्रेंडली बंदा है,
अगर आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ से आप सीख सकते हो। एंड ये है लर्न CGI ड्राइंग, ठीक है ना। ये भी बिगिनियर फ्रेंडली है। यहाँ पर जंप साइकिल, हैंड साइकिल, ये साइकिल देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है, मिलेगा बिगिनियर फ्रेंडली में। एंड ये रहा मार्क मास्टर। दिस गाय इज क्रेजी गाय ना, मतलब ये बहुत मतलब खतरनाक एनिमेटर में से एक है। ये ब्रालेजर्ड में काम कर चुका है, सीनियर एनिमेटर है, ठीक है ना। खतरनाक बंदा है ये मास्टर, मार्क मास्टर। ये भी काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल बनाता है, बहुत बढ़िया। एंड ये आपको देखने को मिलेगा GFX ज्ञान, ये भी बिगिनियर फ्रेंडली है, ठीक है। बहुत ये भी इसके पास भी अच्छा ट्यूटोरियल है, जैसे कि माया के ऊपर है। अगर आप बिगिनियर हो तो आप देख सकते हो। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एलेक्जेंड्रो कम्प्रोटा। भाई जो ये बहुत मुश्किल है, ये इंग्लिश तो नहीं है पक्का, ये कोई मुझे लगता है सिंगापुर वाला आदमी है, ठीक है ना। मैंने इसका लिंक्डइन भी देखा था, ये सिंगापुर का ही है। सिंगापुर किसी कंपनी में काम करता है, बड़ा काफ़ी अच्छे पोस्ट में है ये बंदा। झकास, बहुत बढ़िया, मैड गाय, बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स इसके पास देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाता है, बिगिनर फ्रेंडली, मतलब जिनको एकदम कुछ नहीं आता, नल्ले हैं, उनके लिए तो ये चैनल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भाई थोड़ा सा ऊपर लेवल का खेल है। एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा स्किडी एनिमेट्स, ये भी बिगिनर फ्रेंडली है, बढ़िया है, और कभी अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये देखने को मिलेगा क्लास क्रिएटिव। यहाँ पर जो है हाई स्टैंडर्ड जो लोग हैं, मतलब एनिमेटर्स और भी VFX आर्टिस्ट कोर्स निकालते हैं। एंड यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल को भी आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सोनाली सिंह। ये लड़की जो है बहुत बढ़िया है ये ट्यूटोरियल बनाता है अनरियल इंजन के ऊपर, गेमिंग एनिमेशन वगैरह। और यहाँ पर अनरियल इंजन एंड गेमिंग एक्सपोर्ट फॉलेना डिंग का ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल इसके पास भी है। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मारियो एलेमेंजा। ये है भाई खतरनाक बंदा। अगर आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग सीखना चाहते हो, खतरनाक लेवल का ये दिखाता है भाई माइक्रो एलेमेंजा। मतलब क्या ही बताऊं, नेक्स्ट लेवल, मतलब हार्ड सरफेस मॉडलिंग आप देख सकते हो यहाँ पर। और बेसिकली ये YouTube में जो है कम ट्यूटोरियल बनाता है, लेकिन ये जो है ट्यूटोरियल सेल करता है elemenza.com पर। और इसके बाद आता है ओ माय माया ये बंदा जो है, ये बंदा भी झकास है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी यूजफुल टूल्स के बारे में। एक्चुअली ये बताता है ये टूल्स ये काम करता है, ये इस तरह से ये होता है, ठीक है। एंड नथिंग एल्स। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 8P2 लीड E2P2, क्या नाम है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मॉडलिंग कार्ड्स। अगर आप कार्ड मॉडलिंग करना चाहते हो तो इसका ये ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो। प्लस इसका और एक चैनल है जहाँ पर ये कार्ड्स मॉडलिंग ही बनाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोशन डिज़ाइन स्कूल। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सिनेमा 4D, माया, ब्लेंडर्स कोर्स, रिगिंग कोर्स, एनिमेशन कोर्स ये बेचते हैं मोशन डिज़ाइन स्कूल। और ये काफ़ी प्रोफेशनल लोग जो है आपको सिखाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो बस शुरुआत है, मैं और एक लिस्ट निकालता हूँ। एंड ये रहा आई वांना बी एनिमेटर एनिमेशन ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर आपको खतरनाक ट्यूटोरियल मिलेंगे, बहुत बढ़िया चैनल है और बहुत पुराना भी। एंड ये रहा एनिमेशन मेंटर जो कि सिखाता है लोगों को एनिमेशन। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर सिखाया जाता है ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन। दिस इज क्रेजी। एनिमेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर इनके टीचर्स जो हैं ट्यूटोरियल बना के छोड़ते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, एनिमेशन के ट्यूटोरियल्स।
एंड किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह से एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे रील्स में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको शो रील देखने को मिलेगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनके प्ले ब्लास्ट, एंड आप जो है एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हो एंड क्रिएट कर सकते हो खुद का एनिमेशन। बहुत एनिमेशन बहुत बढ़िया है। और एनिमेशन दरअसल लोगों को जो है एनिमेशन कोर्स करवाता है, और इनका ऑफिशियल जो है वेबसाइट है एनिमेशन एजुकेशन, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, बहुत एक्सपेंसिव। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा केविन पेट्रे। ये दरअसल वो नॉन मोशन स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करता है। इसके बहुत खतरनाक आप देख सकते हो, इसने वीडियो बना है किस तरह से क्या करता है ये बताता है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी पोज किस तरह से होगा, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो आइडिया लेने के लिए मैं यहाँ पर ये देखता हूँ। खास करके इन बिटवीन किस तरह से जाएगा यहाँ पर इसलिए मैं देखता हूँ। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टूडियो बाइंडर। तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्म सीन, फिल्म किस तरह से बनाया जाता है, कैमरा एंगल, हैंड टेन, फोलेना डिंका, साउंड डिजाइनिंग, ये सब के बारे में यहाँ पर दिया जाता है, बात किया जाता है, जिससे कि आप इनको इन चीज़ों को सीख कर एनिमेशन में अप्लाई कर सको। यहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा JL मूसी। तो JL मूसी जो है हार्ड सरफेस मॉडलिंग क्रिएट करता है एंड कोर्स बेचता है। ये भी बंदा बहुत बढ़िया है, और मैंने दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। इसका जो है एक वीडियो है कैन क्रिएट करना। सो वो जो वीडियो है मैंने उसको देखा था और मैंने क्रिएट किया था, और बाकी और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल से बनाता है। एंड अब मैं जाता हूँ कीथ लैंगो। सो ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने फर्स्ट में ही बात किया है। ये बंदा, अगर ये चैनल देखोगे यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आता है एरिक जैकोबस। ये दरअसल मैं इसको देखता हूँ, और यहाँ पर जो है एक्चुअल में लाइव एक्शन जो रेफरेंस वीडियो आपको चाहिए होता है, ये बंदा क्रिएट करता है वो एक्शन सीन, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ से आप रेफरेंस डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न डे जिम्स है, और पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये दरअसल 2D का एनिमेशन क्रिएट करता है। समटाइम आप जो है ज़रूरत पड़ता है 2D और टाइमिंग को अच्छे से समझने के लिए, और भी कई चीज़ें जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे कि ड्राइंग किस तरह से करना है, किस तरह से हम स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए वो आइडिया लेने के लिए 2D में ये बंदा जो है इसका ट्यूटोरियल्स मैं देखता हूँ कभी कभी। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा माया टूल बेल्ट। तो यहाँ पर जो है आधे से भी ज़्यादा माया का टूल्स किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये काफ़ी यूज़फुल यूट्यूब चैनल में से एक है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दी नोमन वर्कशॉप। यहाँ पर जो प्रोफेशनल एनिमेटर्स, प्रोफेशनल VFX आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट और फोलेना डिंका जो है यहाँ पर वो आते हैं एंड यहाँ पर क्रिएट करके दिखाते हैं, कुछ ऐसे क्रिएट होता है। एंड इवन ये लोग कोर्स भी बेचते हैं, एंड इनका जो है अलग वेबसाइट है और बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी है इनके पास, दुनिया का सबसे जाना माना, पॉपुलर और बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड फेमस नोमन स्कूल, ग्रेजुएशन स्कूल, आर्ट स्कूल, पता नहीं यूनिवर्सिटी, आप इसको सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देखने को मिलेगा मोशन एक्शन, पता नहीं लाइन ना जैक क्या लिखा है, ये सब है जापानीज। तो यहाँ पर दरअसल आपको मिलता है रेफरेंस वीडियो, आपको एक से एक रेफरेंस वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खतरनाक, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो रेफरेंस वीडियो एंड इस्तेमाल कर सकते हो अपने एनिमेशन के लिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टूनिको पांटोजा। ये दरअसल 2D एनिमेशन के बारे में है, किस तरह से होता है, किस तरह से हम सीन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एंड इवन यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ
2D में एनिमेशन। ये भी बहुत बढ़िया है अगर आप कोई प्लानिंग करना चाहते हो। हाँ ठीक है ना, स्टोरी बोर्ड किस तरह से करोगे, किस तरह से क्या होगा, यहाँ से ये आइडिया आपको मिल जाएगा। काफी अच्छा चैनल है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लूप एनिमेशन जो है बहुत फेमस है। इसका जो मेन इस यूट्यूब चैनल का जो मेन बिहाइंड द सीन है, ठीक है, इसका नाम मुझे पता नहीं है लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक बुक है जो कि है जो कि नाम मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा ऊपर डिस्प्ले में। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। इस YouTube चैनल जिस बंदे ने क्रिएट किया है, इस बंदे ने इस बुक को लिखा है और ये बुक बहुत ही काम का है अगर आप नए हो तो, बिगिनियर हो तो। और ये दरअसल लूप एनिमेशन जो है अभी जो है ये करंट टाइम पे सेल करता है माया, ब्लेंडर एंड अदर एनिमेशन सॉफ्टवेयर कोर्सेज। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा चेस्टर सैप्सन। इंग्लिश का नाम मैं सही से ले नहीं पा रहा हूँ और ऐसा ही होता है इनका नाम। ये भाई अलग लेवल का बंदा है। यहाँ पर भी आपको अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, जो भी है एकदम सॉलिड ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद देखने को मिलेगा गोगन, ये भी अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाता है और एक से एक यहाँ पर भी आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे। एंड लास्टली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ मेरा यूडेमी कोर्स जो है, मैंने यहाँ पर बाय किया था। एंड ये आप देख सकते हो मैंने 4 यूडेमी कोर्स बाय किया था, जिसमें से मैंने इसको ही देखा है आधा, बाकी को मैंने देखा ही नहीं, जो कि मैं आगे चल के देखूंगा, हो सकता है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आरोगा कम्युनिटी। यहाँ पर जो है बहुत खतरनाक आपको रिगिंग देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मेंटर्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअल में ये एनिमेशन रिव्यू करते हैं एंड ऑल्सो ये बेचते हैं कोर्स, ठीक है। और वीडियो लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो लाइब्रेरी में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ वीडियोस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे एनिमेटर्स का इंटरव्यू होता है, किस तरह से क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कोर्स जो कि मैंने बाय नहीं किया था। कुछ फ्री भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैंने यहाँ पर किया था, वो था दरअसल 4 वॉक साइकिल। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एनी चैलेंजेस, एसेट्स भी मिलेंगे। एसेट्स का मतलब कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ पर एक कोर्स को दिखाई देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स का डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दे रखा है। एनालाइज ऑडियो, बिल्ड एटीट्यूड, वीडियो रेफरेंस एंड मोर। आप देख सकते हो इस बंदे ने क्रिएट किया है और ये प्रोफेशनल में से एक है मुझे जहाँ तक लग रहा है। चलो मैं कर रहा हूँ स्टार्ट द कोर्स। एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑप्शंस हैं, किस तरह से क्या करोगे, किस तरह से क्या नहीं होगा, यहाँ से भी आप सीख सकते हो और यहाँ से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो आप ये देख सकते हो। सो मैंने बता दिया मैंने कहाँ से क्या सीखा है, क्या से क्या हुआ, और मैंने सारा कुछ बता दिया कहाँ से आप सीख सकते हो। और ये जो एनिमेशन ट्यूटोरियल मैंने बनाया है ये बेसिकली किस तरह से एनिमेशन करते हैं, किस तरह से बिगिनियर एनिमेशन प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, ये सब के बारे में मैंने बताया है। मैंने ये नहीं बताया कि आपको जस्ट ऐसे कंट्रोल पकड़ना है, ऐसे रोटेट कर देना है, ऐसे नहीं मैंने बताया। मैंने बताया किस तरह से आप कर सकते हो, किस तरह से आप कर पाओगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर कहाँ से आप लर्न कर सकते हो, ये ट्यूटोरियल मैंने इसी चीज़ को ऊपर बेस करके बनाया है, क्योंकि मैं जो है इंस्टीट्यूट से कम खुद सेल्फ लर्न करके जो मैंने सीखा है और जो मैंने तकलीफ झेला है और जो मैंने भटका है वो चीज़ मैं नहीं चाहता कोई और करे। सो दैट्स वाई मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय करो, आपको अच्छा नहीं लगता है मत बाय करो, लेकिन एटलीस्ट जो है पूरा ये ट्यूटोरियल देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट यही होगा आपसे कि अगर कोई बंदा एनिमेशन में स्ट्रगल कर रहा है तो उस तक ये वीडियो आप पहुंचा दो। दैट्स इट।
इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, ठीक है। और या दैट इज़ मी SJ Ali एंड यू आर वाचिंग देखो CGI 3D का दीवाना। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CGI 3D का दीवाना।